ज्यादा इनसिक्योरिटी होने लगी थी। कोई आइडिया नहीं था कि पूरे शहर में उसे ढूंढते हुए अविनाश को पूरे 15 साल हो चुके थे। उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि पूरे शहर में उसे ढूंढते हुए अविनाश को पूरे 15 साल हो चुके थे। वेल, अब जल्दी ही चौकीदार काका उस वक्त अविनाश के साथ मौजूद था और एंजल ने स्केच आर्टिस्ट बुला लिया था। और जल्दी ही चौकीदार काका ने जिस तरह से आस्था को देखा था उसी तरह से आस्था का स्केच बताना शुरू कर दिया था। इस बीच अविनाश की एक कॉल आ गई थी। उसे कॉल अटेंड करने के लिए जैसे ही वह बाहर गया, क्योंकि वह कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसके दादाजी आदिराज के केयरटेकर की थी। क्योंकि अविनाश ने सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि उसके दादाजी की हेल्थ अपडेट सीधा सीधा उसे फोन पर दी जानी चाहिए। तो अब जैसे ही फोन आया, अविनाश फोन सुनने के लिए वहां से चला गया था। इस बीच वह बुजुर्ग व्यक्ति काका जिस तरह से उस स्केच आर्टिस्ट से फोटो बनवा रहे थे, अब एंजेल को ज्यादा इनसिक्योरिटी होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अगर इस तरह से आज उस लड़की का चित्र बन गया तो उसे लड़की को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और फिर अविनाश उसके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसीलिए एंजेल ने मौका देखकर उस बुजुर्ग काका का ध्यान थोड़ा सा भटका दिया था और बिल्कुल उनके सामने जाकर बैठ गई थी और बार बार उसे बोलने लगी, क्या उसके गाल मेरे जैसे थे, क्या उसके लिप्स मेरे जैसे थे। ऐसा बोलकर बार बार एंजेल उस बुजुर्ग काका का ध्यान भटकाने लगी थी और जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि आस्था की आंखें तो वह बुजुर्ग काका अच्छे से बनवा चुके थे। लेकिन अब क्योंकि एंजल उसके सामने थी और बार बार अपनी और उसका ध्यान आकर्षित कर रही थी, तो इसकी वजह से उसके जैसा मिलता जुलता चेहरा, गाल, उसके लिप्स बनवा दिए थे। अब एंजल ने आस्था की फोटो थोड़ी सी डिफरेंट बनवा दी थी। अब जल्दी ही स्केच तैयार हो गया था और क्योंकि वह तो बुजुर्ग थे, जैसे ही उन्होंने स्केच देखा उन्होंने बोला, हाँ हाँ ऐसे ही वही लड़की है। लेकिन एंजल ने थोड़े से डिफरेंट करवा दिए थे जिससे आस्था की पूरी शक्ल चेंज सी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें चेंज नहीं हुई थी। अब जैसे ही जल्दी अविनाश ने वह स्केच देखा तो उसकी आंखें भर आती हैं और आस्था की आंखों को देखने के बाद उसे उसमें से अपनेपन की फीलिंग आई और वह मन ही मन में खुश होकर बोला, जरूर यही मेरी बहन है। और उसने उस स्केच को चूम लिया था। एंजल ने जैसे ये देखा वह जलकर राख हो गई थी। लेकिन तभी अविनाश ने स्केच वापस से एंजल को देते हुए कहा, इसके काफी सारे स्केच पूरे शहर भर में लगवा दो और साथ ही साथ पूरे 50 लाख का इनाम रख दो। जो कोई भी हमें इस स्केच वाली लड़की के बारे में खबर देगा उसको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, पूरे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब जैसे ही एंजल ने सुना उसकी तो आंखें हैरानी से फैल गई थीं, लेकिन फिलहाल उसे अपनी बॉस की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कहीं ना कहीं उसे इस बात का भी सुकून था कि उसने थोड़ी सी डिफरेंट फोटो बनवाई थी। वो फोटो प्रॉपर्ली आस्था की तो नहीं बनी थी, लेकिन हाँ पूरे 50% उसमें से आस्था की झलक जरूर मार रही थी। वहीं दूसरी ओर वेल, अब एक गहरी और काली रात के बाद एक बड़ी ही खूबसूरत सी सुबह हो गई थी। सब लोग क्योंकि पूरी रात करीब करीब जागे थे तो सभी देर से सोकर उठे थे। नानी माँ ने सबके लिए अपनी निगरानी में सबकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनवाया था, क्योंकि कल रात भी किसी ने कुछ भी ढंग से खाना नहीं खाया था और इसलिए आस्था के लिए भी उन्होंने अलग से खाना बनवाया था। क्योंकि जब से अरमान ने आस्था की देखभाल अपने हाथों में ली थी, आस्था को वह बिल्कुल न्यूट्रिशन वाला और साथ ही साथ उबला हुआ खाना बनवा खिला रहा था। वह बिल्कुल डॉक्टर की डाइट के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन नानी माँ जानती थी कि इस हालत में थोड़ा सा तीखा, कभी फीका, कभी मीठा, हर तरह का खाना खाने का दिल कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने खाना बनवाया था और साथ ही साथ पौष्टिकता का उन्होंने पूरा ध्यान रखा था। वेल, करीब 10 बजे के करीब सभी लोग अब अपने अपने कमरों से नीचे आ गए थे। अरमान और आस्था भी एक साथ तैयार होकर नीचे आ गए थे। आस्था, रश्मि, साथ ही साथ राधिका, तीनों ही एक साथ एक जगह बैठी हुई थी और तीनों के ही चेहरे मुरझाए हुए थे। नानी माँ का दिल बार बार भर आ रहा था, क्योंकि उन्हें वह दिन याद आ रहा था कि किस तरह से चारों बिटियां आपस में मिलकर मौज मस्ती कर रही थी, डांस नाच गाना कर रही थी। पूरे के पूरे सिंघानिया मैंशन की रौनक इन लड़कियों से ही थी। लेकिन आज सिंघानिया मैंशन की रौनक ही उदास थी। सभी काफी ज्यादा उदास थे। वहीं दादाजी भी बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, क्योंकि जब से आस्था अरमान की जिंदगी में आई थी पूरे घर में एक अलग ही तरह का माहौल था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब अचानक से इतना कुछ हो गया कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से सिचुएशन को फेस करेंगे। वहीं दूसरी ओर आहान, जो कि गहरी नशे में था, लेकिन अगली सुबह उसका सारा नशा उतर चुका था। उसका सर भारी हो रहा था और वो जिस हालत में सोया था, बिना कपड़े चेंज किए, बिना नहाए धोए, उसी हालत में वह सीधा नीचे आ गया था। ध्रुव, आकाश तो पहले ही नीचे आ गए थे। सुमित भी वहां मौजूद था और रह रहकर वह घूर घूर कर राधिका को देख रहा था। राधिका ने जिस तरह से कल रात उसके साथ बर्ताव किया था तो उसे वह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने डिसीजन लिया था कि वह राधिका को झुका कर रखेगा। जिस तरह से राधिका पहले उसके पीछे प्यार प्यार शादी शादी का रट लगाकर घुमा करती थी, एक बार फिर वह उसे इसी तरह से घुमाएगा। अब आहा ने कुर्सी पर बैठ गया था और सर पकड़ते हुए चिल्लाया, राजेश, मेरे लिए नींबू पानी लेकर आओ। वेल, अरमान को पता चल चुका था कि ध्रुव और सुमित आहान को किस हालत में घर लेकर आए थे। भले ही अरमान का ध्यान उस वक्त आस्था पर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो उसे छुपा रहा हो। वेल, जल्दी ही राजेश एक ट्रे में नींबू पानी लेकर वहां मौजूद था। ध्रुव ने खुद नींबू पानी आहान को दिया था। आहान की हालत अब काफी बेटर थी और कल रात जो कुछ हुआ, धीरे धीरे उसे सब याद आ रहा था कि उसने किस तरह का बर्ताव किया था और किस तरह से उसने कितने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वेल, धीरे धीरे अब आहान ने सबको देखना शुरू कर दिया था और जैसे ही उसकी नजर रश्मि, आस्था और राधिका पर गई तो उसने अपनी नजरें झुका ली थी। आहान को यूं शर्मिंदा देखकर आस्था को कुछ अच्छा नहीं लगा था, वहीं रश्मि को भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिलहाल वो सब इस सिचुएशन में उसे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक नानी माँ उठी और सबकी ओर देखकर बोली, देखो बच्चों, बहुत हो गया, अब बस। इस तरह से हमें घर में मायूसी भरा माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आस्था बिटिया, तुम्हें तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जो हो गया सो हो गया। शायद ऊपर वाले की उसमें मर्जी थी और अंत भला तो सब भला। रौनक बिटिया की जान बच गई। इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए। तो आप सब भी इसे एक बुरे ख्वाब की तरह भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। चलो फटाफट से सबके सब खा लो, हमने आप सबके पसंद का नाश्ता बनवाया है। आस्था बेटा आओ, बेटा आप सब भी आओ। ऐसा बोलकर नानी माँ सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाने लगी। लेकिन तभी आहान अपनी अपनी हालत को नोटिस करते हुए बोला, वह नानी माँ, मैं शावर लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में जाने लगा था। वहीं नानी माँ के ज्यादा ही इंसिस्ट करने पर सबके सब डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गए थे। लेकिन अभी तक किसी ने एक निवाला तक नहीं लिया था। तभी अचानक एक जोरों से चीखने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। सबके हाथ जो कि कुछ ना कुछ खाने पर जा रहे थे, अचानक वहीं के वहीं रुक गए थे और सभी के मुंह से सिर्फ एक साथ एक नाम निकला, रौनक। और सभी अब दौड़ते भागते हुए आहान के कमरे में जाने लगे थे। वहीं जैसे ही दरवाजे के पास गए तो ये देखकर पूरी तरह से चौंक गए, अंदर से दरवाजा लॉक था। अब तो रश्मि हैरान हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम वही सबसे लास्ट में उस कमरे से गई थी।
तो फिर दरवाजा अंदर से किसने लॉक कर दिया? तो क्या इसका मतलब रौनक को होश आ चुका है? अब रौनक चीख पड़ी। कहीं ना कहीं जैसे ही रश्मि ने यह सोचा तो उसे अब रौनक की ओर चिंता होने लगी थी और वह जोरों से दरवाजा खटखटाने लगी थी। रौनक बेटा, प्लीज दरवाजा खोलो मेरे बच्चे, दरवाजा खोल मेरी बहन। सभी रौनक से दरवाजा खोलने की गुहार लगाने लगे। दरवाजा खोलो। आस्था और राधिका भी बार बार लगातार दरवाजा पीटने लगी थी। वहीं रौनक इस वक्त खुद को समेटकर एक कोने में बैठी हुई थी। रौनक को थोड़ी देर पहले ही होश आया था। जैसे उसे होश आया, उसका सर पूरी तरह से भारी था और वो सर पर हाथ उठाकर सोचने लगी कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। और तभी रौनक को अपने जिस्म के प्राइवेट हिस्से में बहुत ही भयानक दर्द महसूस हुआ। रौनक हैरान हो गई क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से टूटा हुआ सा लग रहा था। अब जैसे उसने अपनी आंखें बंद की, एक एक करके उसे उसका बिहेवियर, उसे उसके कपड़े उतारना, आहान का उसे संभालना और फिर आहान का उसके साथ इंटीमेट होना, ये सारी बातें एक एक करके जैसे ही रौनक की याद आती है, रौनक ने जोरों से चीख मार दी और वो चीख सुनकर सब वहां जमा हो गए थे। अब रौनक ने दरवाजा नहीं खोला तो आहान भी बुरी तरह से दरवाजा खटखटाने और पीटने लगा था। लेकिन रौनक ने दरवाजा नहीं खोला था क्योंकि खुद वो तो अब बहुत ही ज्यादा डरी सहमी सी बैठी हुई थी, गहरे सदमे में थी और उसने अपने आप को चादर से पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ था और वह आहान के कमरे के एक कोने में छुपे हुए बैठी थी। उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था। वह पूरी तरह से घबरा रही थी। तभी अरमान बिना किसी इमोशंस के आकाश की ओर देखकर बोला, दरवाजा तोड़ दो। जैसे ही अरमान ने ये बोला, बिना देरी किए आहान और आकाश दोनों ने एक साथ एक एक किक मारी थी और दरवाजा टूट चुका था। और क्योंकि अब जैसे ही दरवाजा टूटा और सब अंदर गए और उन्होंने रौनक को देखा, लेकिन रौनक बेड पर नहीं थी। तभी आस्था की नजर कोने में बैठी हुई रौनक पर पड़ी थी। रौनक को इस तरह से देखकर आस्था पूरी तरह से हैरान हो गई थी और जल्दी से उसके पास गई। रौनक, रौनक, क्या हुआ है तुम्हें? रौनक, रौनक। अब रश्मि और राधिका वो भी रौनक के पास चली गई थी, लेकिन रौनक बुरी तरह से चीखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैं गंदी हो गई हूँ, मुझे टच मत करो। और रोते बिलखते हुए रौनक सबसे अपना हाथ झटकते हुए चिल्लाती रही। ऐसा बोलकर अब रौनक अब उन्हें अपने आप से दूर करने लगी थी। वहीं रौनक को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर सभी की आंखों में आंसू आने लगे थे। वहीं आहान तो एकदम पत्थर के जैसा जम चुका था। रौनक बिल्कुल भी संभाले नहीं संभाल रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि वह करें तो करें क्या, क्योंकि रौनक को बहुत गहरा सदमा लगा था, क्योंकि इस एक्सीडेंट ने रौनक की पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी थी। आस्था, रश्मि, राधिका रौनक को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। रौनक लगातार उन्हें अपने आप से दूर कर रही थी, सबको अपने आप को छूने से भी रोक रही थी। अब तब अरमान आगे बढ़ता है। उसने राधिका, रश्मि, साथ ही साथ आस्था को वहां से हटने के लिए कह दिया था और खुद घुटनों के बल रौनक के पास बैठा और बड़े ही प्यार से उसने रौनक के सर पर हाथ रखा और उसकी परवाह जताते हुए बोला, शांत हो जाओ रौनक, मैं हूँ यहाँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ, तुम मेरी छोटी बहन की जैसी हो, शांत हो जाओ, तुम्हारा भाई यहाँ है। अब जैसे ही अरमान सिंघानिया ने यह कहा, रौनक ने एक पल अरमान की ओर देखा, लेकिन अरमान की आंखों में उसे खुद के लिए अपनापन, सुकून सा और सेफ स्पेस सा महसूस हुआ। अब रौनक ने खुद को रोक नहीं पाती है। उसने अरमान को गले से लगा लिया था और जोरों से रोना शुरू कर दिया था। रौनक इतनी बुरी तरह से रोता हुआ देखकर जितने भी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। अरमान सिंघानिया की आंखों की डोरियां भी एकदम लाल हो गई थी कि लेकिन अरमान सिंघानिया को रोना सूट नहीं करता है, तो उसने अपने आंसुओं को जैसे तैसे संभाल लिया था। वहीं रौनक को इस तरह से देखकर स्पेशली आहान की आंखों से आंसू धार धार बह निकले थे। उसकी गर्दन तक आंसू आ रहे थे। ध्रुव की भी आंखें नम थी, सुमित की भी आंखें एकदम लाल हो रखी थी, लेकिन उसने भी अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया था। लेकिन आकाश, आकाश के आंसू आज बाहर आ गए थे क्योंकि उसकी बीवी भी तो रो रही थी। वह आस्था अब धीरे से आगे बढ़ी और उसने भी रौनक के सर पर हाथ रखा था और वह भी अरमान के साथ साथ रौनक को सेफ फील कराने लगी थी। तब जैसे ही आस्था का हाथ रौनक को अपने सर पर महसूस हुआ, रौनक ने एक नजर आस्था की ओर देखा, फिर अरमान को छोड़कर उसने आस्था को गले से लगा लिया था। धीरे धीरे रश्मि भी अब उसके पास गई थी और उसे संभालने लगी थी, क्योंकि वह उसे और खुलकर रोने देना चाहते थे। अगर रौनक नहीं रोएगी तो शायद उसके अंदर का जो दर्द है, जो दुख है, वह उसके अंदर ही अंदर रह जाएगा। तो वह लोग यह नहीं चाहते थे। वेल, कितनी ही देर तक जब रौनक रोती रही, फिर अचानक से उसकी आंखें भारी हो गई थी और जल्दी ही वो अब बेहोश हो चुकी थी। तब रश्मि ने जल्दी से रौनक को संभाल लिया था, उसे बेड पर लेटा दिया और फिक्र भरी आवाज में बोली, अभी इसकी हालत काफी ज्यादा वीक है, अभी इसको और आराम की जरूरत है, मुझे लगता है कि इसको अकेला छोड़ देना चाहिए। जल्दी ही रौनक की बात मानकर राधिका, सुमित, आकाश उस कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे लगता है कि इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। जल्दी ही रश्मि की बात मानकर राधिका और सुमित, आकाश उस कमरे से बाहर चले गए थे। उस वक्त वहां अरमान, आस्था और आहान मौजूद थे। अरमान ने आहान की तरफ देखा। इस वक्त आहान एकदम बिखरा बिखरा सा लग रहा था। अरमान आहान को इस हालत में नहीं देख पाया और अरमान तुरंत उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अरमान का साथ पाकर आहान ने तुरंत अरमान को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। आहान को इस तरह बच्चों जैसा रोता हुआ देखकर रश्मि और आस्था की भी आंखें भर आई थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि आहान ने जो कुछ किया सिर्फ रौनक की जान बचाने के लिए किया था, लेकिन उसकी वजह से आहान को कितना रिग्रेट हो रहा था, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। वह तब जल्दी ही आस्था और रश्मि दोनों उसके पास आ गईं, क्योंकि उन्होंने अभी तक आहान से कोई बात नहीं की थी। शायद यह बात भी आहान को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, लेकिन अब आहान को रोता हुआ देखकर रश्मि और आस्था दोनों ने ही उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे शांत करते हुए रश्मि बोली, आहान प्लीज तुम शांत हो जाओ, प्लीज हमें अब रौनक को संभालना है, ये हमारे लिए मुश्किल सिचुएशन है और अगर तुम भी उसी के जैसा बिहेव करोगे तो फिर कैसा चलेगा? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और आई एम सॉरी कि हमने तुम्हें पहले इस चीज़ के लिए नहीं बोला, लेकिन तुमने जो कुछ किया मेरी रौनक की जान बचाने के लिए किया है और इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बोलकर रश्मि भी रोने लगी थी। वहीं आस्था ने भी उदासी भरी आवाज़ से बोला, हाँ आहान भैया, रश्मि दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको गलत नहीं समझ रहे हैं, हम बस रौनक की हालत को लेकर परेशान हैं, प्लीज़ आहान भैया अपने आप को संभालिए। अरमान ने आहान को कुछ नहीं बोला था, सिर्फ उसके सर पर 2 बार हाथ फेरा और फिर उसे खुद से अलग करके अपने कमरे में चला गया। आस्था जानती थी कि अरमान इमोशनली कितना वीक है, इसलिए आस्था अरमान को संभालने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगी। वहीं आहान ने रश्मि की ओर देखा। रश्मि ने भी आहान को तुरंत गले लगाया और उसे शांत करने लगी और अपनापन जताते हुए बोली, अगर मेरी छोटी मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन तुम भी कम नहीं हो आहान, मैंने तुम्हें हमेशा से ही अपने छोटे भाई की तरह ही देखा है। ऐसे बोलकर रश्मि आहान को शांत करने लगी और थोड़ी देर में आहान शांत भी हो गया और अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोला, मैं थोड़ी देर रौनक के साथ बैठना चाहता हूँ। तब रश्मि ने अपनी आंखों के इशारे से उसे परमिशन दे दी और उस कमरे से बाहर निकल गई। तब आहान कितनी ही देर तक रौनक के पास बैठा रहा और उसके चेहरे को देखता रहा और अचानक रौनक का हाथ पकड़कर आहान ने उसे माफी मांगना शुरू कर दिया और गिल्टी टोन में बोला,
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हवा हवाई। मेरा इरादा तुम्हारे साथ ये सब कुछ बिल्कुल करने का नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर देना। प्लीज प्लीज, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे शायद प्यार भी करता हूँ। यह बोलकर कुछ देर बाद आहान वहां से बाहर निकल गया। आहान के तुरंत जाने के बाद रौनक ने अपनी आंखें खोल ली। रौनक ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके कानों में अभी भी आहान की कई हुई बातें गूंज रही थी। रौनक एकदम इमोशनल थी, फिर भी रौनक ने खुद को संभाला। रौनक अकेली अपना जीवन जीती हुई आई थी। उसने आज तक कभी भी हार नहीं मानी थी, और आज अपनी जिंदगी में इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भला रौनक कैसे हार मान सकती थी। हालांकि इस बात को डाइजेस्ट कर पाना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन कितनी ही देर तक रौनक अपने आप को आईने में देखती रही। उसका शरीर इस बात की गवाही दे रहा था कि आहान ने किस हद तक जाकर उसे प्यार किया था। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर मार्क्स के निशान ना हो। रौनक को खुद को आईने में देखकर खुद से ही घिन भी आ रही थी, और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, और अपना सारा गुस्सा और झुंझलाहट वह सीधे सीधे तरीके से अब आहान पर उतारना चाहती थी। इसके लिए रौनक ने जल्दी ही चेंज किया और फुल स्लीव्स कपड़े पहन लिए। उसने आज घुटनों तक का टॉप पहना था। हालांकि रौनक बिल्कुल लड़कों जैसे एकदम स्टाइलिश रहा करती थी, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका था। वहीं दूसरी ओर सभी इस वक्त रौनक के इस तरह के बर्ताव को लेकर परेशान हो रहे थे। नानी माँ सबको समझा रही थी, बेटा किसी भी लड़की के लिए इस तरह की सिचुएशन बहुत बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। इस वक्त तुम सबको मिलकर रौनक को संभालना होगा। रौनक को इस वक्त सहारे की बहुत जरूरत है। अगर रौनक इसी तरह का बर्ताव करती रही तो यह किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। अभी नानी माँ सबको समझा ही रही थी कि तभी अचानक रौनक वहां आ गई थी। रौनक को देखकर सबके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। वहीं रश्मि ने तुरंत खड़े होकर रौनक को गले लगा लिया था। उसके गाल को छूते हुए बोली, तू ठीक है ना? तब रौनक ने रश्मि को कोई जवाब नहीं दिया और बिना किसी इमोशन के आहान की ओर देखकर बोली, मिस्टर आहान सिंघानिया, मुझे तुमसे बात करनी है। अब जैसे ही रौनक ने यह कहा, सब लोग हैरानी से आंखें फाड़कर कभी रौनक को देख रहे थे तो कभी आहान को देख रहे थे। आहान ने भी एक नजर सबकी ओर देखा और फिर चुपचाप सर झुकाकर रौनक के पीछे पीछे जाने लगा। वही कमरे में जाकर रौनक ने दरवाजा पटक दिया और आहान की ओर देखकर बोली, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इस हद तक दरिंदगी करोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? हाँ, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा बोलकर रौनक आहान पर चीख रही थी, क्योंकि रौनक को तो यह लग रहा था कि आहान ने नशे में उसका फायदा उठाया है। अभी तक रौनक को इस बात के बारे में नहीं पता था कि उसे किस तरह का ड्रग्स दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी, और आहान ने तो सिर्फ उसकी जान बचाई थी। तब रौनक का इस तरह से इल्जाम लगाना आहान को और भी ज्यादा इमोशनल कर गया, और उसकी आंखें भर आईं और वह बोला, देखो रौनक, मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैंने किया वह बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत था। बिना किसी लड़की की मर्जी के मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उस वक्त तुम्हारी जान बचाने के लिए यह सब करना जरूरी था। अब जैसे ही आहान ने यह कहा, रौनक की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी, और अचानक थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने खींचकर एक थप्पड़ आहान के मुंह पर मारा, और उसके बाद एक और थप्पड़ आहान के मुंह पर मारा, और उसके गिरेबान को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा मेरे साथ इस तरह से इतनी दरिंदगी करके तुम मेरी जान बचाने का नाम दे रहे हो? हाँ, जानना चाहते हो तुमने क्या किया मेरे साथ? जानना चाहते हो? देखना चाहते हो? रुको। ऐसे बोलकर रौनक ने अपने पूरे टॉप के जिप खोल दिए थे, और अब वह केवल इनर वियर में आहान के सामने थी। और आहान आंखें फाड़कर रौनक को देखने लगा था, क्योंकि उसके नेक के निचले हिस्से, साथ ही साथ उसके पेट वाले एरिया के हर एक हिस्से पर आहान के दांतों के बाइट के निशान मौजूद थे। अब जैसे ही आहान ने यह देखा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और गिल्टी टोन में बोला, प्लीज स्टॉप इट, और बंद करो अपनी जिप। ऐसा बोलकर रौनक को जिप बंद करने की रिक्वेस्ट करने लगा। तब रौनक बोली, क्यों, क्या हुआ? शर्म आ रही है देखकर? हाँ, शर्म आ रही है तुम्हें देखकर तुम्हें, लेकिन ये सब करते हुए तो शर्म नहीं आई। तुम्हें क्या लगा कि रौनक एक लड़की है? अगर इस लड़की के साथ इस तरह की हरकत करोगे या यह सब कुछ करोगे तो क्या मैं रोते पिटते अपनी जिंदगी गुजार दूंगी? हाँ, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है आहान सिंघानिया। मैंने जिंदगी को करीब से जिया है, बहुत करीब से। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत करोगे और उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगी आहान सिंघानिया, कभी भी नहीं। और क्या बोला तुमने? तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, इन योर ड्रीम्स, क्योंकि रौनक को तुम कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलकर रौनक आहान पर आग उगलने लगी थी। वहीं आहान का पारा बढ़ गया था, और रौनक जैसे ही जाने लगी तब आहान उसकी बाजू को कसकर पकड़कर बोला, अपनी फालतू की बकवास बंद करो। हाँ, मैंने कहा ना, मैंने जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि ये करना उस वक्त बहुत जरूरी था। तुम जानती हो तुम्हें कौन सा ड्रग्स दिया गया था? ऐसा बोलकर आहान ने अपनी ही भाषा में उस ड्रग्स का नाम बताना शुरू कर दिया था। रौनक मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, और वह अच्छी तरह से उस ड्रग्स के बारे में जानती थी कि उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते थे, और वह ड्रग्स इंसान को किस हद तक मजबूर कर सकता था। एक पल को आहान की बात सुनकर रौनक को सांप सूंघ गया था। तभी आहान ने रौनक की ओर देखकर कहा, तुमने अपने निशान तो दिखा दिए, एक चीज देखना चाहोगी तुम? ऐसा बोलकर आहान ने जल्दी ही अपनी शर्ट उतार दी और बिल्कुल लौर में वह बिल्कुल न्यूड होकर रौनक के सामने खड़ा हुआ था। अब तो आहान के बदन को देखकर रौनक की तो चीख निकलते निकलते रह गई थी, क्योंकि आहान की गर्दन के नीचे का सारा हिस्सा, उसके चेस्ट, उसकी मस्कुलर बाइसेप्स, उसके सिक्स पैक्स, हर जगह रौनक के बाइट्स के निशान थे। इतना ही नहीं, रौनक के शरीर पर तो काफी कम निशान थे, उसे 10 गुना ज्यादा निशान आहान के शरीर पर इस वक्त मौजूद थे। अब तो रौनक की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सारे निशान उसने आहान को दिए हैं। तब रौनक जल्दी ही मुंह फिरकर खड़ी हो गई थी। तब आहान अपनी शर्ट को मुस्कुराते हुए पहनने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, अब शर्म आ रही है मेरे निशानों को देखकर? हाँ, क्या तुम्हें तब शर्म नहीं आई जब तुम मेरे साथ इस तरह की हरकत कर रही थी, किसी लड़के की इज्जत लूटते हुए? तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आई? हाँ, एक एक तो तुमने मुझसे मेरी वर्जिनिटी चुरा ली, और ऊपर से तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। और एक और बात कान खोलकर सुन लो, जो मैंने कहा था वो मैं अभी भी कह रहा हूँ।
तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी रौनक आहान सिंघानिया। और मेरा नाम क्या, अब तुम पर मोहर भी लग चुकी है, तो चुपचाप खुशी से इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। ऐसा बोलकर आहान अचानक रौनक के गालों को छूकर वहां से चला गया था और रौनक हैरानी से जिस जगह आहान ने उसे चुम्मा था उस जगह पर हाथ रखकर उस और देखने लगी थी और फिर नफरत से बोली, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वहीं आहान जल्दी ही अब नीचे सबके पास आ गया था। उस वक्त सबके सब उदास बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि रौनक अब चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, या फिर इस वक्त रौनक काफी ज्यादा दुखी होगी और आहान पर गुस्सा कर रही होगी। लेकिन जैसे ही आहान एकदम शांत चेहरे के साथ वहां आया और वहां आकर थोड़ी सी तेज आवाज में बोला, राजेश, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ, मुझे नाश्ता करना है, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट लेकर आओ। अब जैसे ही आहान ने इतना नॉर्मल बर्ताव किया, सबके सब हैरान हो गए थे और सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि जब से आहान ने रौनक के साथ इंटीमेट हुआ था तब से आहान की सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी और उसे राह रहकर काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था, गिल्ट हो रहा था। लेकिन अब जिस तरह से रौनक ने उसके साथ नॉर्मल बर्ताव किया, साथ ही साथ रौनक ने उस पर छांटे मारे, तो उसकी झिझक, उसका रिग्रेट सब कुछ निकल चुका था और आहान शांत हो गया था। तभी रौनक भी आहान के पीछे पीछे नीचे आ गई थी। रौनक ने उसके साथ सामान्य व्यवहार किया, साथ ही रौनक ने उस पर छांटे मारे, तो उसकी झिझक, उसका पछतावा सब कुछ निकल गया था। आहान अब शांत हो गया था। रौनक भी आहान के पीछे पीछे रश्मि के पास बैठ गई थी। इस वक्त रौनक ने अपना सर झुकाया हुआ था। कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसमें वाकई आहान की कोई गलती नहीं थी। सारी गलती सिर्फ और सिर्फ उसकी थी और इस गलती के लिए वह कभी भी आहान सिंघानिया से शादी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही रौनक वहां आई, आस्था और रश्मि दोनों ने उसे गले से लगा लिया था। राधिका ने जल्दी ही रौनक के लिए नाश्ते की प्लेट लाई थी, लेकिन रौनक ने खाने से मना कर दिया था और बिना किसी भाव के राधिका की ओर देखकर दबी आवाज में बोली, मैं फ्लैट में जाना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। रौनक के ये कहने पर सबके चेहरे मायूस हो गए थे, लेकिन नानी माँ तुरंत उठी और रौनक के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर बोली, मेरे बच्चे, आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त आपको हमारे साथ रहना होगा। हम आपको इस स्थिति में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते। आस्था भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, नानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है रौनक, तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब है ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम हमारे पास रुको प्लीज। तब रौनक थोड़ी तेज आवाज में बोली, मुझे किसी की मदद की और जरूरत नहीं है और किसी के रहमो करम की तरस भरी नजरों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेली अपने आप को संभाल सकती हूँ। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने फ्लैट में जाना है, मैं अब जा रही हूँ। ऐसा बोलकर रौनक जल्दी ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी। वहीं रश्मि तेज चिल्लाकर बोली, रौनक रुक जाओ, आई सेड स्टॉप इट। रौनक, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितनी जिद्दी हो, लेकिन तुम्हें अब अपनी बड़ी बहन की बात माननी ही होगी। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी। ऐसा कहते हुए रश्मि ने तुरंत अपने हाथों को रौनक के सामने जोड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज प्लीज रौनक, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। रश्मि को इस तरह टूटा हुआ देखकर आकाश बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह भी रौनक के सामने जाकर खड़ा हो गया और सर्द आवाज में बोला, रश्मि, अगर कह रही है तो तुम कहीं नहीं जाओगी। रौनक, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ जाती, तब तक हम तुम्हें कहीं और जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकते। वहीं आस्था मायूस सी रौनक के सामने आकर खड़ी हो गई थी और उदास होकर बोली, रौनक प्लीज, हम तुम्हें इस स्थिति में अकेला नहीं छोड़ना चाहते। रौनक अब सबकी बातें सुनकर इरिटेट हो गई थी और थोड़ा सा चीखते हुए बोली, बस कीजिए प्लीज, प्लीज, मुझे किसी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे अकेले रहना है, लीव मी जस्ट अलोन। क्या आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? ऐसा बोलकर रौनक चीखने लगी थी। तभी अरमान आगे आया और उसने जाकर रौनक के सर पर हाथ रखा और धीरे से बोला, तुम अरमान सिंघानिया की बहन हो। अरमान सिंघानिया अपनी बहन को यहाँ से कहीं जाने की इजाजत नहीं देगा। अरमान के ये कहने पर रौनक जो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, वह एकदम से ही चुप हो गई थी और बिना किसी भाव के उसने एक बार फिर अरमान को गले से लगा लिया था। अब सबके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी और आंखों में आंसू थे। वह समय ही कुछ ऐसा था। तभी नानी माँ मन में खुद से बोली, ये बच्ची जो हमेशा चहकती मुस्कुराती रहती थी, इसकी सारी मुस्कान चली गई है। मुझे ही अब कुछ ना कुछ करना होगा। नानी माँ अभी यह सोच रही थी। वहीं दादाजी सोच रहे थे कि आखिरकार वह कब मौका देखकर रौनक से आहान की शादी की बात करेंगे, क्योंकि उन दोनों का उस बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आहान से तो वह बात भी कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से रौनक बर्ताव कर रही थी उससे शादी की बात करना आसान नहीं होगा। फेल। अरमान ने रौनक को जल्दी से कंधों से पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर ले आया था जहां आहान बैठा हुआ था। ये सारी चीजें आहान देख रहा था और साथ ही साथ सोच रहा था कि उसकी होने वाली बीवी कुछ ज्यादा ही हवा में रहती है और अपनी हवा में रहने की आदत अब मुझे निकालनी ही होगी और उसे अपनी जिंदगी में लेकर आना होगा। कहीं ना कहीं आहान ये सोच रहा था। रौनक जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठी, आहान का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। आहान को देखते ही रौनक ने मुंह फेर लिया। तब अरमान ने आहान की ओर देखा। आहान तुरंत वहां से उठ खड़ा हुआ और सीधा अपनी थाली हाथ में लेकर जाकर हाल में बैठ गया था और वहां जाकर नाश्ता करने लगा और मन ही मन में चिढ़ते हुए सोच रहा था, ये हवा में रहने वाली मुझे देखकर तो इस तरह से बर्ताव कर रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। किस तरह से चिढ़ रही है मुझसे। कल रात किस तरह मुझे किस वक्त किया जा रहा था। कहीं ना कहीं यह सोचकर वो सब याद आती थी। आज आहान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वेल, जल्दी ही सबने थोड़ा सा रौनक को कुछ खाने के लिए प्रेशराइज किया। उसने थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा लिया था। आस्था ने भी अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और अरमान की ओर देखकर बोली, आप हमें खुलास छोड़ दीजिए।
उसके बाद आप ऑफिस जाएंगे। आस्था के लिए बोलते ही अरमान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी और आस्था को लेकर वह कोलाज के लिए चल पड़ा था, क्योंकि रौनक के कुछ दिनों के लिए उन्होंने घर पर ही आराम करने का डिसीजन लिया था कि रौनक को कुछ दिनों तक आराम करवाएंगे। उसके बाद वह कोलाज ज्वाइन कर लेगी। अरमान आस्था को लेकर गाड़ी में कोलाज की ओर रवाना हो चुका था, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। फोन किसी और का नहीं बल्कि सुमित का था। सुमित का फोन आने पर अरमान हैरान हो गया और बोला, क्या बात है सुमित, तुमने इस वक्त फोन किया? तब सुमित बोला, वो अरमान, एक प्रॉब्लम हो गई है और तुम्हारी जरूरत है। सुमित के ये बोलते ही अरमान ने सिर्फ इतना ही बोला, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि अरमान जानता था कि सुमित इस तरह से तो फोन नहीं करता है। अगर सुमित का फोन आया था तो जरूर कुछ न कुछ बात होगी, इसलिए अरमान सीधा आस्था को कोलाज में ड्रॉप करके सुमित के होटल की ओर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर एंजल बड़े ही ध्यान से आस्था की तस्वीर को देख रही थी, क्योंकि प्रॉपर्ली उसने आस्था की तस्वीर पूरी बनने नहीं दी थी, थोड़ी सी तस्वीर में चेंज करवा लिए थे। वो जो आर्टिस्ट था वह आंखें आस्था की ही बना पाया था, लेकिन उसके नाक, गाल, होंठ सब कुछ चेंज थे, जिसकी वजह से वह लड़की पूरी चेंज हो चुकी थी और असली पूरी कौन थी और कैसी दिखती थी, असली फोटो कैसी होती। इसका अंदाजा एंजल को भी नहीं था, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा चालाकी से उस बुजुर्ग चौकीदार से लड़की का गलत स्केच बनाया था और फिर अविनाश के कहने पर उसने शहर भर में वो पोस्टर भी लगवा लिए थे और उन पर अच्छा खासा मोटी रकम भी इनाम के तौर पर रखी थी। वहीं अविनाश तो सिर्फ आंखें देखकर ही समझ चुका था कि जरूर यह उसी की बहन है, क्योंकि उसकी आंखें और अविनाश की आंखें दोनों ही एक दूसरे से मिलती जुलती थी। हालांकि अविनाश आस्था से मिल चुका था, लेकिन उस वक्त वो स्थिति में फंसा हुआ था, तो वो उस वक्त आस्था पर ध्यान नहीं दे पाया था। इस वक्त अविनाश अपने दादाजी से बात कर रहा था। उसके दादाजी अविनाश को डांटते हुए बोल रहे थे कि तुम्हें अब वापस आना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं और वैसे भी मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगा है और तुमसे मैंने एक वादा किया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने वादे को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ोगे। फ्लैशबैक, जब अविनाश आस्था को ढूंढने के लिए इंडिया आ रहा था, तब अधिराज जी ने उससे वादा किया था कि वह आस्था को तो ढूंढने जा सकता है, लेकिन वह उस खूनी को, उस डॉक्टर को ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अधिराज जी उसका संकीर्तन देख चुके थे और वह अविनाश को खोना नहीं चाहते थे। एक तरह से वह डरे हुए थे, उनका डर आज तक खत्म नहीं हुआ था, तो इसीलिए वह चाहते थे कि वह सिर्फ अपनी बहन को वहां से ढूंढ कर लेकर आए, लेकिन उस डॉक्टर से किसी तरह का कोई वास्ता न रखे। हालांकि अविनाश का इरादा तो उस डॉक्टर को ढूंढकर उसे मौत के घाट उतारने का था, लेकिन अब अपने दादाजी के वादे के चलते वह मजबूर हो चुका था और उसने अब डिसीजन ले लिया था कि वह उस डॉक्टर को नहीं ढूंढेगा, लेकिन अपनी बहन को वह जरूर ढूंढेगा। और एक बार अगर आस्था उसे मिल जाती है, उसके बाद वो किसी न किसी तरह से अपने दादाजी के वादे से आजाद होकर उस डॉक्टर को भी मौत के घाट उतार देगा। लेकिन फिलहाल उसके दादाजी के वादे ने उसके पैरों में जंजीर डाल रखी थी, जिसकी वजह से उस डॉक्टर को नहीं ढूंढ रहा था। उसके बाद वो उस डॉक्टर को खौफनाक मौत देगा। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया जल्द ही सुमित के होटल में पहुंच चुका था और जैसे ही वह वहां गया, उसने देखा कि सुमित होटल के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही सुमित ने अरमान को देखा, वह तुरंत उसके पास गया था और हिचकिचाते हुए बोला, वो एक्चुअली कल रात होटल में एक छोटा सा मसला हो गया था। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दारू पीकर हमारे वेटर का सर फोड़ दिया था। उसके बाद मैंने उसे एक वीआईपी कमरे में आराम करने के लिए कहा था, लेकिन रात के 2 बजे उसने होश में आने पर पूरे के पूरे होटल में हंगामा मचा दिया। होटल स्टाफ ने जैसे ही मुझे इसकी जानकारी दी, तुरंत मैं यहाँ आ गया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने देखा कि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने होटल में काम करने वाले 2 लोगों की बेरहमी से जान ले ली है और उनकी लाश के पास ही वह आराम से बैठकर खाना खा रहा है। यह देखकर मैं चौंक गया। मैं चाहता तो पुलिस को भी बुला सकता था, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल में आया कि मैं तुम्हें बुलाऊं। अरमान ने यह सुनते ही थोड़ा सा चौंक गया था। फ्लैशबैक, जिस वक्त रात को 2 बजे के करीब राजवीर जिंदल को होश आया, उसने अपने घर जाने की इच्छा जाहिर कर दी थी और पूरे के पूरे होटल में बवाल मचा दिया था। सभी सामान की तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, लेकिन होटल स्टाफ ने सुमित के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उस कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया था, क्योंकि सुमित उससे मिलकर उसे वहां से जाने देना चाहता था। लेकिन अब जब राजवीर को कहने लगा कि ये लोग उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देंगे, तो उसने भूख लगने का बहाना बनाया कि उसे बहुत जोर से भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। तकरीबन 3 बजे 2 वेटर उसके कमरे में खाना लेकर आ गए थे और राजवीर ने मौका देखकर खाने के कांटे, चाकू, चम्मच का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही बेरहमी से उसने 2 वेटर की हत्या कर दी थी। और इतना ही नहीं, और उसने उन 2 वेटर को बड़ी ही खौफनाक मौत दी थी, जो कोई भी उन लाशों को देख ले तो पूरी तरह सहम जाए और उसके चेहरे पर इतना सा भी पछतावा नहीं था, इतना सा भी दुख या किसी भी चीज का भाव नहीं था। सुमित जब सुबह उसे देखने गया तो वह बड़ी आराम से सुबह का ब्रेकफास्ट उन दोनों लाशों के बीचों बीच बैठकर मजे से खा रहा था। तब सुमित का दिमाग हिल गया और उसने तुरंत अरमान को फोन कर दिया। अब अरमान जल्दी ही सुमित की बात सुनने के बाद उसके कमरे की ओर जाने लगा था और जैसे ही वह कमरे में गया, उसने उन लाशों को देखा तो अरमान चौंक गया, क्योंकि वह लाश बिल्कुल उसी तरह से थी जिस तरह से अरमान सिंघानिया किसी भी क्रिमिनल को मौत दिया करता था, जिस तरह बड़ी ही बेरहमी से वह क्रिमिनल्स को मारा करता था, ठीक उसी तरह की वह लाश थी। वही अरमान की नजर जैसे राजवीर के चेहरे पर पड़ी तो अरमान के चेहरे का रंग उड़ गया था। वहीं सुमित के मन में अब हुआ कि अब जरूर अरमान सिंघानिया इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अच्छी तरह से सबक सिखाएगा, क्योंकि अगर सुमित चाहता तो नॉर्मली मौत वह राजवीर को दे सकता था, लेकिन जिस बड़े ही बुरे भयानक तरीके से राजवीर ने सुमित के 2 वेटर्स की जान ली थी, तो कहीं न कहीं सुमित सोच रहा था कि उसको भी इसी तरह की मौत मिलनी चाहिए और वह मौत अगर कोई दे सकता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ अरमान सिंघानिया। अब जैसे ही अरमान धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसकी ओर बढ़ने लगा, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी एक नजर उठाकर अरमान की ओर देखा और जल्दी ही राजवीर जिंदल उन लाशों के बीच में से खड़ा हुआ और अपने हाथ और मुंह पोंछने लगा था। फिर वह अरमान की तरफ देखने लगा था। अरमान ने भी एक नजर राजवीर जिंदल को देखा और अगली पल अरमान ने उसे गले से लगा लिया था। अब तो सुमित के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था अरमान सिंघानिया को उसने वहां पर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति यानी कि राजवीर जिंदल को सजा देने के लिए बुलाया था, लेकिन यह क्या, यहाँ तो अरमान ने आगे ही उसे गले से लगा लिया था। अब तो सुमित की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वही राजवीर जिंदल भी थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इस तरह से गले से लगाया था। अगली बार वह अरमान को बड़ी ही बुरी तरह से सूंघते हुए बोला, चिले तुम हो। राजवीर के बड़ी ही अजीब सी शक्ल बनाकर अरमान को यह बोलने पर अरमान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। अगली बार राजवीर ने बड़ी बुरी तरह से उसे गले से लगा लिया था और बोला, कुछ भी कहो, मैं इस दुनिया में सबको भूल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? तभी अरमान को याद आया था कि सुमित ने उसे यहाँ किस लिए बुलाया था और तभी अरमान बात बदलते हुए बोला, किस लिए नहीं, आप आइए मेरे साथ। ऐसा बोलकर अरमान बड़े ही प्यार से राजवीर को सुमित के होटल के बने एक बड़े ही शानदार वीआईपी रूम में ले आया था। अरमान बात बदलते हुए बोला, किस लिए नहीं, आप आइए मेरे साथ। ऐसा बोलकर अरमान बड़े ही प्यार से राजवीर को सुमित के होटल के बने एक बड़े ही शानदार वीआईपी रूम में ले आया था। वह रूम हमेशा अरमान के लिए उपलब्ध रहा करता था। अब सुमित भौचक्का सा खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था।
तब अरमान ने अपने साथ आए हुए गार्ड्स को इशारा किया कि दोनों लाशों को ठिकाने लगवा दें। सुमित हैरान हो रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो अरमान से बात करना चाहता था और इसके रिगार्डिंग उससे पूछताछ करना चाहता था, लेकिन अरमान ने तो राजवीर जिंदल को अपने कमरे में जाने के बाद कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया और कितनी ही देर तक राजवीर जिंदल से बात करता रहा। ऐसा लगने लगा था मानो अरमान का कोई पिछड़ा बहुत पुराना दोस्त मिल गया हो। वहीं दूसरी ओर सुमित पूरी तरह से हैरान परेशान था और अरमान के कमरे के बाहर ही वह चक्कर काट रहा था, क्योंकि राजवीर जिंदल कितना खतरनाक आदमी था ये सुमित देख चुका था और जितनी बेरहमी से उसने वेटर की जान ली थी, इसलिए सुमित ने मजबूर होकर आकाश, ध्रुव, आहान तीनों को भी फोन कर दिया था। मारिया और टाइगर इस वक्त फार्म हाउस पर थे, क्योंकि अरमान के डेवलपिंग बनने के बाद का सारा काम अरमान ने टाइगर को सौंप दिया था। किन लोगों को किस किस जगह पर अपॉइंट करना है, कहां से क्या इंफॉर्मेशन आनी है, इतना ही नहीं कहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इन सब का पता लगाने के लिए मारिया और टाइगर मौजूद थे। तो वे दोनों फार्म हाउस में काम कर रहे थे, क्योंकि अभी अरमान को किसी खास बॉडीगार्ड या किसी चीज की कोई जरूरत नहीं थी और राजन फैमिली का ऑलरेडी पता साफ कर चुका था। और अबीर सिंह राठौर जो अभी उससे दोस्ती का दिखावा कर रहा था, तो कहीं उसका अभी कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा था। अब सुमित का इमरजेंसी मैसेज मिलने पर सब पूरी तरह से चौंक गए। अचानक से क्या हुआ है, उस वक्त आकाश रश्मि के साथ था। अब मैसेज आने पर उसने एक नजर ध्रुव की ओर देखा और ध्रुव ने आहान की ओर देखा और तीनों एक साथ वहां से उठ खरीदते हुए थे और फटाफट से बाहर की ओर भागे। अब तीनों को इस तरह से जाते हुए देखकर रश्मि, राधिका, नानी माँ और दादाजी चौंक गए थे। रौनक नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि वह आहान के कमरे में नहीं बल्कि अपने कमरे में गई थी, जिस कमरे में वह सिंघानिया मैंशन में पहले रहा करती थी। वहीं नानी माँ उन तीनों को हैरानी से जाते हुए देखकर चौंक गई थी कि अचानक से इनको हुआ क्या, ये इस तरह से क्यों गए हैं। तभी दादाजी नानी माँ को सोचते हुए देखकर बोले, अरे बहन जी, बच्चे हैं, जरूर कुछ ना कुछ प्रोग्राम बन गया होगा, परेशान मत हो, आ जाएंगे। तब नानी माँ हल्का सा मुस्कुराई और कुछ पल सोचने के बाद बोली, अच्छा भाई साहब, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना अगले महीने आस्था की पिताजी और माताजी की बरसी है, तो क्यों ना हम सभी बच्चों को लेकर गाँव चलें। हो सकता है गाँव के माहौल में रौनक बिटिया का मूड भी अच्छी तरह से ठीक हो जाए और वह भी उसके साथ जो हादसा हुआ उससे भूल जाए। अब जैसे ही नानी माँ ने यह आइडिया दिया, दादाजी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी, मैं तो खुद यही चाह रहा था, वैसे भी काफी टाइम से कोई कहीं नहीं गया हूँ और ये जो घुटन भरा माहौल है और अजीब सा माहौल जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, यह भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तब दादाजी की बात सुनकर नानी माँ मुस्कुराई और अलग से बोली, तो फिर हम अगले कुछ दिनों में गाँव चलने का प्लान बना लेते हैं। तब दादाजी ने भी हाँ कह दिया था। फिर वही आस्था का आज कोलाज में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। बार बार रौनक का झगड़ना, रौनक की बातें, साथ ही साथ आज सुबह जो उसने डेवलपिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन सुनी थी, न्यूज देखी थी, वह उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। वह सोच रही थी कि कोई इंसान इतना ज्यादा बेरहम कैसे हो सकता है। ऊपर से जब से वह कॉलेज में आई थी, तब से इसी बात की कैफियत में चारों तरफ फैली हुई थी। वही कॉलेज में एक लड़की थी, वंशिका, बड़ी ही खूबसूरत और भोली भाली सी थी और दास सी वह एक तरफ बैठी हुई थी। वंशिका को इस तरह से देखकर न जाने आस्था को क्या हुआ, बाकी वह भी उसके साथ जाकर बेंच पर बैठ गई थी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन दोनों चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। तभी आस्था ने एक नजर वंशिका की ओर देखा था और बोली, क्या बात है, आप मुझे बहुत ज्यादा उदास लग रही हो। तभी वंशिका भी आस्था की ओर देखकर बोली, उदास तो आप ही मुझे लग रही हैं। तब आस्था मायूस होकर बोली, हाँ, एक्चुअली आज कॉलेज में सारा दिन सिर्फ डेवलपिंग के बारे में बातें होती रही और मैंने सुना है कि वह बहुत ज्यादा बेरहम इंसान है जो लोगों को बड़े ही खौफनाक तरीके से मार देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, किसी के जीने मरने से उसे कोई लेना देना नहीं है। तभी डेवलपिंग का जिक्र होने पर अचानक वंशिका की आंखें लाल सुर्ख हो गई थी और वह एकदम नफरत से बोली, उस डेवलपिंग की जान तो एक दिन में अपने हाथों से लूंगी। अब जैसे ही वंशिका ने कहा, आस्था चौंक गई और बोली, क्या बात है, तुम अचानक से इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो गई हो, क्या डेवलपिंग ने तुम्हारी किसी अपनी की जान ली है। जैसे ही आस्था ने यह बोला, वंशिका की आंखें जो कि गुस्से से लाल सुर्ख थी, अब वहां पर मोटे मोटे आंसू थे और वह बुरी तरह से रोने लगी थी और बोलने लगी, हाँ, उस डेवलपिंग ने मेरे इकलौते भाई की जान ली है। इस दुनिया में सिर्फ मेरा एक ही सहारा था, मेरा भाई, लेकिन उस डेवलपिंग ने मेरी ही आंखों के सामने मेरे भाई की जान ली है, वह भी तब जब मेरा भाई सिर्फ 15 साल का था। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह घबराकर बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, भाई 15 साल के बच्चे की डेवलपिंग जान कैसे ले सकता है। तब वंशिका इमोशनल होकर बोली, क्योंकि उस वक्त वह खुद आज 9 साल का था। उस डेवलपिंग को मैंने उसके बचपन में देखा था, मेरी आंखों के सामने मेरे 15 साल के भाई की उसने जान ली थी। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वह बोलने लगी, इतनी कम उम्र में जान ली थी, आखिरकार कौन है वह वहशी दरिंदा जिसे केवल 8 साल की उम्र में मर्डर कर दिया था। तभी वंशिका नफरत भरी आवाज से बोली, उसे मैं हर हाल में ढूंढ कर रहूंगी, मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, उसकी जान लेना। अचानक वंशिका ने जैसे फ्लो में ये बात बोली, आस्था हैरान थी और अचानक वंशिका को एहसास हुआ कि पहली मुलाकात में वह किसी अनजान लड़की से अपने दिल का हाल कह रही थी। जिस दिल की नफरत को, जिस दिल के उपहार को उसने आज तक किसी के सामने नहीं कहा था, उसके साथ उसके बचपन में कितना ज्यादा अन्याय हुआ है। अनजाने में वह बात उसने किसी अजनबी से कह दिया। अब तो डेविल के लिए आस्था के दिल में नफरत और ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब आस्था के लिए कोलाज में रहना मुश्किल हो गया था और इस वक्त जैसे ही वह बाहर निकली, उसने बॉडीगार्ड्स की ओर देखा और धीरे से बोली, मुझे अभी और इसी वक्त मिशन जाना है। तब गार्ड्स ने जल्दी ही अरमान को मैसेज छोड़ दिया और सीधा आस्था को लेकर मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे। वही एंजेल ने जो कि पूरे के पूरे शहर भर में उसे बुजुर्ग चौकीदार के बनवाए हुए स्केच लगा लिए थे, जिसमें उसने कुछ छेद कहानी कर दी थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस टाइप की लड़की इस शहर में उसे कहीं नहीं मिलेगी। वहीं अविनाश सिंघानिया अंपायर की ओर रवाना हो चुका था, क्योंकि उसकी अरमान सिंघानिया के साथ मीटिंग थी जिसकी तैयारी ऑलरेडी एंजल कर चुकी थी और सारे प्रेजेंटेशन वह उसे बताने वाले थे। जल्दी से उसकी गाड़ी सिंघानिया अंपायर की ओर रवाना हो चुकी थी, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी अरमान सिंघानिया की गाड़ी से टकरा गई थी। यानी कि अरमान सिंघानिया तो उस गाड़ी में नहीं था, उस गाड़ी में आस्था थी। आस्था जो कि कोलाज से सिंघानिया मैंशन की ओर जा रही थी। अब जैसे ही गाड़ी टकराई, आस्था जो कि उदास सी बैठी हुई थी, उसका सर तुरंत सामने वाले सीट पर लग गया था। वही ड्राइवर और बॉडीगार्ड पूरी तरह से हैरान हो चुके थे कि अगर आस्था सिंघानिया को इतनी सी भी खरोंच आ जाती है तो अरमान सिंघानिया उन सबकी जान लेने से पहले 1 मिनट नहीं लगाएगा। इसीलिए वे फटाफट से गाड़ी से बाहर निकले और जिस गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी थी, उस गाड़ी को उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अब तो आस्था भी थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि जब से अमीर सिंह राठौर रास्ते में उसे टकराया था, उसे अब एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था।
अब जैसे ही इस तरह से गाड़ी रुकी तब बॉडीगार्ड आस्था की ओर देखकर बोले, मैडम आप गाड़ी में ही बैठिए, जिसने भी गाड़ी में टक्कर मारी है हम अभी उसे गोलियों से भून देते हैं। अब आस्था थक गई और बोली, नहीं नहीं नहीं, कोई किसी की जान नहीं लेगा, एक बार मैं चेक करती हूँ कौन है। ऐसे बोलकर आस्था गाड़ी से उतरती है। तब तक अविनाश के कुछ आदमी भी गाड़ी से उतरते हैं। वह बॉडीगार्ड से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आस्था जैसे ही बाहर निकली अविनाश गाड़ी से बाहर निकलता है। अविनाश को देखकर आस्था तुरंत उसके पास गई थी और अविनाश भी मुस्कुराकर आस्था से मिला और ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मिस्टर सिंघानिया। तब आस्था बोली, क्या आप ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? तब अविनाश नाम में अपनी गर्दन हिलाते बोला, माफ कीजिएगा मिस्टर सिंघानिया, ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ा तेज कर रखी थी, इस वजह से आपकी गाड़ी के साथ टक्कर हो गई। आप ठीक तो हैं ना? अगर आपको प्लीज कोई भी परेशानी हुई है तो मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जैसे ही अविनाश ने बड़े ही मीठी मीठी जुबान में अविनाश से बात की, आस्था को बड़ी पसंद आई थी। वही एंजेल भी अब गाड़ी से बाहर निकल गई थी और सामने आस्था को देखकर चौंक गई, क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि आस्था कौन है। उसने भी आस्था को ग्रीट किया था और बोली, मिस सिंघानिया, आई होप आप ठीक होंगी। तब आस्था ने उसे मुस्कुराकर कहा। अब एंजेल की निगाहें बार बार आस्था की आंखों पर जा रही थी और साथ ही साथ वह अपने साइड में खाली टीवी हुए अविनाश की ओर भी देख रही थी। अविनाश की और आस्था की आंखें उसे बिल्कुल एक जैसी लग रही थी, लेकिन उसने फिर इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही आस्था अविनाश को सामने देखकर थोड़ा सा अपनापन सा महसूस करते हुए बोली, अच्छा अविनाश जी, अब हम चलते हैं, हमें घर जाना है। तब अविनाश बोला, देखिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मेरी वजह से आपकी गाड़ी की आगे की हेडलाइट वगैरह टूट गई थी। तब अविनाश मीठी टोन में बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको आपके घर छोड़ दे सकता हूँ। तब आस्था ने बिना झिझक के तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि उसे अविनाश से किसी तरह की कोई नेगेटिविटी की फीलिंग नहीं आया करती थी। अविनाश से उसे हमेशा से ही अपनापन महसूस होता था। अब जल्दी ही अविनाश आस्था की हाँ मिलने के बाद फटाफट से अविनाश ने उसे गाड़ी में बिठाया था और उसे लेकर वह सिंघानिया मैंशन की तरफ चलने लगा था। आस्था के कुछ पोस्टर, यानी आस्था की आंखों के कुछ पोस्टर इस वक्त उसकी गाड़ी में मौजूद थे। अब आस्था ने जैसे ही गाड़ी में बैठने के बाद पोस्टर देखे, एक पोस्टर उसने हाथ में उठा लिया था, क्योंकि वह स्केच उसे काफी ज्यादा जानी पहचानी सी लग रही थी। स्पेशली उसकी आंखें आखिरकार उसकी थी तो उसे तो जानी पहचानी लगती है। तब आस्था पोस्ट की तरफ पॉइंट करके बोली, ये कौन है और आप इतने सारे स्केचेस क्यों बनाए हुए हैं? तब एंजल मन में इरिटेट होकर बोली, यही सवाल तो मैं भी अपने खड़े रेफ्यूज बॉस से 1000 बार कर चुकी हूँ, लेकिन मजाल कि मेरे खड़े रेफ्यूज बॉस ने मुझे इसका कभी भी ढंग का कोई जवाब दिया हो या कोई और अच्छा सा जवाब दिया हो। अफसोस कि एंजल अविनाश को मन ही मन कोसती रही, क्योंकि सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तब अविनाश ने खोए हुए अंदाज में बोला, यह मेरे लिए बहुत खास है, बहुत साल पहले मुझसे जुड़ा हुई थी, बस मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अब जैसे ही अविनाश ने बड़ी गहराई से कहा, एंजल के तो तन बदन में आग लग गई थी। वही आस्था अविनाश की ओर देखकर उम्मीद भरी नजरों से बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? आप तो खुद इतने अच्छे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर मिल जाएगी। आस्था ने जैसे ही अविनाश से ये कहा, अविनाश ने तुरंत आस्था का हाथ पकड़ कर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस सिंघानिया। आज कितने ही दिनों के बाद किसी ने मुझे इस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया है, वरना ज्यादातर लोगों ने मुझे यही कहा कि ये मुझे कभी भी नहीं मिल पाएगी। तभी आस्था कुछ और भी कहने वाली थी कि तब तक सिंघानिया मैंशन आ चुका था और आस्था के बॉडीगार्ड ने जल्दी ही आकर दरवाजा खोल दिया था। आस्था जैसे गाड़ी से बाहर निकली, वह अविनाश की ओर देखकर बोली, आप प्लीज अंदर आइए ना, क्या आप यहीं से जाइए? प्लीज अंदर आइए, कम से कम एक कप कॉफी तो पीजिए। अब जैसे ही आस्था ने यह बोला, अविनाश ने मुस्कुराकर आस्था की ओर देखकर कहा, एक बार आपके हस्बैंड मिस्टर सिंघानिया के साथ डील फाइनल हो जाए, उसके बाद डेफिनेटली मैं आकर कॉफी पीऊंगा। इनफैक्ट हमें सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। अब जैसे ही अविनाश ने कहा, आस्था मुस्कुरा देती है और जल्द ही आस्था मैंशन के अंदर चली गई थी और अविनाश एक बार फिर सिंघानिया अंपायर की ओर रवाना हो चुका था। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम दोस्तों। गेट के अंदर वह चली गई थी और अविनाश एक बार फिर सिंघानिया अंपायर की ओर रवाना हो चुका था। वही सब के सब उस वक्त होटल के बाहर जमा थे। सुमित ने जो कुछ भी हुआ था वह सारी बातें ए टू ज़ेड उन तीनों को बता दी थी और तीनों के ही चेहरे हैरान और परेशान हो उठे थे। वही दादाजी को उन सबके एक साथ जाने पर थोड़ा सा एतराज हुआ था और साथ ही साथ उन्होंने उस वक्त के लिए नानी माँ को समझा लिया था, लेकिन उनका दिल खुद बेचैन हो उठा था। इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर को फोन मिला लिया। जो ड्राइवर आकाश सुमित को वहां से लेकर सुमित के होटल गया था, तब दादाजी ने उस ड्राइवर को फोन करके पूछा, अच्छा ब्रिजेश, वो ये सब लोग कहाँ हैं? कहाँ ड्रॉप किया है तुम सबको? तो ब्रिजेश ने बता दिया कि बड़े मालिक वो सब के सब सुमित बाबा के होटल में आए हैं। तब दादाजी कुछ सोच में पड़ गए और दादाजी भी बिना देरी किए अपनी एक दूसरी गाड़ी में अब सुमित के होटल में पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका लग रही थी। अब जैसे ही सुमित वो सारी बातें उन तीनों को बता रहा था, दादाजी वहीं छुपकर वो सारी बातें सुन चुके थे और दादाजी के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो चुका था और फिर दादाजी खुद को रोक नहीं पाए। तुरंत वह सबके सामने जाकर खड़े हो गए थे। दादाजी को इस तरह से अपने सामने देखकर वह चारों थोड़ा सा घबरा से गए थे और हैरत से बोले, अरे दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब दादाजी ने सुमित की ओर देखकर ठंडे स्वर में कहा, कहाँ है आदमी? बोलो, जवाब दो मुझे, कहीं वह अरमान के साथ तो नहीं है? सुमित हैरानी से दादाजी की ओर देखकर हिचकिचाते हुए बोला, दादाजी आप जानते कौन? और वो आदमी कौन है? और वो आदमी तो अरमान के साथ है, तो इस वक्त अंदर है और कितनी बार दरवाजा खटखटा चुका हूँ, लेकिन अरमान दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं है। तब दादाजी सुमित के पास गए और बेचैन होकर बोले, कुछ भी करके अरमान को वहाँ से बाहर निकालो। अरमान उस आदमी के साथ रहना किसी भी हाल से ठीक नहीं है। निकालो उसे बाहर। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? निकालो उसे बाहर। दादाजी की बात सुनकर सभी हैरान हो रहे थे। सबके मन में उस वक्त कितने सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन वो दरवाजा खटखटा कर थक गए थे। अरमान ने दरवाजा नहीं खोला। ना जाने वह उस आदमी से क्या बात कर रहा था। अरमान को उससे बात करते हुए 2 से ढाई घंटे से ज्यादा हो चुके थे। वही अरमान सिंघानिया, जो कि 1 मिनट भी बिल्कुल भी अपना वक्त किसी भी कीमत पर वेस्ट नहीं किया करता था, वह इस तरह से एक आदमी के साथ अंदर था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही दादाजी भी अब परेशान हो गए थे। दादाजी को परेशान देखकर सभी ने बारी बारी से दादाजी से सवाल करना शुरू कर दिया था कि आखिरकार ऐसी क्या बात है दादाजी, जो आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तब दादाजी ने उन सबको बारी बारी से देखा और उन्हें शांत कराते हुए बोले, मैं आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन इस वक्त अरमान का उस आदमी के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फटाफट से कुछ भी करो और उस आदमी को दरवाजे से बाहर निकालो। अब सब हैरान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह करे तो करे क्या, क्योंकि अरमान तो बाहर आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सुमित के पास उस दरवाजे की मास्टर की थी। लेकिन बिना अरमान की परमिशन के वह इस तरह से उस मास्टर की का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुमित किसी भी सूरत में अरमान की नाराजगी मोल नहीं ले सकता था। तब सुमित की कश्मकश दादाजी ने समझ ली और वह सुमित की ओर देखकर शांत स्वर में बोले, मेरा बच्चा रुक जाओ,
मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, लेकिन इस वक्त अगर उस सन की आदमी से अरमान को कोई अलग कर सकता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ आस्था बिटिया। आकाश, एक काम करो, फटाफट से आस्था बेटी को फोन लाओ और मेरी बात कराओ। अब जैसे ही दादाजी ने ये बोला, सब लोग दादाजी के इस तरह के हाव भाव देखकर हैरान हो रहे थे। साथ ही साथ काफी ज्यादा उन सबके मन में सवाल भी थे, लेकिन फिलहाल जो कुछ दादाजी कह रहे थे वह सब स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे थे। तो आकाश ने जल्दी आस्था को फोन लगा दिया। आस्था, जो कि अभी मेंशन के अंदर भी नहीं गई थी, जैसे ही फोन बजा उसने फोन तुरंत अपने कान पर लगा लिया था। तब दादाजी जल्दी से बोले, आस्था बिटिया हम बात कर रहे हैं। तब आस्था चहकते हुए पूछती है, दादाजी कहाँ हैं आप? मैं बस मेंशन आ रही हूँ, फिर हम आराम से बैठकर बात करते हैं, बस 2 मिनट में आ रही हूँ, बाहर ही हूँ। अब जैसे ही आस्था ने यह बताया, दादाजी हड़बड़ाहट में बोले, नहीं नहीं बिटिया, हमारी बात सुनो, आप अभी और इसी वक्त ड्राइवर के साथ वापस सुमित बेटे के होटल में आ जाओ। अब जैसे ही दादाजी ने यह कहा, आस्था चौंक गई और असमंजस में बोली, लेकिन क्यों दादाजी, आप हमें वहाँ क्यों बुला रहे हैं? तब दादाजी बोले, बिटिया प्लीज इस वक्त कुछ भी सवाल करो, हमने जैसा आपसे कहा है आप वैसा ही करो प्लीज, आप यहाँ फौरन आ जाओ। दादाजी की बात सुनकर आस्था समझ गई थी कि कोई ना कोई गंभीर बात है, इसलिए वो जल्दी से बोली, ठीक है दादाजी, मैं आ रही हूँ। ऐसा बोलकर आस्था ने फोन रख दिया और ड्राइवर के साथ जल्दी वापस सिंघानिया मैंशन के दरवाजे से ही वह सुमित के होटल की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं धीरे धीरे अब टाइम बीत रहा था। ऑलरेडी अरमान को उस आदमी के साथ गए हुए 3 घंटे हो चुके थे और इन 3 घंटों में दोनों ने एक दूसरे से किसी तरह की कोई बात नहीं की थी। अरमान उसके सामने टांग पर टांग रखकर बैठा हुआ था, साथ ही साथ राजीव जिंदल भी उसके सामने टांग पर टांग रखकर बैठा हुआ था और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और दोनों के बीच किसी तरह की कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बिना किसी इमोशन से वो देखे जा रहे थे। यह बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन फिलहाल उनके बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं थी। वही और आस्था का दिल अब बेचैनी से घेर उठा था। वह सोचने लगी थी, आखिरकार बात क्या हो सकती है, दादाजी उसे इस तरह से कैसे बुला सकते हैं, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या वह अरमान जी अरमान से इस बारे में पूछे? आस्था के मन में ये सवाल आते ही आस्था ने तुरंत अरमान को फोन लगा दिया था। वही अरमान जो कि 3 घंटे लगातार एक जगह ही बैठा हुआ था। तुरंत फोन आने पर उसका ध्यान थोड़ा अलग हुआ और फोन पर आस्था का नाम देखकर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं राजीव जिंदल अपने लबों से हंसने लगा था और इंटरेस्ट लेते हुए बोला था ना, तेरी जिंदगी में नहीं आएंगी, अब उसे संभाल कर रखना, ये दुनिया बहुत बुरी है, इस पूरी दुनिया से उसे बचा कर रखना। ये बोलते हुए राजीव बड़ा ही अजीब और पागल सा लग रहा था। वही अरमान उसकी बात सुनकर मुस्कुराया जा रहा था और बिना एक्सप्रेशन के बोला, बिल्कुल रखूंगा। अब आस्था का फोन आने पर मुस्कुराकर कान पर लगा लिया, जुनून भरी आवाज में बोला, जी हुक्म कीजिए। अब अरमान की इस तरह की बात सुनकर आस्था हैरान हो गई और फोन की स्क्रीन को घूमने लगी और कुछ पल सोचते हुए बोली, अरमान जी आप ठीक तो है ना? अब जैसे ही आस्था ने यह सवाल किया, अरमान के माथे पर बल पड़ गए और वो सर आवाज में बोला, आप मुझे ये सवाल क्यों कर रही है, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ? तब आस्था हड़बड़ा कर बोली, वह हम सुमित भैया के होटल जा रहे हैं, दादाजी को फोन आया था, उन्होंने हमें वही बताया है, क्या आप भी वही हैं? आस्था ने जैसे ही मासूमियत में अरमान से यह पूछा, अरमान के माथे की लकीरें उभर आई थी और बोला, ठीक है आप यहाँ आ जाओ। ऐसा बोलकर अरमान ने फोन रख दिया था। अरमान का इतना रूखा सा जवाब सुनकर आस्था हैरान हो गई थी और बस मन में यह प्रार्थना करते हुए आ रही थी कि बस सब कुछ ठीक हो। वही राजीव जिंदल अब खड़ा हुआ और अरमान को एक बार फिर गले से लगाकर बोला, मैं चलता हूँ, तुम्हारी आवाज आ रही है, मेरी आवाज इंतजार कर रही है। ऐसा बोलकर राजीव जिंदल ने जल्दी दरवाजा खोल दिया था, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, अरमान उसे रोकते हुए बोला, आप फिर कब मिलेंगे? तब राजीव तिरछा मुस्कुराकर उसकी ओर देखकर बोला, मैंने तुझे कहा था ना, जैसे मेरी मुलाकात होगी, मैं अपने चेले को इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। यह बोलकर राजवीर जल्दी ही लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ उस दरवाजे से बाहर निकल गया। वहां से सीधा जाकर पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी उसने अपने विला की ओर रवाना कर दी। उस वक्त सभी लोग उस कमरे के सामने से हट गए क्योंकि दादाजी ने उन सबको कह दिया था। डकेला रानी जाना ढका तुम छुआ बना कर देने सीधा ले पे खोदा दादाजी ने उन सबको धाराया और सख्त आवाज में बोले, चलो सभी अब इस वक्त मां कसम करते भाई तो पार कर देना हम ऐसा सुना ऐसा नहीं के ऐसे भी में से खड़ा हो गया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, ये क्या किया आपने? आस्था को बात कर लिया है, आपको उसे बुलाने से पहले उसे एक बार पूछना चाहिए था। दादाजी से अचानक अरमान ने अपने गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से से बोले, तुम उस घटिया इंसान के साथ क्या कर रहे थे? अरमान ने अपने गिरेबान को दादाजी के हाथ से बंद रहा तो ढील रहा जैसे आइले वह इंसान मेरा गुरु है, ढकेल आप दूंगा उसके बारे में टाइट कुछ जाला नहीं है कहिए। डाला दादाजी, मैं उसके बारे में किसी भी है बात नहीं कर सकता। यह बोलकर बिना एक्सप्रेशन के अरमान वहां से बाहर निकल गया था और दादाजी सदमे में बेड के कोने पर धीरे से बैठते चले गए थे। वहीं दूसरी ओर यहाँ राजवीर जिंदल जैसे ही पार्किंग एरिया से अपनी गाड़ी लेकर निकला। ठीक उसी वक्त आस्था की गाड़ी सुमित के होटल में आ गई थी और जैसे ही आस्था गाड़ी से बाहर निकली और अचानक से उसकी नजर राजवीर जिंदल पर पड़ी, आस्था की आंखें एकदम से चौड़ी हो गई थी क्योंकि उसके सामने उसके माँ बाप का खूनी खड़ा हुआ था। अच्छा पल पल पहले लोग आ गए और बर्बाद कर दिया है। उसे अपने सामने देखकर आस्था का बीपी एकदम से ही बढ़ चुका था और अचानक से वो जोरों से चीख उठी। लेकिन उस वक्त राजवीर जिंदल आस्था को देख नहीं पाया था क्योंकि उस पर अपनी पत्नी के पास जाने का भूत सवार था, इसीलिए जल्दी ही वह अपने घर की ओर रवाना हो चुका था। वही अरमान जो कि वहां से सीधा बाहर निकलकर आया था और उसने जैसे ही आस्था को इस तरह से चीखते हुए देखा, अरमान हैरान हो गया और वह तुरंत भागकर आस्था के पास गया। इससे पहले कि आस्था बेहोश होती, अरमान ने उसे गोद में उठा लिया था और वापस से उसे गाड़ी में बिठाकर तुरंत आस्था को घर लेकर चलने का ऑर्डर दिया क्योंकि इस वक्त आस्था की आंखें बंद थीं और रश्मि आज हॉस्पिटल नहीं गई थी, वह रौनक के साथ दुखी हुई थी। इसलिए अरमान ने जल्दी रश्मि को फोन कर दिया कि आस्था इस तरह से बेहोश हो गई है। तब रश्मि ने उसे फिक्र भरी आवाज में बोल दिया कि वो सीधा से घर ले आए, वो मिनी हॉस्पिटल में ही उसे चेक कर लेंगे। आई पिछवा देख ले बात जाने लगा। वही दादाजी अब बाकी सबके साथ इस वक्त भी ये गाना बड़ा भाई होगा नहीं होना आगे पहले वाली दादाजी कोई की ओर ही देख रहे थे। तब आहान जैसे उठा, दादाजी के पास में उनका हाथ पकड़ कर होता बैठा ना और दर्द भरी आवाज में बोला, क्या बात है दादाजी, क्या हुआ है? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? दादाजी ऐसा कुछ है जो हमें नहीं पता। ये रोड भाई आकाश और अभियान सुमित के और ध्रुव ने भी यही सवाल दादाजी से किया था। अच्छा परवा कर लिया आवाज है आंखों में बोला, मैं जानता हूँ दादाजी की मैं आपका सगा पोता नहीं हूँ, लेकिन आप मेरा यकीन करें, मैं आपको अरमान भाई बहुत प्यार करता हूँ और आप दोनों को दिल से अपना मानता हूँ। मेरे दादाजी बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं और जाने से पहले मेरी जिम्मेदारी वो आपको सौंप कर गए थे और तब से आपने मुझे बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है और बड़े भाई के रूप में मुझे अरमान भाई जैसे भाई मिले हैं। आप यकीन
यकीन माने दादाजी, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, लेकिन दादाजी आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ? क्या बात है दादाजी, प्लीज बताइए। अब सभी दोस्त एक एक करके दादाजी से बात करने लगे थे, लेकिन दादाजी उन्हें कुछ नहीं बताना चाहते थे। तभी सुमित, आकाश तुरंत दादाजी के सामने जाकर बैठ गए और दादाजी को हौसला देते हुए बोले, दादाजी जब तक आप हमें सारा सच नहीं बता देते तब तक हम आपको यहाँ से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। अब जब वह दोनों इस तरह से वहाँ बैठ गए, दादाजी कुछ पल की ओर देखने लगे और बेचैनी से बोले, बेटा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह आदमी यहाँ इस तरह से अरमान को मिल जाएगा। इस आदमी को अरमान से मैंने क्या कुछ नहीं किया था। अब तो सबकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है और वो जल्दी से पूछते हैं, दादाजी प्लीज कुछ तो ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, बताइए ना, आप बातें घोल घोल क्यों घुमा रहे हैं। तब दादाजी ने बारी बारी से सबको देखा और उदास होकर बोले। अब तो सबकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी और वे जल्दी जल्दी पूछने लगे, दादाजी प्लीज कुछ तो ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, बताइए ना, आप बातें घोल घोल क्यों घुमा रहे हैं। तब दादाजी ने बारी बारी से सबको देखा और उदास होकर बोले, फ्लैशबैक, वसुंधरा के धोखे और यातना के बाद वसुंधरा जो अरमान की जान लेना चाहती थी, अरमान काफी दिनों तक सदमे में रहा। उसकी मानसिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी, वह काफी अजीब व्यवहार करने लगा था। तब उसका इलाज जिस डॉक्टर ने किया था वो यही डॉक्टर था, राजवीर जिंदल नाम के एक नंबर का पागल और संकी डॉक्टर। धीरे धीरे अरमान इससे काफी अटैच होने लगा था और उसे घुलने मिलने लगा। इतना ही नहीं, जो कुछ भी यह डॉक्टर करता था अरमान भी उसे कॉपी करने लगा था। एक बार इस डॉक्टर की पत्नी को इस अस्पताल में काम करने वाले एक सीनियर डॉक्टर ने छेड़ दिया था। उस वक्त अरमान वही अस्पताल में मौजूद था। फिर उसी रात राजवीर जिंदल ने अपने सीनियर डॉक्टर की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, यह हत्या उसने किसी और के सामने नहीं बल्कि अरमान के सामने की थी। बड़े ही खौफनाक तरीके से उसने अपने सीनियर डॉक्टर के लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसकी आंखें तक बाहर निकाल दी थी और जिस हाथ से उसने उसकी बीवी को छुआ था उस हाथ के सबसे पहले उसने जिंदा रहते नाखून उखाड़े, उसके बाद एक एक उंगली उखाड़ी। वह चिल्ला न सके इसके लिए उसने उसके मुंह में खूब सारा कपड़ा ठूस दिया था और फिर बड़ी ही बेरहमी से अरमान की आंखों के सामने उस डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर की जान ले ली थी। उसके मुंह में खूब सारा कपड़ा ठूस दिया था और फिर बड़ी ही बेरहमी से अरमान की आंखों के सामने उस डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर की जान ले ली थी। उस वक्त वह पूरा खून में सन चुका था और फिर अरमान के पास जाकर सर आवाज में बोला, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी बीवी को करना चाहिए और अगर कोई तुम्हारी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो उन आंखों को नोच लो, उसको इससे भी ज्यादा बुरी और भयानक मौत दो। ये बात उसने एक छोटे से नन्हे मुन्ने नाजुक दिल के बच्चे अरमान को सिखाई थी, क्योंकि अरमान उसे अपनी माँ के धोखे के बारे में बता चुका था और उसकी माँ उसे किस तरह से यातना देती थी। यह सारी बातें भी अरमान ने राजवीर से शेयर की थी। इसीलिए राजवीर ने औरत को किस तरह से वश में रखना है, किस तरह से उन्हें अपने काबू में रखना है और अगर कोई तुम्हारी औरत की ओर आंख उठाकर भी देखे तो उसका क्या हाल करना है, ये सारी बातें नन्हे अरमान के दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बिठा दी। वही अरमान पूरी तरह से अब राजवीर जैसा पत्थर दिल बनने लगा और मैं सारा दिन अरमान और अपना गुजारा करने के लिए मेहनत से काम किया करता था और रात में उसके पास जाया करता था। उस वक्त वह मुझसे सिर्फ राजवीर की ही बातें किया करता था। पहले तो मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उस मर्डर के बारे में सारी बातें अरमान ने मुझे बताई तो मैं पूरी तरह से हिल गया और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं राजवीर जिंदल को कुछ कह सकूं या उसके खिलाफ शिकायत कर सकूं, क्योंकि उस वक्त मैं खुद मजबूर बेसहारा था। मेरे पास किसी का कोई सहारा नहीं था और मेरा अरमान को उस अस्पताल में रखने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन हद तक हो गई जब उसे अस्पताल में एक और मानसिक रूप से बीमार बच्चा एडमिट हुआ। वह बच्चा 14-15 साल का था और अरमान उस वक्त केवल 7-8 साल का था और फिर अचानक उस छोटे से बच्चे का इलाज वह राजवीर जिंदल कर रहा था, जो मानसिक रूप से बीमार बच्चा था। उसके साथ एक छोटी बहन भी वहाँ आई थी। तब जब राजवीर जिंदल उस मानसिक बीमार बच्चे को एक इंजेक्शन दे रहा था तब उस बच्चे ने राजवीर के हाथों पर काट लिया। यह बात अरमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वह डॉक्टर से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया था। और फिर जब वह बच्चा अपने वार्ड में था, अरमान ने ठीक उसी तरह से जिस तरह से राजवीर जिंदल ने सीनियर डॉक्टर की जान ली थी, ठीक उसी तरह से उस छोटे मासूम बच्चे की जान ले ली थी। वह भी बड़ी ही बेरहमी से उसकी जान ले ली थी। उस वक्त जब मैंने यह सारा नजारा देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। मैं उसी रात अरमान को अस्पताल से लेकर भाग गया था और अरमान को उस दिन मैंने बहुत मारा था और उसे डराया, धमकाया कि वह आगे से कभी भी उस डॉक्टर से नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद से वह डॉक्टर अरमान की जिंदगी में नहीं आया। लेकिन आज जब तुमने मुझे उसके बारे में बताया और मैंने सुना कि उस डॉक्टर ने किस तरह से मर्डर किया और अरमान उसके साथ है, तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह वही बेरहम डॉक्टर है। अब जैसे ही दादाजी ने यह सारा सच बताया, सबके चेहरे ऐसे हो गए जैसे सबको किसी ने बहुत बुरी तरह से मारपीट की हो। तब आहान मायूस होकर पूछता है, लेकिन दादाजी मैंने तो जब से होश संभाला है आपको काफी ताकतवर समझा है, इतनी सारी शक्ति आपके पास थी, फिर आपने उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। तब दादाजी आहान का हाथ पकड़कर बोले, बेटा उस वक्त मैंने राजवीर के खिलाफ एक गुमनाम शिकायत कर दी थी। इसके बाद सुनने में आया कि राजवीर यह शहर छोड़कर कहीं चला गया है और उसे कुछ सजा भी हुई है। फिर उसके बाद जब एक दिन मुझे मेरा बचपन का दोस्त यानी तेरे दादाजी मिले, उस वक्त तेरे दादाजी एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। तुम्हारे माता पिता बहुत पहले ही दुर्घटना का शिकार हो गए थे। तब हमें अपनी पहचान छिपाने का और नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का एक रास्ता नजर आया। मैंने तेरे दादाजी की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और अपने जिंदा रहते तेरे दादाजी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। तुम जानते हो ना, वह पुराना सिंघानिया मेंशन जो हमारे मेंशन के ठीक 2 किलोमीटर दूरी पर है, जो काफी सालों से बंद पड़ा है, वह सिंघानिया मेंशन तुम्हारा है। तुम्हारे दादाजी ने उसे तुम्हारे नाम पर कर दिया था। इतना ही नहीं, जो तुम्हारे दादाजी की कंपनी थी उसके जो शेयर थे, सिंघानिया कंपनी में जो भी तुम्हारे शेयर है, वह सब मैंने तुम्हारे नाम कर दिए थे। उसके बाद अरमान ने कंपनी का काम अपने हाथ में संभाल लिया और सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। अरमान ने बहुत जल्दी इतनी ज्यादा तरक्की कर ली जिसे हरा पाना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। अब सारा सच सबके सामने था और अब सबको अरमान का व्यवहार समझ में आने लगा था कि अरमान सबसे ज्यादा हटकर अजीब तरह से जान कैसे लेता है, क्यों वह लोगों को बड़ी ही अजीब मौत देता करता था, क्योंकि छोटे से अरमान को बड़ी ही कम उम्र में राजवीर जिंदल ने जान किस तरह से खौफनाक तरीके से लेनी चाहिए सिखा दिया था। और साथ ही साथ आस्था के लिए अरमान इतना ज्यादा ओवर पॉजिटिव क्यों था, यह बात अब उन सबको समझ में आ गई थी। तभी ध्रुव जो काफी देर से खामोश था कुछ देर सोचते हुए बोला, लेकिन दादाजी इस तरह से तो अरमान भाई सभी के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन सकते हैं। अगर अरमान भाई इसी तरह से व्यवहार करते रहे तो यह उनके लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होगा। हमें उन्हें रियलिटी का सामना करवाना पड़ेगा, हमें उनका इलाज करवाना चाहिए। तब दादाजी बोले, मुझे तो लगा था कि यह डॉक्टर जब उसकी जिंदगी से चला जाएगा तो उसकी जिंदगी अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन आज जिस तरह से वह उस डॉक्टर से मिला है तो मुझे अब डर सताने लगा है कि कहीं अरमान के अंदर का सोया हुआ शैतान ना जाग जाए। सभी लोग अभी इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी आकाश का फोन बजने लगा। फोन रश्मि का था।
रश्मि का फोन आने पर आकाश ने कान पर फोन लगा लिया। तब रश्मि ने आकाश को बता दिया कि अरमान का फोन आया है, आस्था बेहोश हो गई है, वह उसे लेकर घर आ रहा है। अब जैसे ही उन सब ने सुना, सब हैरान हो गए और उसने बाकी सबको भी यह जानकारी दे दी। दादाजी अब आस्था को लेकर परेशान हो गए और फिक्र जताते हुए बोले, हमें अब इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है, फटाफट से सब सिंघानिया मेंशन की ओर चलो। ऐसा बोलकर दादाजी सबको लेकर सिंघानिया मेंशन रवाना हो चुके थे। वहीं अरमान आस्था को बड़ी ही बुरी तरह से देख रहा था कि आस्था इस तरह से बेहोश कैसे हो सकती है। वह कभी आस्था के गालों को छू रहा था तो कभी उसके हाथों को मसल रहा था और दीवानगी से बोल रहा था, आस्था उठो प्लीज, वेक अप, अपनी आंखें खोलो आस्था, आंखें खोलो, क्या हुआ है, तुम बेहोश कैसे हो गई हो। अरमान बार बार पूरी गाड़ी में आस्था से ये सवाल कर रहा था, लेकिन आस्था बेहोश थी। वह अरमान का एक भी सवाल नहीं सुन पाई। जल्दी ही अरमान ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कह दिया था और गाड़ी जल्दी ही सिंघानिया मेंशन के बाहर खड़ी थी। रश्मि ने नानी माँ को बता दिया था कि अरमान का फोन आया था और आस्था की तबीयत खराब हो गई है, वह उसे लेकर घर ही आ रहा है। तो नानी माँ चिंता में डूब गई थी और बस अपनी आस्था के ठीक होने की प्रार्थना करने लगी कि बस उसकी आस्था को कुछ ना हो, न ही उसके बच्चे को कुछ हो। जल्द ही अरमान आस्था को गोद में लेकर मिनी हॉस्पिटल में ले आया था। नानी तुरंत आस्था के पास जा पहुंची और उसे उठाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन आस्था उस वक्त बेहोश थी। उसे कुछ समय किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। तभी डॉक्टर रश्मि ने आस्था को चेक करना शुरू कर दिया था। अरमान वहीं खड़ा हो गया और 1 मिनट के लिए भी वहां से नहीं हटा। हालांकि डॉक्टर रश्मि ने बोला भी था कि आप सभी बाहर चले जाइए, मुझे आस्था को अच्छे से चेक करने दीजिए, लेकिन राधिका और नानी माँ तो बाहर निकल गए थे। रश्मि ने राधिका और नानी माँ को बाहर जाने के लिए बोल दिया था, वह दोनों बाहर चले गए थे, लेकिन अरमान वहीं का वहीं खड़ा रहा। वहीं एक पल के लिए रश्मि की नजर अरमान के चेहरे पर जाकर ठहर गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ तो ऐसा था जो बड़ा ही अजीब था। वेल, जल्दी डॉक्टर रश्मि ने आस्था को चेक करना शुरू कर दिया था, लेकिन आस्था बिल्कुल ठीक थी, उसका बच्चा भी ठीक था, लेकिन आस्था को कोई ऐसा झटका लगा था, कोई ऐसा सदमा लगा था जिसकी वजह से वह इस तरह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर रश्मि ने आस्था को चेक करना शुरू कर दिया था, लेकिन आस्था बिल्कुल ठीक थी, उसका बच्चा भी ठीक था, लेकिन आस्था को कोई ऐसा सदमा लगा था जिसकी वजह से वह इस तरह फेंट हो गई थी। क्योंकि रश्मि इतना तो समझ चुकी थी, क्योंकि आस्था जब उसे पहली बार अस्पताल में मिली थी तब उसे कुछ इसी तरह का पैनिक अटैक आया था, तो उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आस्था को जरूर किसी बात का सदमा लगा होगा। तब रश्मि ने आस्था को एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया और अरमान की ओर सवालिया नजरों से देखकर बोली, अच्छा अरमान, क्या तुम्हारी आस्था से किसी बात को लेकर कोई बहस हुई थी या कोई और बात हुई थी। जैसे ही रश्मि ने सवाल किया, अरमान से घूर कर देखते हुए बोला, ये तुम कैसी बात कर रही हो, हाँ और भला मेरी उससे बहस क्यों होगी, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, क्या बात है, मेरा बच्चा ठीक है ना, आस्था तो ठीक है ना। ऐसा बोलकर अरमान अब रश्मि के चेहरे की तरफ देखने लगा था, लेकिन इससे पहले कि रश्मि को जवाब दे पाती, तुरंत दादाजी, आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान सभी के सभी वहां आ गए थे। उन्हें देखकर दादाजी फिक्रमंद होकर रश्मि से बोले, रश्मि बेटी, आस्था बेटी को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। तब रश्मि हल्का सा मुस्कुराकर बोली, दादाजी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आस्था भी ठीक है और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ देख लिया हो, वह किसी शॉक में है। तभी अरमान ने अपनी आंखें बंद की थी और तब उसे ध्यान आया कि होटल में 2 लोगों की लाशों को उसने अपने बॉडीगार्ड से ठिकाने लगाने के लिए कहा था। कहीं आस्था ने उन लाशों को तो नहीं देख लिया। कहीं ना कहीं जैसे ही अरमान के दिमाग में ये आया, उसने अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था और बिना किसी से कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। अब अरमान को जाता हुआ देखकर सभी हैरान हो गए और दादाजी कंफ्यूजन से बोले, अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तब रश्मि समझी से उन सबकी ओर देखकर बोली, क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। तब दादाजी ने गर्दन हिलाते हुए रश्मि से कहा, कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत होइए और आस्था बेटी को होश कब तक आएगा। तब रश्मि ने उन्हें बता दिया कि 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आस्था को होश आ जाएगा, तो वह लोग फिक्र न करें। तब दादाजी ने हल्के से मुस्कुराहट के साथ रश्मि को बोला, आप भी अब जाओ अपने कमरे में आराम करो। ऐसा बोलकर दादाजी ने रश्मि को भी आराम करने के लिए भेज दिया था और फिर बाकी सबकी ओर सीरियस एक्सप्रेशन से देखकर बोले, देखो उस दिन जब अरमान ने मर्डर किया था, मैं उसे उस अस्पताल से ले आया था, साथ ही साथ मैंने एक किसी और बेनाम नंबर से पुलिस में ये बता दिया था कि एक उस अस्पताल के डॉक्टर राजवीर ने एक आदमी की बेरहमी से जान ली है। तो जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई, तब तक राजवीर मतलब वह डॉक्टर वहां से अपनी बीवी को लेकर गायब हो गया था। उस दिन के बाद मुझे लगा कि शायद उसने वो शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उस दिन के बाद से उससे हमारा कोई सामना नहीं हुआ था, लेकिन अब इतने साल के बाद वह इस शहर में वापस आया है और उसने आते ही अरमान को भी पहचान लिया और ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे किसी अनजाने खतरे का आभास हो रहा है। जैसे ही दादाजी ने ये बोला, सब दादाजी की ओर देखने लगे थे, लेकिन तभी नानी माँ तुरंत वहां आई और अटकते हुए बोली, भाई साहब क्या हुआ मेरी बेटी को। आस्था ने जब वो सुमित के होटल में जा रही थी, तब उसने घर पर नानी माँ को भी फोन करके बता दिया था कि वह कोलार से आ गई है और दादाजी का फोन आया है, दादाजी उसे बुला रहे हैं। अब जैसे ही नानी माँ ने ये सवाल किया, दादाजी हैरानी से बोले, लेकिन बहन जी आपको कैसे पता चला कि बेटियां हमारे पास होटल में आ रही थी। तब नानी माँ हल्का सा दिखने वाले मुस्कुराहट के साथ बोली, वह उसने फोन करके बता दिया था कि वह वहाँ जा रही है। तब दादाजी थोड़े से हैरान भी थे और साथ ही साथ आस्था के साथ दिल को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी थे कि आस्था का एकदम साफ दिल था, दूसरों के दर्द में उसे भी दर्द होता था और वह एक ऐसे इंसान के पल्ले बंधे हुए थी जो इंसान उसे चाहता तो बहुत था, लेकिन उसका हद से ज्यादा चाहना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। तब अचानक दादाजी को एक आइडिया नजर आने लगा और वह नानी माँ की ओर देखकर बोलते हैं, अच्छा बहन जी आप गाँव चलने की बात कह रही थी, हमने आपसे बोला भी था कि अगले हफ्ते हम गाँव जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आस्था बेटी को प्रेगनेंसी की हालत में शहर की आबोहवा कुछ खास ठीक नहीं लग रही है, तो अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम कल ही गाँव के लिए निकल सकते हैं। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, सभी चौंक गए थे। वही नानी माँ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और बिना देरी किए बोली, अरे भाई साहब नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल हम यही तो चाहते हैं कि आप सबके सब गाँव चले जाए, ठीक है तो हम अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। ये बोलकर नानी माँ अपने कमरे में चली गई। तब सुमित हैरानी से दादाजी की ओर देखकर बोला, लेकिन दादाजी ऐसी हालत में क्या अचानक से गाँव जाना ठीक रहेगा। अभी सुमित ने इतना ही बोला था, तभी दादाजी बोल उठे, देखो जब तक मैं इस बात की तसल्ली नहीं कर लेता कि वह डॉक्टर यहाँ से चला गया या नहीं गया है, तब तक मैं अरमान को यहाँ रखने का खतरा किसी भी कीमत पर मोल नहीं ले सकता हूँ। तुम नहीं जानते हो बचपन में अरमान ने उसे खून करते हुए देखा था, तब से वह उसी की तरह खून करने लगा है, उसी के जैसा हो गया है और अगर अरमान उसे एक बार फिर मिला तो यह किसी के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, ना हमारे लिए ना ही किसी और के लिए। जैसे ही दादाजी ने कहा, सब एकदम बिल्कुल शांत हो गए थे। कहीं ना कहीं दादाजी की बातों में उन्हें दम नजर आ रहा था कि कुछ दिन के लिए अरमान को अगर इस आबोहवा से दूर लेकर जाया जाए तो हो सकता है कि वह एकदम
नॉर्मल बर्ताव करे और नॉर्मल बर्ताव करना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आस्था अब मां बनने वाली है। अगर अरमान इस सिचुएशन में आस्था से प्यार करेगा या उसे ओवर प्यार करेगा वह किसी भी लिहाज से ठीक नहीं रहेगा, ना ही अरमान के लिए ना ही किसी और के लिए। बेल तब सभी वहां से चले गए थे। अभी इस वक्त आस्था अकेली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद रौनक आस्था के पास आकर बैठ गई थी क्योंकि रश्मि ने रौनक को जाकर बता दिया कि आस्था की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, तो रौनक खुद को रोक नहीं पाती और आस्था के पास आकर बैठ गई थी। और कितने ही देर तक बिना किसी इमोशन के वह आस्था को देखते रही, उसका हाथ थामे बैठी रहती है। वेल नाइमा उस पल के लिए उन सबको दिखाने के लिए कमरे में दौड़ गई थी, लेकिन उस आस्था का इस तरह से बेहोश होना उन्हें बेचैन कर गया था। साथ ही साथ वह रश्मि की बातें सुन चुकी थी। रश्मि जब अरमान को बता रही थी कि आस्था किसी शौक की वजह से बेहोश हुई है, तो नानी सोचने लगी कि आखिरकार ऐसा क्या देख लिया आस्था बेटी ने जो वह इस तरह से बेहोश हो गई। तो इसीलिए अब नानी ने देखा कि अब मिनी हॉस्पिटल के आसपास कोई नहीं है, तो चुपके से एक बार फिर नानी वहां जाने लगी थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सबको यह पता चले कि नानी माँ बार बार आस्था के पास यूं क्यों जा रही है, जबकि दादाजी ने तो उन्हें पैकिंग करने के लिए कहा है। जैसे ही नानी माँ वहां गई और उसने रौनक को आस्था के साथ देखा तो नानी माँ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और वहां जाकर उन्होंने रौनक के सिर पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए बोली, रौनक बेटियां हम कल गाँव जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी अपनी पैकिंग कर लें क्योंकि हम आपको अपना गाँव घुमाना चाहते हैं। अब जैसे ही नानी माँ ने बड़े ही प्यार से रौनक से ये कहा तो रौनक ने बिना किसी इमोशन के नानी माँ की ओर देखा और फिर सीधा अपने कमरे में चली गई थी। तब नानी माँ ध्यान से आस्था को देखने लगी। आस्था को बेहोश हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अभी तक उन्हें होश नहीं आया था और नानी माँ सोच रही थी कि रश्मि ने बोला है कि 1 घंटे के अराउंड आस्था को होश आ जाएगा, तो तब तक नानी माँ ने उसी के पास रहने का फैसला कर लिया था। वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त उन गार्ड्स के साथ मौजूद था जिन गार्ड्स को उसने उन 2 वेटर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा था, जिनकी जान राजवीर जिंदल ले ली थी। तब अरमान ने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया था, क्या तुमने उन लाशों को निकालते हुए आस्था ने देखा था? अब वो गार्ड्स कंफ्यूजन का शिकार हो गए थे, उन्हें कुछ याद ही नहीं था कि उन्हें आस्था ने देखा या नहीं देखा है। वह तो सिर्फ अरमान का दिया हुआ काम कर रहे थे, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो अरमान को क्या जवाब दे। तभी दूसरा गार्ड हिचकिचाते हुए बोला, बॉस हमें इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, जैसे ही आपने हमें लाश दिखाने के लिए कहा लाश को हमने अच्छी तरह से बोले भर लिया था और सीधा हमें शहर के बाहर फेंक आए थे। इस बीच मैडम ने हमें देखा है या नहीं देखा, हम इसके बारे में श्योर नहीं है। अब जैसे उस गार्ड ने ये कहा अरमान को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई और बारी बारी से उसने अपने दोनों गार्ड्स को पूरी तरह से घायल कर दिया था और अरमान का चेहरा इस वक्त खून से रंगा हुआ बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर राजवीर जिंदल तुरंत ही अपने विला में जा पहुंचा था। वहां जाकर उसने अच्छी तरह से पहले नहाया धोया, फिर अपनी बीवी की लाश को निकालकर वह उससे माफी मांगने लगा था और गिल्टी टोन में बोला कि कल रात में घर नहीं आ पाया, तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 मेरी सोना, मेरे बाबू, मेरे डार्लिंग। ऐसा बोलकर वह लाश के गालों को चूमने लगा था। तब वह लाश की तरफ से अपने आप ही अपनी आवाज में खुद को जवाब देने लगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम कल रात कहाँ थे, किसी लड़की के साथ मुंह काला कर रहे थे? अब जैसे ही राजवीर ने खुद ही अपनी पत्नी की तरह आवाज में खुद से सवाल किया और फिर राजवीर जिंदल बनकर जवाब देने लगा, नहीं नहीं मेरी जान तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं किसी के साथ नहीं था, बस एक जगह फंस गया था, कुछ लोग बेवकूफ लोगों ने मुझे बंद कर दिया था। अब तुम फिक्र मत करो, बहुत अच्छे से सजा लेकर आया हूँ उन्हें, जो कोई भी तुम्हारे और मेरे बीच में आने की कोशिश करेगा मैं उसका नाम और निशान मिटा डालूंगा, तुम तो जानती हो अपने प्यारे पति को। तब एक बार फिर राजवीर औरत की आवाज में इकराते हुए बोला, बस बस रहने दो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप बहाने बना रहे हैं। तब राजवीर जिंदल अपनी आवाज में अपनी पत्नी के होठों को चूम कर बोला, मेरी जान बस बस, और कितना डांटोगे अपने पति को, चलो मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मेरे लिए खाना लगा दो। ये बोलता हुआ राजवीर अब जल्दी ही उस लाश को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया था। लाश को जैसे जैसे कुर्सी पर एडजस्ट कर राजवीर अब खुद बाखुद लाश की ओर देखकर उसे इसी तरह से बातचीत करते हुए खाना खाने लगा था। राजवीर स्वयं लाश की ओर देखकर उसे इसी तरह से बातचीत करते हुए खाना खा रहा था। वहीं दूसरी ओर उन चारों को दादाजी ने एक काम किया था कि वे जाकर अरमान के आसपास रहे, जितना हो सके उतना समय अरमान के साथ बिताए, उसका हर एक चीज से मन हटाए। इसलिए वे लोग सीधा तहखाने में चले गए थे क्योंकि उन्हें एक गार्ड ने बता दिया था कि अरमान इस वक्त तहखाने में है। और जैसे ही वे वहां गए और तहखाने में 2 गार्ड्स को जख्मी देखा तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह से इतनी बड़ी बेदर्दी और गंदे तरीके से अरमान उन सिक्योरिटी गार्ड्स को जख्मी कर देगा। फटाफट से उन्होंने उन दोनों जख्मी गार्ड्स को अस्पताल भेजने का ऑर्डर दिया। तब ध्रुव आहान थोड़े से घबरा गए थे क्योंकि अरमान का चेहरा बड़ा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। ऊपर से दादाजी की बताई हुई कहानी अभी उनके दिमाग में घूम रही थी। तभी आकाश ने अरमान की ओर देखकर कहा, अरमान ये क्या तुमने गार्ड्स को इतनी बेरहमी से जख्मी किया है, ऐसा क्या किया है इन दोनों ने? तभी अरमान जिस चाकू से उसने उन गार्ड्स को जख्मी किया था उस चाकू को अपने दांतों में दबाते हुए अपने शर्ट के बाजू को फोल्ड करने लगा और फिर वापस से उस चाकू को निकालकर टेबल पर रखते हुए उन लोगों की ओर देखकर बोला, इन्होंने आस्था को डरा दिया जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई, इसीलिए इनकी सजा तो इन्हें मिलनी ही थी ना। चाकू पकड़ने की वजह से अरमान के दांतों में भी खून लग गया था। अब ध्रुव आहान सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे थे क्योंकि उस वक्त अरमान बेहद ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। तब सुमित ने अरमान को प्यार से बोला, ठीक है तुम जाओ जाकर शावर ले लो, इन्हें हम देख लेंगे। तब अरमान तिरछा मुस्कुराकर उनकी ओर देखा हुआ सीधा तहखाने से बने एक वॉशरूम में चला गया था। वहीं दूसरी ओर कुछ देर बाद आस्था को होश आने लगा और जैसे ही आस्था को होश आया एक बार फिर उसकी आंखों के सामने राजवीर जिंदल का चेहरा आ गया था और आस्था डर की मारे उठ बैठी थी और नानी माँ को अपने सामने देखकर उसे अपनी गले से लगाकर बोली, नानी माँ नानी माँ नानी माँ, हमने उसे देखा है, वो इस शहर में है, हमने उसे देखा है नानी माँ, हमने उसे देखा है। यह बोलकर आस्था नानी माँ को बताने की कोशिश करने लगी थी कि उसने डॉक्टर को देखा है, लेकिन नानी माँ के कानों तक आस्था की आवाज नहीं पहुंच रही थी। वह सिर्फ मन ही मन ये बात बोली जा रही थी क्योंकि उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तब नानी माँ ने आस्था के कंधों को झिझोड़ते हुए कहा, क्या बात है गौरी, आखिरकार क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? साफ साफ बताओ क्या बात है, और अचानक से तुम बेहोश कैसे हो गई थी, बताओ मुझे बेटा क्या बात है? और आखिरकार यह बोलकर नानी माँ आस्था की ओर देखने लगी थी। तब आस्था खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। तब तक नानी माँ ने आस्था को एक गिलास पानी दिया। आस्था एक ही झटके में पूरे का पूरा पानी का गिलास खाली कर दिया था और नानी माँ की ओर देखकर बोली, वो नानी माँ वो आज मैंने उस आदमी को देखा जिसने हमारी जिंदगी में अंधेरा भरा था। जैसे ही आस्था ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, नानी माँ की आंखें भी हैरानी से भर गई थी और वो आस्था की ओर देखकर बोली, ये क्या कह रही है गोरी तूने उसे कहाँ देख लिया? सच सच बता क्या हुआ था? क्या उसने तुझे देखा तो नहीं? पर तू उस वक्त बच्ची थी। नहीं नहीं वह तुझे नहीं पहचान पाएगा,
नानी माँ भी अचानक घबरा गई थी और आस्था की सुरक्षा को लेकर उन्हें चिंता होने लगी थी। तब आस्था ने नानी माँ को पूरी बात बताते हुए कहा कि जिस वक्त वह सुमित के होटल में पहुंची वह आदमी अपनी कार लेकर वहां से निकल गया था। तब नानी माँ हैरान हो गई और सोचने लगी कि जरूर सुमित उस आदमी को जानता होगा। तो इसका मतलब वो लोग मंजिल के करीब हैं। उन्हें चुपके से इस बात की जानकारी निकालनी होगी कि आखिरकार उस आदमी का सुमित से क्या लेना देना है और वह उस होटल में क्या कर रहा था। कहीं ना कहीं नानी माँ की यह कहते ही आस्था ने अब नानी माँ की ओर देखने लगी थी। इस वक्त नानी माँ ने आस्था को अच्छे से समझा दिया था कि अगर वह इसी तरह से घबराती रही और बार बार यही बात दोहराती रही तो सब लोगों को उस पर शक हो जाएगा और उसका राज सबके सामने खुल जाएगा और सबको यह पता चल जाएगा कि असल में आस्था डॉक्टर नहीं बनना चाहती। डॉक्टर बनने के पीछे उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, उस आदमी को ढूंढना जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। तब नानी माँ आस्था को समझाने की कोशिश कर रही थी। तब आस्था ने एकदम से ही नानी माँ की ओर देखकर बिना किसी झिझक के बोली, नहीं नानी माँ, हम डर नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन अब हम उस आदमी से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमें तो खुश होना चाहिए कि वह आदमी हमें यही मिल गया। और अभी तक तो हम सोच रहे थे कि उस आदमी को ढूंढने के लिए न जाने हमें कहाँ जाना पड़ेगा और सुमित भैया के होटल में अगर वह आदमी आया था तो वहाँ से उसकी टिकट निकलवाना बहुत आसान हो जाएगा। आस्था बिना डरे बिना किसी झिझक के नानी माँ से ये बातें कह रही थी और नानी माँ का हाथ पकड़कर बोली, आप ठीक कह रही हैं नानी माँ, हमें घबराना नहीं चाहिए, अगर हमें इस तरह से डरते रहे तो सबको हम पर शक हो सकता है। तब नानी माँ ने आस्था को गले से लगा लिया था, उसका सर सहलाने लगी थी क्योंकि इस वक्त आस्था की हालत अजीब सी हो रही थी क्योंकि उसे वो आदमी मिला था जिसे उसने बचपन में अपने माता पिता का मर्डर करते हुए देखा था, जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया था। तो इस वक्त उसके दिल की हालत अजीब सी हो रही थी, अजीब सी उसके दिल में गुदगुदी सी मची हुई थी। लेकिन आस्था ने अब अपने दिल की हालत को अपनी जुबान पर आने नहीं दिया था और नहीं अपने चेहरे पर जाहिर होने दिया था। तभी थोड़ी देर बाद रश्मि वहां आ गई थी क्योंकि आस्था के होश में आने का समय हो गया था। रश्मि को इस बात का अंदाजा हो गया था तो वहां जाकर अब आस्था को अच्छे से चेक करने लगी थी और उसके गाल को हथेली में भरते हुए बोली, आस्था तुम इस तरह से घबरा क्यों गई थी, क्या हुआ था, क्या तुमने कुछ गलत देख लिया। यह बोलकर रश्मि आस्था से सवाल करने लगी लेकिन बदले में आस्था ने रश्मि को कुछ नहीं कहा। एक नजर उसने नानी माँ की ओर देखा और अगले बार रश्मि की ओर देखकर बोली, नहीं नहीं रश्मि दीदी, पता नहीं अचानक से हमें क्या हुआ कि हम बहुत ज्यादा घबरा गई और बेहोश हो गई, वरना हम तो होटल जा रहे थे। आस्था की बात सुनकर रश्मि को कुछ हैरानी हुई लेकिन आस्था की बात को समझ नहीं पाई। वही अरमान और बाकी सब के सब एक बार फिर मिनी हॉस्पिटल में जमा थे। अरमान सिंघानिया एकदम केयरिंग लविंग हस्बैंड बनकर आस्था के साथ मौजूद था। थोड़ी देर पहले अरमान का खौफनाक रूप देखने के बाद जो सभी लोग डर रहे थे वो अरमान का केयरिंग रूप देखकर सब दंग रह गए थे। अरमान प्यार से आस्था के पास बैठा हुआ था, उसका हाथ पकड़कर सहला रहा था और बार बार अपने हाथों से उसे कुछ सूप वगैरह पिला रहा था और प्यार से आस्था की केयर कर रहा था। सब के सब हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए अरमान के इस रूप को देख आस्था ने सब खो दिया क्योंकि अचानक से ही उसका सर भारी होने लगा और वह बेहोश हो गई थी। वहीं अब सब सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान सब अरमान की ओर देखने लगे थे क्योंकि अरमान ने तो सिर्फ इसी शक के चलते या जिन दो गार्ड्स को उसने लाश ठिकाने लगाने के लिए कहा था उन्होंने सही से ठिकाने नहीं लगाए। आस्था ने देख लिया और आस्था पैनिक करने लगी तो अरमान ने इसी शक के चलते उन गार्ड्स को जख्मी किया। तो इसका मतलब अरमान ने बेफिजूल में ही दो लोगों को इतना टॉर्चर किया। अब तो उनका खौफ और ज्यादा बढ़ चुका था और साथ ही साथ वो यह सोच रहे थे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी और यह जानने के बाद कि अरमान ने बेकार में ही उन दो गार्ड्स को जख्मी किया है, अरमान के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था। अब कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का डर लगने लगा था कि शायद उस सन की डॉक्टर से मिलने के बाद अरमान के हाव भाव एक बार फिर बदल रहे हैं, अरमान एक बार फिर उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं अब वह डॉक्टर का और अरमान के बीच का कनेक्शन कितना ज्यादा मजबूत था उन्हें अब समझ में आने लगा था। तभी दादाजी उस वक्त सबकी सिचुएशन समझते हुए बोले, अच्छा अच्छा बच्चों, आप लोगों को एक बात तो हम बताना ही भूल गए, आप सब के सब अपने अपने बैग्स पैक कर लीजिए, कल हम आस्था बिटिया के गांव चलेंगे। अब जैसे ही दादाजी ने यह कहा आस्था के चेहरे का रंग उड़ गया था। वही अरमान भी हैरान था और बाकी सबके चेहरों पर भी कंफ्यूजन थी। लेकिन अब दादाजी ने यह डिसीजन लिया था तो सभी दादाजी से कोई सवाल तो नहीं कर सकते थे। लेकिन अरमान तुरंत बोल पड़ा, लेकिन दादाजी, नानी माँ ने तो अगले महीने गांव जाने के लिए बोला था और हम सब रेडी भी थे, फिर अचानक से क्या हुआ। तब दादाजी हल्का सा सेड फेस बनाते हुए बोले, बेटा आप तो जानते ही होंगे रौनक की क्या हालत है, तो हम रौनक बिटिया का मन थोड़ा सा बहल जाए उसके लिए गांव जाना चाहते हैं। अब जैसे ही दादाजी ने यह बहाना बनाया सभी दादाजी की ओर देखने लगे थे और सब में फिर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वह दादाजी से कोई सवाल कर सके। वही आहान तुरंत बोल पड़ा, हाँ दादाजी बहुत मजा आएगा, मैं भी जाकर अपना बैग पैक कर लेता हूँ। लेकिन तभी आस्था की आवाज आती है, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम दोस्तों। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। अचानक आस्था बोली। नानी माँ घूर कर आस्था को देखने लगी थी। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही आस्था को समझाया था कि उसे अपने दिल के जज्बातों को इस तरह से सबके सामने नहीं लाना है, लेकिन अब आस्था के इस तरह के जवाब से नानी माँ तुरंत हैरान हो गई थी। फिर सभी लोग मुंह खोलकर आस्था की ओर देखने लगे थे। आस्था भला अपना गांव जाने के लिए मना कैसे कर सकती है, जबकि आस्था जब से गांव से शहर आई थी उसने अपने गांव के इतने सारे किस्से सबको सुनाए थे जिनकी कुछ हद नहीं थी। लेकिन आज अचानक से आस्था का इस तरह से गांव जाने से मना करना सभी को चौंका गया था, विशेष रूप से अरमान सिंघानिया को। अरमान आस्था के बेहद करीब था लेकिन आस्था के चेहरे के हाव भाव इस वक्त अरमान को कुछ भी समझ नहीं आ रहे थे कि आखिर आस्था क्या करना चाह रही है। और तभी रश्मि बोली, क्या हुआ है, तुम अपने गांव जाने के लिए मना क्यों कर रही हो, और हम सब तुम्हारे साथ गांव जाना चाहते हैं। और वैसे भी नानी माँ ने बताया था कि अगले महीने तुम्हारे माता पिता की बरसी है तो तब तक हम सब गांव में ही रुकेंगे। हम पूरे 8 से 10 दिनों के लिए गांव जा रहे हैं और यह महीना ऑलरेडी पूरा होने वाला है और अगले महीने तुम्हारे माता पिता का पिंडदान करने के बाद हम सब वापस आ जाएंगे। अब जैसे रश्मि ने यह बताया आस्था मन ही मन में सोचने लगी थी कि हाँ हम जानते हैं कि हमारे माता पिता की बरसी है, इसीलिए तो हम गांव नहीं जाना चाहते। अभी हमारे पास पूरे 15 दिन है और 15 दिनों के अंदर अंदर हमें उस आदमी की जान अपने हाथों से लेनी है और उसके बाद अपने माता पिता का पिंडदान करना है। जैसे ही आस्था ने मन ही मन में यह सोचा आस्था की आंखें अपने आप ही गुस्से से लाल होने लगी थी। तभी दादाजी आस्था की ओर देखकर बोले, क्या बात है बेटा, आप कुछ परेशान लग रही हैं, बताइए आप क्या सोच रही हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम बाद में भी जा सकते हैं क्योंकि हमारे लिए आपकी मर्जी सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ही दादाजी ने यह बोला आस्था बारी बारी से सबकी शक्ल की ओर देखने लगी। सब आस्था की ओर देख रहे थे और विशेष रूप से अरमान। अब क्योंकि रौनक के लिए सब गांव जाना चाहते थे तो इसीलिए आस्था को कुछ समझ नहीं आया और अचानक से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी को कोई जवाब नहीं दिया। तब रश्मि सिचुएशन को भांपते हुए बोली, मुझे लगता है कि अभी उसको आराम की जरूरत है,
उसके बाद मैं उसे आराम से बात करूंगी। अगर कोई बात होगी तो वह मुझे बता देगी। तब तक आप सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम कीजिए। ऐसा बोलकर रश्मि ने सबको वहां से जाने के लिए कह दिया था और एक एक करके सभी लोग वहां से चले गए थे सिवाय नानी माँ और अरमान के। तब अरमान ने नानी माँ की ओर देखकर कहा, नानी माँ, मुझे लगता है कि आपको भी जाकर आराम करना चाहिए। मैं हूँ आस्था के पास। तब नानी माँ बोली, अरे बिटवा, हम तो आराम कर ही लेंगे। हमने यह तेल बनाया है आस्था बिटिया के पैरों की मालिश के लिए, तो हम तब तक उसकी थोड़ी सी मालिश कर देते हैं। तब तक बेटा आप एक काम करो, आप अपने काम निपटा लो। अब जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, अरमान ने केवल एक नजर भरकर नानी माँ की ओर देखा और फिर वहां से उठकर चला गया था। अरमान के जाने के बाद आस्था ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली थी और नानी माँ की ओर देखकर बोली, क्या नानी माँ, सब लोग चले गए हैं? तब नानी माँ ने अपनी गर्दन हमें हिला दी थी। तब आस्था भड़कते हुए बोली, यह क्या कि आपने नानी माँ अपने गाँव जाने की बात क्यों बोली? हाँ, आप जानती है ना कि इस हालत में हम गाँव नहीं जा सकते हैं। हमें सबसे पहले उसे ढूंढना है और अब तो हमें एक उम्मीद की किरण नजर आई है। हमें उसका सुराग मिला है। अब तो हमें बस सुमित भैया के होटल से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उसके पते पर जाकर उसकी जान लेनी है। और 15 दिन है हमारे पास और हम अपने माता पिता की बरसी पर उस आदमी को मौत के घाट उतारना चाहते हैं और उसके बाद अपने माता पिता का पिंडदान करना चाहते हैं। आस्था उस वक्त बोलते हुए बढ़ते ही खतरनाक लग रही थी। तब नानी माँ ने आस्था के सर पर हाथ रखा और बोली, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन बेटा तुम अब अकेली नहीं हो। तुम्हें अब खुद से पहले अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा। अगर इस तरह से तुमसे डॉक्टर की जान लेने के लिए जाओगी तो वह डॉक्टर भी तुम्हारी जान न ले। वह कितना खतरनाक है यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। अभी मुझे लगता है कि तुम्हें अभी सबके साथ काम चलना चाहिए और ठंडे दिमाग से पूरी प्लानिंग के साथ उस डॉक्टर पर बात करना चाहिए। अभी अगर तुम इस तरह से जल्दबाजी में कर्मा कर पाओगी तो तुम्हारी जुबान जल जाएगी। जैसे ही नानी माँ ने अपनी भाषा में आस्था को समझाना शुरू किया, आस्था उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी और कहीं ना कहीं उसे भी यही समझ में आया था कि उसे पहले गांव से होकर आ जाना चाहिए और उसके बाद ठंडे दिमाग से प्लानिंग करने के बाद आराम से उस डॉक्टर की जान ले लेनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया एम्पायर में अविनाश पहुंच चुका था, लेकिन क्योंकि अरमान सिंघानिया उस वक्त डॉक्टर के साथ बिजी था तो वह उसे नहीं मिल पाया था। अविनाश को बहुत तेज गुस्सा आया था कि कई सालों से सिंघानिया एम्पायर के लोग उसकी कंपनी के साथ डील करना चाहते थे, लेकिन अब जब खुद चलकर अविनाश रघुवंशी वहां गया है तो उन लोगों ने उसे टाइम देकर वह उसे मिलने ही नहीं आए। अविनाश के गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था, इसीलिए अविनाश ने अब सीधा सिंघानिया मेंशन का रुख किया। अविनाश सीधा सिंघानिया मेंशन में आ धमका। अब जैसे ही अरमान सिंघानिया को यह पता चला कि अविनाश वहां आया है, तब अरमान को एहसास हुआ कि उसके साथ मीटिंग थी जिसके बारे में ऑलरेडी उसके सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म कर चुके थे। तब अविनाश उस वक्त सिंघानिया मेंशन के शानदार हाल में बैठा हुआ था। अब अरमान सिंघानिया भी उसके ठीक सामने बैठा हुआ था। अपने सामने अरमान को देखकर अविनाश अकड़ते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, मुझे नहीं पता था कि आप में कमिटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपको मुझसे आज मीटिंग करनी ही नहीं थी तो मुझे मीटिंग का टाइम ही क्यों दिया था? मुझे लगता है कि आपके लिए आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरे टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है मिस्टर सिंघानिया। इसीलिए मैं आज यहाँ आपको साफ साफ ये बताने के लिए आया हूँ कि आज के बाद रघुवंशी एम्पायर आपके साथ किसी तरह की कोई डील नहीं करेगा। अविनाश की बात सुनकर अरमान को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन क्योंकि गलती उसी की थी तो इसीलिए अरमान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल अपनी आंखें खोलकर अविनाश की ओर देखकर कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं मीटिंग के लिए नहीं आ पाया, लेकिन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है, अगर मेरे लिए कुछ है तो वह सिर्फ मेरी बीवी आस्था अरमान सिंघानिया। आज मेरी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं मीटिंग के लिए नहीं आ पाया। अब जैसे ही अरमान ने यह कहा, अविनाश का गुस्सा एकदम से ही छूमंतर हो गया था, क्योंकि आस्था के लिए न जाने क्यों उसके दिल में एक अलग तरह का सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका था और वह आस्था की परवाह जताते हुए बोला, ओह, क्या अब मिसेस सिंघानिया ठीक है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अब जैसे ही अविनाश ने यह बोला, अरमान ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी ओर देखा, मानो वह उससे पूछना चाह रहा हो कि मेरी बीवी से तुझे क्यों मिलना है। लेकिन इससे पहले कि अरमान कोई जवाब देता, तभी आस्था नानी माँ के साथ वहीं आ रही थी। अब आस्था को वहां देखकर अविनाश उठ खरीदा हुआ और उससे हालचाल लेने लगा था। वहीं नानी माँ अविनाश को अपने सामने देखकर चौंक गई थी, क्योंकि अविनाश को देखकर उन्हें ऐसा लगता था मानो उन्होंने अविनाश को पहले भी कहीं देखा हो। अविनाश की आंखें उन्हें आस्था की आंखों का एहसास कराती थी। उस वक्त जब नानी माँ ने पहली बार अविनाश को मंदिर में देखा था, तब भी उन्होंने आस्था की आंखों और अविनाश की आंखों को देखा था और इसीलिए वह उनके मन में एक अंदेशा जाहिर हुआ था, जिसकी वजह से वह अविनाश से छुप गई थी। लेकिन आज अविनाश को सामने देखकर नानी माँ पूरी तरह से हैरान हो गई और हकलाते हुए बोली, बेटा तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? ये पूछते हुए नानी माँ की जुबान लड़खड़ा रही थी। अब अविनाश हैरान हो गया कि अचानक से बूढ़ी औरत को क्या हुआ है। वो तो पहली बार इस औरत से मिला है, वो उसे देखकर इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? तभी अविनाश के कोई जवाब देने से पहले आस्था बोली, अरे नानी माँ, इनका नाम अविनाश रघुवंशी जी है, ये बहुत अच्छे हैं, ये वही है जिन्होंने हमें मंदिर से सीढ़ी पर से गिरने से बचाया था, ये वही है। और अविनाश भैया, ये हमारी नानी माँ है। आस्था ने जैसे ही बातों में अविनाश को भैया कहा, अचानक अविनाश की आंखों में नमी आ गई थी, जो नानी माँ ने देख ली थी। वही नानी माँ ने आस्था को एक नजर आस्था की ओर देखा, फिर अविनाश की ओर देखा। उनका शक यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा था। दोनों की आंखें काफी हद तक एक जैसी लग रही थी। रघुवंशी सरनेम सुनकर नानी माँ को एक अनजाना सा डर सता रहा था कि अगर अविनाश को यह पता चल गया कि आस्था ही उसकी बहन है तो वह तो आस्था को यहाँ से लेकर चल जाएगा और नानी माँ अकेली रह जाएंगी। और आस्था के अलावा नानी माँ का तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं। इसीलिए नानी माँ को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी सी महसूस होने लगी थी और वह आस्था के कंधे पर हाथ रखकर जल्दी से बोली, गोरी बेटी, मुझे लगता है कि तुम्हें बाकी सबसे बाद में मिलना चाहिए, अभी फिलहाल तुम चलो आराम करो। ऐसा बोलकर नानी माँ आस्था को वहां से लेकर जाने लगी। वहीं नानी माँ के मुंह से जैसे ही अविनाश ने गौरी सुना, अविनाश की आंखें हैरानी से फैल गई थी और वह तुरंत जाती हुई नानी माँ और आस्था के सामने जाकर खड़ा हो गया था। वहीं अरमान की भौहें तन गई थी कि आखिरकार इस अविनाश की इतनी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से उसकी बीवी के सामने जाकर खड़े होने की। वहीं अविनाश नानी माँ की ओर देखकर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, क्या कहकर बुलाया आपने इन्हें? अब जैसे ही नानी माँ ने यह सुना, नानी माँ हड़बड़ा गई और अनजान बनते हुए बोली, वो मैंने इसे आस्था कहकर बुलाया। क्या हुआ, तुमने क्या सुना? अब जैसे ही नानी माँ ने सरासर झूठ बोला। आस्था हैरान हो गई और फिर अविनाश की ओर देखकर बोली, अरे वो अविनाश भैया, एक्चुअली नानी माँ हमें बचपन से ही गोरी कहकर बुलाती है। अब जैसे ही आस्था ने नासमझी में ये बताया और अचानक अविनाश ने आस्था की ओर ध्यान से देखना शुरू किया और अविनाश ने नानी माँ की ओर देखा। नानी माँ घबरा सी रही थी, वो अविनाश को फेस नहीं करना चाहती थी। तभी नानी माँ ने आस्था के कंधों पर से पकड़ा था और बोली, बेटा चलो, तुम्हें आराम की सबसे जरूरत है, तुम मेहमानों से बाद में भी मिल सकती हो। जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, अविनाश घूर कर नानी माँ को देखने लगा था। कहीं ना कहीं नानी माँ के चेहरे पर उसे हैरानी के भाव साफ नजर आ रहे थे।
साथ ही साथ नानी माँ जिस तरह से हकला रही थी, अविनाश को यह बात हैरान कर गई। और जैसे ही नानी माँ जाने लगी, अचानक अविनाश एक बार फिर उनके सामने जाकर खड़ीदा हो गया था और नानी माँ के कंधों को पकड़कर बोला, बताइए आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? बताइए प्लीज प्लीज बताइए, क्या मैं जो कुछ सोच रहा हूँ क्या यह वही है? प्लीज बताइए ना। अब जब अविनाश थोड़ा सा तेज आवाज में नानी माँ से यह बोला, जितने भी लोग थे सबके सब पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। वहीं अब अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने तो सोचा था कि वह अविनाश की जान नहीं लेगा, लेकिन अविनाश ने जिस तरह से आस्था को देखा था और अब नानी माँ से बात कर रहा था, तब अरमान को ये कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था और मन मन में अरमान उसे खौफनाक मौत देने के बारे में सोचने लगा। अब बार बार जब अविनाश नानी माँ से एक ही सवाल कर रहा था, बोलिए ना प्लीज मुझे जवाब दीजिए, क्या यह वही है? बोलिए बोलिए ना प्लीज, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वह सही है? अब नानी माँ के भी सब्र का बांध टूट गया और नानी माँ ने तुरंत अविनाश के हाथों को झटकते हुए तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ यह वही है। अब जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, अविनाश ने तुरंत नानी माँ से नजर हटाकर आस्था की ओर देखा और फिर अविनाश ने आस्था की आंखों की तरफ देखा। अचानक ही अविनाश की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। वहीं एंजल काफी हद तक हैरान हो गई थी कि आखिरकार उसके खड़ी डीड्यूस बॉस को हुआ क्या है। वह इस तरह से मिसेस सिंघानिया को देखकर इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? लेकिन तब तक के एंजल कुछ समझ पाती या कोई कुछ समझ पाता। अविनाश ने बिना अरमान या किसी और की परवाह किए तुरंत आस्था को गले से लगा लिया और रोना शुरू कर दिया था। अरमान पूरी तरह से चौंक गया था। इतना ही नहीं, पूरे के पूरे घर वाले उस वक्त वहां आ चुके थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। अब अरमान सिंघानिया के सब्र का बांध टूट गया था। इस तरह से अपनी आंखों के सामने वह अपनी बीवी को किसी और के गले लगते हुए नहीं देख सकता था। आस्था को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है और यह मिस्टर अविनाश उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है और नानी माँ क्या छुपा रही है। लेकिन तभी तक अरमान अपनी बंदूक निकालकर अविनाश की तरफ बढ़ने लगा था। अरमान का सब्र का बांध टूट गया था। इस तरह से अपनी आंखों के सामने वो अपनी बीवी को किसी और के गले लगते हुए नहीं देख सकता था। आस्था को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है और यह मिस्टर अविनाश उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है और नानी माँ क्या छुपा रही है। लेकिन तभी अरमान अपनी बंदूक निकालकर अविनाश की तरफ बढ़ा। अब तो एंजल भी पूरी तरह से शॉक में थी और वही सभी उस वक्त वहां मौजूद थे। हालांकि एंजल गौरी से यानी आस्था से बेहद चिढ़ा करती थी, लेकिन उसने आज तक अपने चेहरे की शिकन, अपना चिड़चिड़ापन कभी भी अविनाश के सामने जाहिर नहीं किया था, क्योंकि वह जानती थी कि वह फोटो वाली लड़की अविनाश के लिए क्या मायने रखती है। लेकिन आज उस लड़की के मिल जाने पर अविनाश का इस तरह का बर्ताव देखकर एंजल भी पूरी तरह से चौंक गई थी। वहीं अरमान अब बंदूक लेकर उसकी तरफ गुस्से से बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह अविनाश के ऊपर बंदूक तानता या उसे कुछ करता या कहता, तब अविनाश ने इमोशनल होते हुए कहना शुरू कर दिया, मेरी गोरी, मेरी बहन। अब जैसे ही अविनाश ने बहन लफ्ज बोला, सबकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। सब एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। वहीं एंजेल को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एंजेल को ऐसा लगा मानो उसे कितनी ही सारी खुशियां एकदम से मिल गई हों। अविनाश के मुंह से आस्था के लिए यानी गौरी के लिए बहन लफ्ज सुनना एंजेल को बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगा था। वहीं आस्था ने अविनाश को खुद से दूर किया और चिल्लाते हुए बोली, देखिए आप कौन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? आस्था की बात सुनकर अविनाश ने उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोला, मैं हूँ अविनाश, रघुवंशी, तुम्हारा बड़ा भाई। अब तो आस्था की हालत काफी ज्यादा अजीब सी हो गई थी और ना वो हंस पा रही थी ना वो रो पा रही थी। एकदम से इतनी सारी खुशी आस्था संभाल नहीं पाती और उसकी आंखें बंद हो गई। अरमान ने जल्दी ही आस्था को गोद में उठाया और उसे ले जाकर सीधा बेडरूम में लिटा दिया और उसके बाद अविनाश के पास वापस आकर दनादन बोलता है, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? ऐसा कैसे कह सकते हो कि आस्था तुम्हारी बहन है? तब अविनाश ने देरी न करते हुए जल्दी ही आस्था का जन्म सर्टिफिकेट से लेकर सारी चीजें, उसकी बचपन की सारी फोटोज, सब कुछ अरमान को दिखाना शुरू कर दिया। और तब अविनाश बोला, आपको मुझसे ये पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि जिन्हें आस्था की जान बचाने के लिए और उसे पालने के लिए दिया था, जिन्हें उन्होंने आस्था को बचपन में सौंपा था, उनकी एक बूढ़ी माँ भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वही होंगी, क्योंकि बातों ही बातों में एक बार संगीता ने दादाजी से जिक्र किया था कि उनकी एक माँ है जो गांव में रहती है। उसी का जिक्र अधिराज जी ने भी अविनाश से कर दिया था और आज जब नानी माँ ने आस्था को गौरी कहकर बुलाया तब अविनाश को उन पर शक हो गया था। वह अब तक काफी हद तक हैरान थे। कहीं ना कहीं सबको खुशी भी हो रही थी कि चलो आस्था का बिछड़ा हुआ भाई उसे मिल गया। वहीं एंजेल का तो दिल चाह रहा था कि वो जोरों से उछले, नाचे कूदे और ना जाने वो क्या क्या करे, क्योंकि जिस अनजान लड़की से वो आज तक चिढ़ती हुई आई थी, असल में वो अविनाश की सगी बहन थी। ये उसे आज पता चला था। कहीं ना कहीं एंजेल सोच रही थी कि काश मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर ली होती तो शायद मुझे इतने सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। वहीं दूसरी ओर आस्था की थोड़ी देर बाद आंखें खुल गई थी। उस वक्त उसके साथ कमरे में कोई नहीं था। साथ ही साथ वो चुपके से अविनाश को फोटो वगैरह सब कुछ दिखाते हुए अरमान को और बाकी सबको देख चुकी थी। आस्था इस वक्त अपने कमरे में अकेली थी, लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा कशिश का शिकार थी, क्योंकि उसे आज ही तो उस इंसान के बारे में पता चला था जिस डॉक्टर राजवीर ने उसके परिवार की जान ली थी और आज ही उसे उसका भाई मिला है। आस्था सोचने लगी कि वह करे तो करे क्या उसे नानी माँ की बात मानकर अभी इस बात को पेंडिंग में रखना चाहिए और उसे खूनी के बारे में बाद में कुछ सोचना चाहिए। पहले जो उसे उसका भाई मिला है उसके साथ कुछ पल उसे खुशी से जीने चाहिए। साथ ही इन सब में वो रौनक को नहीं भूल सकती थी, क्योंकि रौनक के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। रौनक को इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए आस्था ने डिसीजन लिया कि वो अब रौनक को लेकर गाँव जाएगी और जब तक रौनक का मूड अच्छे से ठीक नहीं हो जाता और पहले वाली रौनक हंसी खेलती चहकती हुई रौनक उन्हें वापस नहीं मिल जाती, तब तक अब वो चैन से नहीं बैठेगी और गांव से वापस आने के बाद वह अपने दोषी को सजा भी देगी। वेद आस्था की आंखें भर आ रही थी। उसे पहली बार उसका कोई अपना मिला था जो कि उसका अपना सगा था, जिससे उसका खून का रिश्ता था। आस्था को हमेशा एक भाई की कमी महसूस होती थी और आज वो कमी पूरी हो गई। आस्था की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही आज उसे अनजाने ने अपना दुश्मन भी दिखाई दिया, तो इसीलिए आस्था खुश भी थी। साथ ही साथ एक तरफ वो नफरत की आग में तिलमिला भी रही थी। आस्था को अब जैसे ही होश आया वो थोड़ा सा सोचने के बाद उठकर बैठी और धीरे धीरे वो नीचे जाने लगी और अब आस्था इस बार अपने साथ में वो लॉकेट लेकर जाती है। अब जैसे ही अविनाश ने वो लॉकेट आस्था के हाथ में देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि एक बार आस्था कंफर्मेशन करना चाहती थी कि क्या वाकई अविनाश उसका भाई है या नहीं। अगर वो उसका भाई है तो वो इस लॉकेट को जरूर पहचाना होगा। इसीलिए आस्था उस लॉकेट को लेकर जब नीचे आई और अविनाश के सामने उसने वो लॉकेट दिखा दिया तो अविनाश की आंखें नम हो उठी थी और उसने उस लॉकेट को चूम लिया था और आस्था को गले से लगाकर बोला,
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बहन के साथ मुझे हमारा यह खानदानी लॉकेट मिल जाएगा। तुम जानती हो, इस लॉकेट के सहारे से ही मैं उन तक पहुंचा हूं। अब जैसे ही अविनाश ने यह कहा, अब तो शक कोई गुंजाइश नहीं थी और आस्था ने भी अब आगे बढ़कर अविनाश को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमें हमारा कोई अपना सगा रिश्ता मिल सकता है। वहीं अरमान पूरी तरह से कंफ्यूज था। सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, लेकिन फिलहाल सभी आस्था के लिए बहुत खुश थे। वे जल्दी ही हंसी खुशी माहौल में एक साथ खाना खाया गया, लेकिन इस बीच सबका मन, सबके दिल उदास थे, सिर्फ और सिर्फ रौनक की वजह से। रौनक सबके साथ शामिल नहीं हुई थी। वहीं आहान ने डिसाइड किया कि उसे जाकर एक बार रौनक से मिलना चाहिए। उसने एक नजर रश्मि की ओर देखा, क्योंकि रौनक से मिलने से पहले वो रश्मि की परमिशन लेना चाहता था। कहीं रश्मि को ये न लगे कि आहान रौनक को टॉर्चर कर रहा है या किसी तरह से उसे परेशान कर रहा है। तब रश्मि ने भी आहान की बात सुनकर उसे रौनक से मिलने की इजाजत दे दी थी। कहीं ना कहीं रश्मि भी चाहती थी कि आहान रौनक को इस बात का एहसास कराए। जो कुछ भी हुआ उसमें उन दोनों की ही कोई गलती नहीं थी। वेल, जल्द ही आहान खाने की थाली हाथ में लिए रौनक के कमरे में मौजूद था। अब रौनक, जो कि उस वक्त बेड पर लेटी हुई थी, उसने अपनी बाजू को अपनी आंखों पर रख रखा था। वेल, आहान ने रौनक को गौर से इस तरह से लेटा हुआ देखकर खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आवाज लगा दी, हेलो मिस, हवा हवाई, अब खाना खा लो। क्या इसी तरह से सोती रहोगी? क्या खाना नहीं खाओगी? क्या अब आहान की आवाज सुनकर रौनक गुस्से से उठकर बैठ गई थी और उसकी ओर उंगली दिखाते हुए बोली, तुम अपनी हद में रहो, ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, समझे तुम? मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जाओ यहाँ से, मुझे अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। अब जैसे ही रौनक ने कहा, आहान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे इस बात का गिल्ट था कि उसने जो कुछ किया वह ठीक नहीं था, लेकिन उस वक्त वह करता ही क्या? रौनक की जान बचाने के लिए कोई और रास्ता भी तो नहीं था। तब आहान ने थाली बेड पर एक साइड पर रखी और खुद रौनक के पास बैठ गया और उसको देखकर सीरियस आवाज में बोला, क्या हो गया है? हाँ, क्यों इतनी ज्यादा चिढ़ रही हो? भूल क्यों नहीं जाती हो? वो सब कुछ मैं जानता हूँ, जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि इसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं थी। जो कुछ भी हुआ वो हालातों ने करवाया था। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया है, तो तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुमसे थोड़ा सा डरता भी हूँ, क्योंकि जब देखो तुम मुझ पर हाथ उठा देती हो, लेकिन तुमसे शादी करके मेरा एक फायदा हो जाएगा। जब मैं तुम्हारा पति परमेश्वर बन जाऊंगा तो तुम मुझ पर हाथ भी नहीं उठा पाओगी और मुझे मारोगी भी नहीं। अब जैसे ही आहान ने बच्चों जैसी शक्ल बनाकर रौनक से सब कुछ कहा, रौनक के सर में दर्द होने लगा था। अब जैसे ही आहान ने बच्चों जैसी शक्ल बनाकर रौनक से ये सब कुछ कहा, रौनक के सर में दर्द होने लगा था और वह आहान की ओर गुस्से से घूरते हुए बोली, अपनी फालतू की बकवास बंद करो, मैं शादी और तुमसे नो नेवर, मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। मिस्टर आहान सिंघानिया, भूल जाओ मैं तुमसे शादी करूंगी, समझे तुम? और ये बताओ, तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मरी जाती ना। तुम मर जाने देते मुझे, कम से कम मुझ पर दाग तो नहीं लगाते तुम। अब जैसे ही रौनक ने अपनी भड़ास निकाली, आहान को भी गुस्सा आ गया। अचानक रौनक के बालों को वापस पकड़कर गुस्से से बौखलाई आवाज में बोला, जस्ट शट अप, जस्ट शट योर माउथ। आइंदा अगर तुमने कभी मरने की बात की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम सिर्फ तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जीना है, मेरे लिए जीना है। और सच बात तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, इस बात का मुझे एहसास नहीं था, लेकिन जब तुम राधिका दीदी के साथ इस घर को छोड़कर गई तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती रही और मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। अब जैसे ही आहान ने इकरार किया, रौनक को उसकी बातें बिल्कुल यूजलेस लग रही थी और वह चिल्लाते हुए बोली, बंद करो अपनी फालतू की बातें। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक बेचारी लड़की पर हमदर्दी दिखा रहे हो, जिसकी इज्जत चली गई है ना। तुम सिर्फ मुझ पर हमदर्दी दिखा रहे हो और तरस खाकर शादी करना चाहते हो। एक बात याद रख लो मिस्टर आहान सिंघानिया, मुझे हमदर्दी और तरस दोनों से ही नफरत है, समझे तुम? अब तो आहान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह रौनक को हैंडल करे तो करे कैसे। कैसे उसे इस बात का यकीन दिलाए कि वह ये सब कुछ होने से पहले ही उसे प्यार करता था, लेकिन अब तो रौनक को उसका प्यार भी सिर्फ हमदर्दी और दिखावा लग रहा था। फेल। आहान ने गहरी गहरी और लंबी सांस ली और खाने की थाली हाथ में लेकर रौनक को खाना खाने के लिए कहने लगा, लेकिन रौनक ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। अब आहान ने अचानक रौनक के मुंह को कसकर पकड़ा और उसका मुंह जबरदस्ती खोलते हुए उसमें खाना खाने का एक निवाला डाल दिया और बोला, ये सारी अकड़ और एटीट्यूड किसी और को दिखाना मिसेस रौनक आहान सिंघानिया, और बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरी होगी और मैं तुम पर कोई तरस नहीं खा रहा हूँ, समझी तुम? मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। ये बोलकर आहान ने फटाफट से रौनक को एक के बाद एक खाने के निवाले खिलाना शुरू कर दिया था और रौनक को बोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। रौनक बीच बीच में बोलना चाहती थी, लेकिन आहान ने उसे बोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। और जब उसे लगा कि हाँ रौनक ने एक रोटी खा ली है, तब उसने उसे फटाफट से पानी पिलाया और इससे पहले कि रौनक उसकी पिटाई करना शुरू कर देती, आहान इस तरह से वहां से भागा जैसे कि उसके पीछे कोई भूत लग गया हो। रौनक आहान को जाते हुए देखकर चिल्लाकर रह गई थी। उसने अपने बालों को कसकर नोच लिया और बोली, मैं इस झूठे से तो किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। आई जस्ट हैड हिम। ये कहते हुए रौनक एक बार फिर बेड पर लेट गई थी और चादर से उसने अपने मुंह को कवर कर लिया था। वहीं दूसरी ओर अविनाश ने आस्था के वीडियो कॉल पर उसके दादाजी से बात कर रही थी। आस्था को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच था, ये हकीकत है, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ एक सपने के जैसा ही लग रहा था। आस्था की आधे से ज्यादा जन्म मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री थी वह डॉक्टर की और आस्था उस डॉक्टर को हर हाल में मानना चाहती थी। और वही अविनाश भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। फाइनली उसने आस्था को तो खोज निकाला था। अब उसका सिर्फ एक मकसद रह गया था, सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्टर का जान लेना। इसके लिए उसने अब डिसीजन लिया था कि अब वह उस डॉक्टर की जान ले लेगा, क्योंकि अब अविनाश को बात से बेफिक्र हो गया था कि उसकी बहन को कोई खतरा हो सकता है, क्योंकि अरमान सिंघानिया के बारे में कौन नहीं जानता था। इस शहर में आते ही उसे अरमान के बारे में सारी चीज पता चल चुकी थी कि अरमान सिंघानिया शहर का कितना ज्यादा पावरफुल आदमी है और इतनी पावरफुल आदमी की बीवी को भला कौन टच कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आस्था की तरफ से अविनाश बेफिक्र सा हो गया था और उसने अब डिसीजन लिया था राजीव जिंदल को खोज निकालने का, क्योंकि अविनाश उसे डॉक्टर को अच्छी तरह से पहचानता था। राजीव जिंदल ने उसकी आंखों के सामने उसकी मां का गला काटा था, तो भला उसे कैसे भूल सकता था। इसीलिए अब अविनाश ने राजीव जिंदल को ढूंढकर मारने का फैसला कर लिया था। वेल, अभी हंसी खुशी के माहौल में बैठे हुए थे। अरमान बार बार आस्था की तरफ देख रहा था। आस्था अपने भाई को पाकर खुश हो रही थी। कहीं ना कहीं अरमान को भी खुशी हो रही थी, क्योंकि अरमान तो यही चाहता था कि आस्था बस खुश रहे और आस्था की खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकता था। वेल, अब
अब क्योंकि रात हो गई थी और दादाजी ने अविनाश और जेल दोनों को ही सिंघानिया मैंशन में ही रोक लिया था क्योंकि वे उनके मेहमान थे। आखिरकार आस्था के रिश्तेदार आस्था का भाई था और सिंघानिया मैंशन का मेहमान था, तो भला इस तरह से वह अविनाश को कैसे जाने दे सकते थे। इतना ही नहीं, नानी माँ अभी भी अविनाश से थोड़ा सा कटी सी थी। नानी माँ अविनाश से बहुत कम बात कर रही थी। यह अविनाश समझ चुका था कुछ तो है जो नानी माँ को परेशान कर रहा है। और जब नानी माँ ने उसे पहले दिन देखा था और उसे पहचान लिया था तो नानी माँ ने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्यों सच नहीं बताया? तो बस इसीलिए अभी अविनाश नानी माँ के पास गया और उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराकर उनकी ओर देखकर सॉफ्ट वॉइस में बोला, क्या बात है नानी माँ, कोई ना कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। मैं आपके लिए गोरी जैसा ही हूँ, प्लीज आप मुझे बता सकती हैं। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि अगर मैं गोरी की जिंदगी में आ गया हूँ तो गोरी को आपसे दूर ले जाऊंगा? नहीं नहीं नानी माँ, ये आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। अरे आपने हमारी गोरी को एक नई जिंदगी दी है, उसका ख्याल रखा है, उसकी जान बचाई है। आपका तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज्यादा। अब जैसे ही इन लास्ट वाली नाइट अविनाश ने ये बोली कि आपने गौरी की जान बचाई है, सभी के कान खड़े हो गए थे, स्पेशली अरमान सिंघानिया के। और अरमान बड़े ही ध्यान से अविनाश की कन्वर्सेशन सुनने लगा था। तब नानी माँ अविनाश की ओर देखकर बोली, हमने उसे पर कोई एहसान नहीं किया। मेरे बेटी और दामाद के जाने के बाद गोरी बिटिया सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जैसे ही नानी माँ ने कहा, अचानक अविनाश ने भावुक होकर नानी माँ के हाथों को चूम लिया था, उन्हें गले से लगा लिया और इमोशनल होकर बोला, आप महान है नानी माँ, आप महान है। आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। रियली नानी माँ, यू आर टू गुड। और हाँ, आप ये मत समझिए कि मेरे आने के बाद आपकी गोरी आपसे अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपकी गोरी के साथ अब आपको एक पोता मिल गया है, अविनाश, जो हमेशा आपके पास रहेगा। अब जैसे ही अविनाश ने ये बताया, नानी माँ जिस बात को लेकर डर रही थी, उनका डर 1 मिनट में खत्म हो चुका था। नानी माँ को लगा था कि अगर अविनाश आस्था का सचमुच भाई है तो वह उसे दूर कर देगा, लेकिन ये क्या, नानी माँ को तो आस्था के साथ साथ अविनाश मिल रहा था। नानी माँ ने तुरंत अविनाश के माथे को चूम लिया था और खुश होते हुए बोली, बेटा तुमने तो एक ही झटके में मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। कान्हा जी तुम्हें हमेशा खुश रखे। वही अरमान अब वहाँ आकर बैठ गया और अविनाश की ओर देखकर सीरियस आवाज में बोला, एक बात बताओ मिस्टर रघुवंशी, मैं जानना चाहता हूँ, आस्था की जान किसने किससे बचाई? आस्था को किससे खतरा था? अब जैसे ही अरमान ने सीधे सीधे सवाल किया, अविनाश थोड़ा सा पका गया था क्योंकि उसने अपने दादाजी से वादा किया था कि उसके बारे में कभी वो ना तो किसी से जिक्र करेगा, ना उसके बारे में सोचेगा, ना उसकी जान लेगा। अब अरमान के सवाल करने पर थोड़ा सा बौखला गया था। तभी नानी माँ बात बदलते हुए बोली, अरे दामाद जी, क्योंकि नानी माँ डॉक्टर को आस्था के जरिए जानती थी कि वो कितना खतरनाक है और वो ये भी जानती थी कि जरूर अविनाश भी उसके बारे में कुछ ना कुछ जानता होगा, इसीलिए वो इस तरह से अटक रहा है और शायद वह अभी अरमान को कुछ नहीं बताना चाहता है। इसीलिए नानी माँ बोली, अरे बच्चा, वो उस टाइम पर जिस टाइम पर आस्था के माता पिता की मौत हुई थी तब आस्था बहुत बीमार हो गई थी और आपको पता है ना उसे कितनी ज्यादा पैनिक अटैक आते थे। तो बस ये अविनाश बेटा उसी की बात कर रहे हैं कि हमने उसकी जान बचाई है, हमने उसका बहुत इलाज करवाया। अब जैसे ही नानी माँ ने इस तरह से बात कर ली, अब जाकर अरमान ने थोड़ी सी राहत की सांस ली थी। वेल अभी सब बातें कर ही रहे थे कि और तभी सबकी नजर सीढ़ियों पर उल्टा सीधा दौड़कर भागते आते हुए आहान पर पड़ती है। आहान को यूं देखकर सब हैरान हो गए और सब खड़े होकर तुरंत दादाजी उसके पास जाकर बोले, अरे आहान बेटा ये क्या हुआ तुझे, और तू इतनी तेजी से सीढ़ियों पर से क्यों दौड़ रहा है, तू गिर जाएगा, तुझे चोट लग जाएगी। तब आहान खुद की सांसों को काबू में करते हुए बोला, अरे मत पूछो दादाजी मत पूछो। तब दादाजी हैरान होकर बोले, बेटा तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो, मानो कि तेरे पीछे कोई चुड़ैल लग गई हो। तब आहान बच्चों जैसी शक्ल बनाकर बोला, दादाजी चुड़ैल नहीं थी, शेरनी थी, अगर वह मुझे पकड़ लेती तो एक बार फिर से मेरी धुलाई कर देती। अब सब के सब चौंक गए कि आखिरकार आहान कहना क्या चाह रहा है। तभी ध्रुव वहाँ आगे आया और आहान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये कैसी बात कर रहा है यार, तू तेरी पिटाई कर देती? कौन तेरी पिटाई कर देती? तब आहान बातों बातों में भूल गया, अरे वही शेरनी रौनक हवा हवाई जिसने मुझे पहले भी मारा था। तब ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह थोड़ा सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, लेकिन यार तुमने तो बोला था कि मुझे 10 से 12 लोगों ने मिलकर मारा है, आज तू कह रहा है तुझे रौनक ने मारा था। अब जैसे ही ध्रुव ने यह कहा, आहान ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और सबकी ओर देखने लगा था। सब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आहान को ही देख रहे थे। तब दादाजी शक भरी नजरों से देखकर बोले, मतलब कहना क्या चाहता है? उस दिन जब आहान को कुछ गुंडों ने मारा था, असल में उसे सिर्फ रौनक बिटिया ने पीटा था। अब जैसे ही दादाजी ने कहा, ध्रुव ने अपनी पलकें झपका ली थी। अब आहान तुरंत शर्मिंदगी से दादाजी की ओर देखने लगा था। दादाजी एकदम क्रोधित चेहरे के साथ आहान को देख रहे थे और उसकी ओर घूरते हुए देखकर बोले, सच सच बताओ उस दिन क्या हुआ था? हम तो घबरा गए थे कि कहीं तेरे साथ कोई हादसा ना हो गया हो, और तुझ पर कितने सारे लोगों ने हमला किया वो बताओ, हमें सच सच क्या बात है? तब आहान अपनी बच्चों वाली शक्ल बनाकर बोला, वो असल में दादाजी मैंने झूठ बोला था, उस दिन मुझे 10-12 लड़कों ने नहीं मारा था, मुझे रौनक नहीं मारा था। अब जैसे ही आहान ने दादाजी के गुस्से को देखकर सारा सच बताया, अब तो दादाजी ने एक नजर आहान को गुस्से वाली नजरों से देखा और अगले ही पल ठहाके लगाकर हंस दिए। इतना ही नहीं, जितने भी लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे सभी हंसने लगे थे। हमारे रश्मि के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, आस्था भी खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। कहीं ना कहीं आकाश और अरमान दोनों ही आस्था और रश्मि दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहे थे। वही आहान ने अब रोने वाली शक्ल बना ली थी और बनावटी होने की एक्टिंग करते हुए बोला, मुझे पता था आप सब मेरा इसी तरह से मजाक उड़ाओगे, इसलिए मैंने 10-12 लड़कों का नाम लिया था और वो एक लड़की थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। वरना आप लोग तो जानते ही हैं ना कि आहान सिंघानिया का पंच कितना ज्यादा दमदार और मजबूत है। तब दादाजी बोले, हाँ हाँ हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तेरा पंच कितना ज्यादा मजबूत है। अब बच्ची को तुमने ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? तब आहान ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी थी और तभी नानी माँ बोली, अच्छा भाई साहब, अब हम ये सोच रहे हैं कि अब हमारे साथ हमारा पोता अविनाश भी गाँव जाएगा, इसीलिए आप सब तैयारी करें और कल ही हम गाँव के लिए निकलेंगे। जैसे ही नानी माँ ने कहा, सभी के सभी मुस्कुरा दिए थे। कहीं ना कहीं आहान ध्रुव तो इस ट्रिप को लेकर बेहद एक्साइटेड थे। वही अविनाश भी नानी माँ के साथ चलने पर मना नहीं कर पाया था। वैसे भी वह पूरा वक्त गोरी के साथ यानी आस्था के साथ बिताना चाहता था। उसके बाद वो अपने असली काम पर लगना चाहता था। उसने अब डिसीजन ले लिया था कि अगर अब वह शहर में आ ही गया है तो वो अपना लगे हाथ दूसरा काम यानी कि राजवीर जिंदल को खत्म करने का काम ही कर ही देगा। अगर अब वह शहर में आ ही गया है तो वह अपना दूसरा काम यानी राजवीर जिंदल को खत्म करने का काम भी कर ही देगा। वेल अब काफी देर हो चुकी थी और आस्था काफी देर से सब लोगों के साथ नीचे बैठी हुई थी।
अरमान को बेचैनी होने लगी थी क्योंकि वह आस्था के साथ अकेले में समय बिताना चाहता था, लेकिन आस्था तो अविनाश के पास ही बैठ गई थी और उठने का नाम नहीं ले रही थी। वह अविनाश से बातें कर रही थी, कभी उसे कुछ याद आ जाता, कभी उसे कुछ पूछ लेती, तो इसी अनुसार वह बातें किए जा रही थी। वही सब लोग मुस्कुराकर उन दोनों की ओर देख रहे थे। नानी माँ तो बार बार उन दोनों की पढ़ाई कर रही थी। वही दूसरी ओर अब अरमान का खून खौलने लगा था, साथ ही साथ उसे अब आस्था का साथ चाहिए था। वह आस्था के साथ अकेले में समय बिताना चाहता था और जब से अविनाश को आस्था ने यह खुशखबरी दी थी कि वह मामा बनने वाला है, अविनाश के तो पैर जमीन पर ही नहीं थे। वह बहुत खुश हो गया था। वहीं आस्था के दादाजी अविराज भी अपनी पोती को इतने साल बाद देखकर उनकी आंखें नम हो उठी थी। साथ ही साथ वह शारदा जी यानी नानी माँ का बहुत धन्यवाद दे रहे थे। नानी माँ के बारे में उन्होंने कुणाल और संगीता से सिर्फ सुना ही था, लेकिन कभी उनसे मिलने का उन्हें मौका नहीं मिला था। वेल, अरमान ने देखा कि घड़ी की सुई उस वक्त रात के 11 बज रही थी। अरमान की बेचैनी बढ़ रही थी। तब अरमान आस्था के पास आया और उसकी ओर देखकर एक अहंकारी स्वर में बोला, मुझे लगता है कि अब आपको अपने कमरे में चलकर आराम करना चाहिए। आखिरकार आप कब तक पूरी रात बैठी रहेंगी और आपके भाई अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। वे आपके साथ ही रहेंगे तो आपको काफी समय मिलेगा उनसे बात करने का। अरमान ने बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ कहा था। तब कहीं ना कहीं अरमान को इस तरह से बोलता हुआ देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वही दादाजी भी सोच रहे थे कि जितना अरमान आस्था के साथ समय बिताएगा उतना ही वह खून खराबे से हर चीज से दूर रहेगा। लेकिन अरमान का हद से ज्यादा प्यार आस्था के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। वेल, तब आस्था जल्दी से अरमान की ओर देखकर बोली, नहीं नहीं, अभी हमें कहीं नहीं जाना है, हमें नींद नहीं आ रही है, हम बस अपने भैया से बातें करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें, हमारे पास बहुत सारी बातें करने के लिए हैं। अभी आस्था के गांव में उसने क्या क्या किया और गांव का जिक्र हुआ था, तो आस्था तो कितने सारे किस्से भूत प्रेत के साथ साथ किस तरह से वह गांव में उछलती कूदती रहती थी, सारे किस्से उसने बताना शुरू कर दिए। तब नानी माँ बोली, अरे मेरी बच्ची, दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम जाओ जाकर आराम करो। वैसे भी कल शाम को तो हम गांव के लिए निकल ही रहे हैं ना, तो तुम बाकी के किस्से अपने भाई को गांव में बता देना। इनफैक्ट बता क्या देना, तुम अपने भाई को दिखा भी देना। तब आस्था उदास चेहरा बनाकर बोली, लेकिन हम गांव जाने से पहले सबके लिए कुछ न कुछ खरीदना चाहते हैं। अब जैसे ही आस्था ने यह बोला, सब लोग उत्साहित होकर आस्था की ओर देखने लगे। तब नानी माँ से भरी आवाज में बोली, लेकिन बेटा तुम्हें किसके लिए क्या खरीदना है? तब आस्था याद दिलाते हुए बोली, वो नानी माँ, राजू, पिंकी है ना, और जितने भी हमारे गांव में दोस्त हैं, हम उन सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीदना चाहते हैं। क्योंकि हमने उन्हें वादा किया था कि जब भी हम शहर से आएंगे उनके लिए ढेर सारा सामान लेकर आएंगे। लेकिन हमें क्या पता था शहर में आने के बाद हमारी शादी हो जाएगी। अब जैसे ही आस्था ने नासमझी में ये बोला, सब लोग एक पल के लिए आस्था की ओर चौंक कर देखने लगे थे। वही दादाजी तुरंत आगे आते हुए आस्था के सर पर हाथ रखकर बोले, तो बेटा इतनी बड़ी क्या बात है, जो भी आपको खरीदना है कल सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद सब शॉपिंग करने के लिए आप सब बच्चे चले जाना। मैं और बहन जी तब तक सब लोगों के बैग के साथ बाहर इंतजार करेंगे और शॉपिंग करके जब तुम सब आ जाओगे फिर हम थोड़ी देर आराम करने के बाद गांव के लिए निकल जाएंगे। अब जैसे ही दादाजी ने यह कहा, आस्था उछल पड़ी और खुशी से झूमते हुए बोली, अरे वाह दादाजी, क्या आइडिया दिया है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, हमने तो सोचा ही नहीं था, वाकई मजा आ गया। रश्मि उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, और हम सब चलेंगे ना साथ में, और तुम्हारी शॉपिंग भी हम जल्दी खत्म करवा देंगे। तब राधिका बोली, हाँ लेकिन दादाजी मैं आप लोगों के साथ गाँव नहीं आ पाऊंगी। अब जैसे ही राधिका ने यह बोला, सुमित ने घूरकर राधिका की ओर देखा। वही दादाजी चिंतित होकर बोले, लेकिन बच्चा क्या बात है, आप गाँव क्यों नहीं आ पाओगी, कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए क्या प्रॉब्लम है। और रश्मि और आस्था भी अब थोड़ी उदास हो गई थी। आस्था नाखुश होकर बोली, लेकिन राधिका दीदी आपके बिना क्या मजा आएगा, और वैसे भी आप हमारी फैमिली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, मुझे नहीं पता आपको भी हमारे साथ चलना ही होगा। जैसे ही आस्था ने मासूमियत से यह बोला, राधिका मुस्कुराकर आस्था के पास आती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, सच में दिल तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं तुम लोगों के साथ आऊं, लेकिन अभी मेरी नई नई जॉब लगी है और मुझे नहीं लगता कि मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल पाएगी। तब दादाजी राधिका से बोले, तो बेटा आप कल ऑफिस चले जाना और वहाँ छुट्टी की बात कर लेना, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना, मैं फोन कर दूंगा। तब राधिका दादाजी की ओर देखकर बोली, हाँ दादाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन नहीं, नई जगह है, नया ऑफिस है, मैं वहाँ पर इस तरह से छुट्टी की बात करूंगी तो सही नहीं रहेगा। अब जैसे ही राधिका ने यह बोला, अब सब लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए थे और राधिका सब कुछ चुप देखकर बोली, अच्छा मैं रौनक के पास चली जाती हूँ। ऐसा बोलकर राधिका रौनक के पास चली गई। वहीं दूसरी ओर एंजल तुरंत अविनाश के सामने आकर खड़ी हो गई और विनम्रता से बोली, बॉस मुझे लगता है कि मुझे भी अब यहाँ से चलना चाहिए। आस्था ने एंजल को पहले ही देखा था, लेकिन उसने उस वक्त उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इनफैक्ट उस वक्त एंजल डिम्पल के साथ थी। तब आस्था को एंजल का पहनावा, उसका आकर्षक लुक काफी पसंद आया था, लेकिन जब से रौनक के साथ यह अनहोनी हुई थी और डिम्पल ने जो हरकत की थी उसके बाद तो आस्था का एंजल को देखने का नजरिया बदल चुका था और वह एंजल की ओर देखकर चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे भी लगता है कि आपको चले जाना चाहिए, आप जाइए यहाँ से। अब जैसे ही अचानक आस्था ने इतना रूखा व्यवहार किया, सब हैरान हो गए, क्योंकि आस्था इस तरह से कभी किसी से बात नहीं करती है। इनफैक्ट किसी से कुछ बोलने से पहले वह 100 बार सोचती है, लेकिन आज एंजल को यूं रूखा जवाब देने पर सब हैरान हो गए थे। वही अविनाश भी ध्यान से आस्था को देखने लगा था, लेकिन रश्मि तुरंत आस्था के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बोली, रिलैक्स आस्था, शांत हो जाओ, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो। तब आस्था रश्मि की ओर देखकर इशारे से बताते हुए बोली, रश्मि दीदी आपने देखा नहीं, यह उस घटिया लड़की के साथ थी जिसने हमारी रौनक के साथ यह सब कुछ किया है और जो मेरे साथ भी करना चाहती थी। अरमान जी के कहने पर हम उस दिन हॉस्पिटल नहीं गए, अगर हम उस दिन हॉस्पिटल चले जाते तो आप जानती हैं ना हमारे साथ क्या से क्या हो सकता था। अब जैसे ही आस्था ने यह बोला, एंजल की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी। वह तो अभी तक आस्था के इस तरह से बोलने पर शौक में थी, लेकिन अब जैसे ही आस्था ने यह सब सारी बातें बताई, एंजल हैरानी से बोली, किस लड़की की बात कर रही है आप, और मैंने क्या किया है, आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों है, आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों है। एंजल ने बड़ी ही सॉफ्ट आवाज में आस्था से ये बात कही थी। वही अविनाश अब तुरंत एक झटके से उठ खड़ा हुआ और आस्था की ओर देखकर बोला, क्या हुआ है गोरी, बताओ मुझे क्या हुआ था, कैसा हादसा हो सकता था तुम्हारे साथ, किसी लड़की ने ये सब कुछ किया है, बताओ मुझे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे अविनाश ने गुस्से से ये कहा, आस्था बोली, नहीं नहीं भैया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर हम उस लड़की को कभी भी माफ नहीं करेंगे, और ये जो आपकी सेक्रेटरी है ये उस दिन उसी लड़की के साथ थी और हमें तो ये लग रहा है कि कहीं ये उससे मिली हुई ना हो। अब आस्था ने जैसे ये बात कही, अब तो एंजल को ऐसा लग रहा था मानो उसे बिना गलती के सजा सुनाई जा रही हो। हालांकि उसने आस्था को पहले भी देखा था और शायद वो सिर्फ और सिर्फ आस्था के मुंह से कंफर्मेशन करना चाहती थी कि आस्था डिम्पल के बारे में बात कर रही है। अब एंजल आस्था की ओर गौर से देखकर ना समझ में बोली,
देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं और मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हैं और आप किस लड़की की बात कर रही हैं। प्लीज खुलकर बताइए। तब आस्था जल्दी ही अपने शब्दों में डिम्पल ने जो हरकत की थी उसके बारे में सारी बातें बताना शुरू कर दिया था। और अविनाश ने जैसे ये सब कुछ सुना उसे तो ऐसा लगने लगा था मानो वो आंखों ही आंखों से एंजेल को जलाकर राख कर डालेगा। तभी एंजेल अविनाश की आंखों को देखकर डर गई और हिचकिचाते हुए बोली, बॉस इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ ये सच है, मैंने उस लड़की के साथ मिलकर कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ। हाँ मैं उस वक्त डिम्पल के साथ थी क्योंकि वो मेरी कजिन थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि डिम्पल ऐसी कुछ घटिया हरकत करेगी। जैसे ही एंजल ने अपनी क्लैरिफिकेशन दिया अब तो अविनाश की आंखें उससे से लाल सुर्ख हो चुकी थी और आगे बढ़कर उसने एंजल की बाजू को कसकर पकड़ा और उसे कमरे की ओर लेकर जाने लगा था और जाकर उसने जोरों से दरवाजा पटक दिया था। इससे साफ पता चल रहा था कि इस वक्त अविनाश कितने गुस्से में है और एंजल को इस वक्त कितना ज्यादा डांटने वाला है। वही रश्मि अब आस्था के पास आ गई थी और उसे सलाह देते हुए बोली, आस्था तुम्हें इस तरह से एंजल से बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे उस बेचारी की क्या गलती, वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ थी। हो सकता है कि जो कुछ वो कह रही हो सच कह रही हो, उसे इस बारे में कुछ ना पता हो और वो निर्दोष हो। तब आस्था बोली, लेकिन रश्मि दीदी ये लड़की उसके साथ तो थी ना, और आपने देखा ना हमारी रौनक की क्या हालत हो गई है। इस वक्त मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि मेरी एक लौती दोस्त रौनक की ऐसी हालत मुझसे देखने नहीं जा रही है। ये कहते हुए आस्था का गला भराया था। वही अरमान बार बार घड़ी की ओर देखे जा रहा था क्योंकि आस्था बातें करने के चक्कर में ऑलरेडी अब रात के 12:30 बज गए थे और अब अरमान का सब जवाब दे गया और उसे आस्था को रोते हुए देखकर इरिटेशन भी होने लगी थी। अब अरमान थोड़ा सा आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर उसने जल्दी ही बिना किसी की परवाह किए आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था। आस्था अरमान को बोलते ही रह गई थी, ये आप क्या करें अरमान जी। लेकिन तब तक अरमान उसे लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था। सभी के सभी अरमान का इस तरह का स्टंट देखकर दंग रहे थे और साथ ही साथ वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे थे। वही अरमान मन ही मन में सोचने लगा, ना जाने मेरा नंबर कब आएगा, कब मेरी हवा हवाई मुझसे शादी करेगी और मैं भी अरमान भाई की तरह रौनक को बिंदास उठाकर लेकर जाऊंगा। वो कितनी स्वीट और रोमांटिक मोमेंट होगा ना। तभी आहान को इस तरह से खोए हुए और ब्लश करते हुए देखकर तुरंत ध्रुव ने उसे कोहनी मारी और परेशान करते हुए बोला, अरे छछूंदर अपने इस खूबसूरत हसीन ख्वाब से बाहर निकलो, रियलिटी में आप तू अकेला खड़ा है। अब जब आहान ने ध्रुव के मुंह से छछूंदर सुना तो उसे गुस्से से कूदते हुए बोला, तूने क्या बुलाया मुझे छछूंदर। हाँ तुझे कहाँ से मैं छछूंदर दिखा हूँ और तुझे भी हवाई का असर हो गया है क्या जो तू इस तरह से मुझे छछूंदर बुला रहा है। तब ध्रुव आहान की ओर देखकर बनावटी गुस्सा करते हुए बोला, अच्छा तुझे वो कल की आई हुई लड़की छछूंदर बुलाए तो चलेगा, लेकिन अगर तुझे तेरा बचपन का दोस्त तुझे छछूंदर बुलाए तो तुझे बुरा लग रहा है। हाँ वाह रे वाह, जमाना लड़की के आगे कितना बदल गया मेरा दोस्त। अब जैसे ही ध्रुव ने ये बोला तब आहान बोला, अरे नहीं नहीं यार तू गलत समझ रहा है। लेकिन तब तक ध्रुव झूठा मुंह लगाकर वहां से चला गया था और आहान ध्रुव को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगा था। वहीं दूसरी ओर आकाश ने भी रश्मि को देखा और आंखों ही आंखों में उसे कमरे में चलने का इशारा किया। लेकिन रश्मि अभी थोड़ी देर और दादाजी और नानी माँ के पास बैठना चाहती थी। लेकिन तभी आकाश अपने आंखों से इशारा करते हुए बोला कि अगर तुम मेरे साथ अभी नहीं चली तो मैं भी तुम्हें अरमान की तरह सबके सामने गोद में उठा सकता हूँ। अब तो रश्मि चौंक गई थी और फिर उसे याद आया कि आकाश ऐसी हरकत कर सकता है। इसीलिए बिना देरी किए फटाफट से वो नानी माँ से बोली, नानी माँ मैं भी काफी थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। और फिर बैग भी तो पैक करने या काम जाने के लिए ये बोलकर रश्मि ने जल्दी ही नानी माँ से जाने की इजाजत ली और अपने कमरे में चली जाती है। रश्मि को जाता हुआ देखकर आकाश ने भी बहाना बनाया और वह भी कमरे में चला गया। वहीं सुमित और नानी माँ और दादाजी उस वक्त वहाँ बैठे हुए थे। तब दादाजी ने सुमित की ओर देखकर कहा, बेटा तुम भी जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो और याद से अपने बैग पैक कर लेना, मुझे किसी तरह का कोई बहाना नहीं सुनना है। तब सुमित हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ उठता है, उन्हें हाँ बोलकर सीधा अपने कमरे में चला गया और कमरे में जाकर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा है। उसके दिमाग में बार बार राधिका की कही हुई बातें ही गूंज रही थी कि उसका बॉस उसे छुट्टी नहीं देगा। तभी अचानक सुमित ने किसी को फोन किया और फोन पर ही कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर दादाजी नानी माँ की ओर देखकर बोले, बहन जी मुझे लगता है कि अब आपको भी जाकर आपके कमरे में आराम करना चाहिए। नानी माँ परवाह जताते हुए बोली, लेकिन भाई साहब वो अविनाश बेटा बड़े गुस्से में उसे प्यारी सी बिटिया को लेकर गया है। अब दादाजी बोले थे, अविनाश समझदार है बहन जी, आप क्यों परेशान होती हैं, वो उसे थोड़ा सा डांट फटकार कर जाने देगा और वैसे भी हमारी रौनक बिटिया के साथ तो गलत हुआ है ना और हो सकता है कि वो लड़की भी मिली हुई हो तो इसीलिए पूछताछ करना ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं दादाजी की बात नानी माँ को भी समझ में आती है और फिर वो भी अब अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर अविनाश ने सीधा एंजल को बाजू पर से पकड़कर उसे सीधा बेड पर धक्का दे दिया और खुद उसकी ओर झुकते हुए बोला, सच सच बताओ क्या तुम उस लड़की से मिली हुई हो, बोलो जवाब दो मुझे। एंजल मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतनी घटिया लड़की तुम्हारी रिश्तेदार कैसे हो सकती है। हाँ बोलो जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम। अब अविनाश की आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा देखकर एंजल की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमेशा शांत रहने वाला उसका बॉस इतना ज्यादा एरोगेंट भी हो सकता है। तब एंजल अपने होंठ खमखमाते हुए बोली, देखिए सर मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ मैं उस वक्त डिम्पल के साथ थी लेकिन मैं सिर्फ उसके साथ होटल में खाना खाने के लिए गई थी, मुझे नहीं पता कि उसने वहाँ पर क्या किया है। क्या नहीं ट्रस्ट मी प्लीज, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप उससे भी कुछ खुद पूछताछ कर सकते हैं। तब अविनाश उस वक्त एंजल के काफी करीब छुपा हुआ था और उसके वो फड़फड़ाते हुए होठों को देख रहा था तो कभी उसकी हल्की नम आंखों को देख रहा था। कहीं ना कहीं एंजल की आंखों में उसे सच्चाई भी नजर आ रही थी। आखिरकार एंजल इतने सालों से उसके साथ काम कर रही थी तो तभी अविनाश को एहसास हुआ कि एंजल इस तरह की कोई घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती है। अब क्योंकि आस्था का मामला था तो अविनाश हल्के में नहीं ले सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी वही डर सता रहा था कि अगर वो डिम्पल और आस्था को भी कोई ड्रग्स दे देती तो आस्था के साथ साथ उसके बच्चे की भी जान को खतरा हो सकता था। तो इसलिए वो नफरत भरी नजरों से एंजल की ओर देख रहा था क्योंकि वो डिम्पल के साथ मौजूद थी। तब एंजल अविनाश की ओर देखकर बोली, देखिए बॉस आप मुझे चाहे कुछ भी कहें लेकिन प्लीज मुझसे मुंह मत मोड़िए, मुझे नफरत से मत देखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब जैसे ही फ्लो में अपनी सफाई पेश करते वक्त एंजल ने गलती से अपनी दिल फीलिंग्स अविनाश को कह दिया। अविनाश हैरान हो गया और वह अचानक खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा एंजल के ऊपर जा गिरा और उसके क्योंकि पहले से ही उसके ऊपर झुका हुआ था और उसके होंठ अचानक एंजल के होठों से जाकर ठहर गए थे और अविनाश का प्यार पाकर एंजल की आंखें बंद हो गई थी और अब अविनाश कितनी देर तक एंजल को डीपली हार्डली किस करने लगा था। वहीं दूसरी ओर अरमान ने सीधा आस्था को ले जाकर बेड पर लेटा दिया
और तुरंत आस्था के ऊपर आ गया और अचानक उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब आस्था अरमान के इस तरह के बर्ताव से शॉक्ड हो गई थी। वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी थी, लेकिन अरमान का केस सॉफ्ट के साथ साथ वाइल्ड होता जा रहा था। तब आस्था ने अरमान की चेस्ट को जोरों से धक्का दिया। हालांकि वो उसे 1 इंच भी हिला नहीं पाती है, लेकिन अरमान आस्था के हाथों का दबाव अरमान को जैसे ही अपनी चेस्ट पर महसूस हुआ, वो तुरंत पीछे हटता है और फिर उसके माथे को छूकर उसकी ओर देखकर जुनून भरी आवाज में बोला, आप जानती हैं, मैं कब से आपकी बातें खत्म होने का इंतजार कर रहा था। क्या जरूरत थी इतनी देर तक बातें करने की? मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। अब आप मेरा टाइम किसी और को देने से पहले ये किस याद रखना। ओके स्वीटहार्ट। ऐसा बोलकर अरमान ने एक और किस आस्था के माथे पर दे दिया था। अब तो आस्था पूरी तरह से चौंक गई थी कि इतने सालों के बाद उसका भाई उसे मिला है, क्या वो उससे बातें भी ना करे? तब आस्था मुंह फुलाकर बेड पर अलता पलटी मारकर बैठ गई थी और अरमान की ओर घूर कर देखने लगी। वही अरमान आस्था के इस तरह के एक्सप्रेशन से काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि आस्था जिस तरह से मुंह बनाया करती थी वो बड़ी क्यूट और एक छोटी मासूम बच्ची की तरह लगा करती थी। तो अब आस्था ने कितने ही दिनों के बाद इस तरह से मुंह फुलाया था। अरमान कितनी ही देर तक आस्था को देखता रहा और बोला, क्या हुआ, आप नाराज हो मुझसे? तब आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया, बदले में अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रख लिया और मुंह फुलाकर अरमान की ओर घूर कर देखने लगी। अब अरमान ने अपनी सीधे हाथ की फिंगर से अपने फोरहेड को हल्का सा रब किया और उसके बाद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आस्था के पास जाकर बैठ गया और उसकी ओर देखकर बोला, क्या हुआ, किस ज्यादा जोर से हो गई थी? क्या अगर किस ज्यादा वाइड हो गई थी तो आप एक बार बोल दीजिए, मैं आपको एक बार फिर लाइट किस कर देता हूँ। ऐसा बोलकर अरमान अपने होठों को आस्था के करीब लेकर जाने लगा था। अगर किस ज्यादा वाइड हो गई है तो आप एक बार बोल दीजिए, मैं आपको एक बार फिर लाइट किस कर देता हूँ। ऐसा बोलकर अरमान अपने होठ आस्था के करीब ले जाने लगा था, लेकिन आस्था तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है और अरमान से कोई बात नहीं करती और उसे नजरअंदाज करती है। तब अरमान तुरंत अपनी बीवी के सामने जाकर खड़ा हुआ और अपने दोनों कानों को पकड़कर दंड बैठक करते हुए बोला, अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। अब खासकर आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप मेरा टाइम कभी भी किसी को नहीं दोगी और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मेरे साथ रहोगी। अब अरमान की प्यार भरी बातें सुनकर आस्था के दिल में गुदगुदी सी हो रही थी और साथ ही साथ सोच भी रही थी कि प्यार इंसान को कितना बदल सकता है। ये वही खड़ूस, एरोगेंट, बदतमीज अरमान सिंघानिया है जो किसी को सीधे मुंह देखने तक पसंद नहीं करता था। बात करना बहुत दूर की बात थी, लेकिन आज अरमान सिंघानिया अपनी बीवी की न सिर्फ खुशामद कर रहा था बल्कि उसे मनाने के लिए दंड बैठक भी कर रहा था। अब जैसे ही आस्था को इस बात का रियलाइजेशन हुआ, अचानक से वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और उठकर अपने पंजों के बल खड़ी होकर अरमान के होठों को चूमते हुए बोली, हमें खुद आपसे दूर रहना पसंद नहीं है मिस्टर सिंघानिया, हम आपसे कितना प्यार करने लगे हैं ये हम भी नहीं जानते। इतना बोलकर आस्था अपनी नाक अरमान की नाक से रगड़ती है। वहीं अरमान ने तुरंत आस्था को कमर पर से पकड़ लिया और एक बार फिर दोनों एक दूसरे को किस करने में खो गए थे। वहीं दूसरी ओर राधिका इस वक्त रौनक के साथ मौजूद थी। दोनों के बीच किसी तरह की कोई खास बातें नहीं हो रही थी, बस रौनक राधिका की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। फिर रौनक राधिका को बहुत ही कम समय में अपने दिल से अपना मान चुकी थी, तो वह उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। रौनक राधिका से दबी हुई आवाज में कहती है, राधिका दीदी, आखिरकार मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ? कहीं ना कहीं रौनक की बात सुनकर राधिका की आंखें नम हो उठी थी और वह बड़े ही प्यार से रौनक के सिर को सहलाते हुए शांत स्वर में बोली, तुम्हारी कोई गलती नहीं है छोटी। राधिका प्यार से रौनक को छोटी कहकर पुकारा करती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये नियति थी जो टल गई। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी जान बच गई। तुम जानती हो आहान काफी ज्यादा टूट गया था, उस वक्त उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। भले ही उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ रिलेशन बनाए थे, लेकिन तुम जानती हो उसने खुद को काफी ज्यादा बच किया, इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद वह काफी ज्यादा बिगड़ गया था, लेकिन फिर जब उसने तुमसे बातें की उसके बाद जाकर वह थोड़ा सा ठीक हुआ और अपने होश हवास लौट आए। अब रौनक बड़े ही ध्यान से आहान की बातों के बारे में सुन रही थी। साथ ही साथ उसे याद आया कि उसने आहान से क्या क्या बोला था और शायद इसी वजह से वह अब नॉर्मली बर्ताव कर रहा था, क्योंकि रौनक ने उसके साथ काफी सारा झगड़ा किया था। आहान का जिक्र आने पर रौनक के एक बार फिर सर में दर्द होने लगा और वह राधिका की ओर देखकर बोलती है, अच्छा राधिका दीदी, हमें इस वक्त बहुत तेज नींद आ रही है, मैं अब सोना चाहती हूँ। रौनक की बात सुनकर राधिका ने प्यार से उसके गाल को सहलाया और चंचलता से बोली, तुम आराम करो, मैं भी अब अपने कमरे में जा रही हूँ, वैसे मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। तब रौनक चौंक गई और हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन क्या आप गाँव नहीं चल रही हैं? नानी माँ तो सबको गाँव लेकर जाना चाहती है। तब राधिका ने प्यार से रौनक से कहा, हाँ नानी माँ बहुत अच्छी है, वह सबको गाँव लेकर जा रही है, लेकिन उन सबका हिस्सा मैं नहीं हूँ। जैसे ही राधिका ने रोने वाली शब्द बनाकर ये बोला, रौनक को भी काफी बुरा लगा, लेकिन फिर राधिका बातें बदलते हुए बोलती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी नई जॉब की वजह से काम नहीं जा पाऊंगी, हालांकि सब मुझे काम चलने के लिए कह रहे हैं और फिर मेरा भी कुछ इरादा नहीं है। तब रौनक ने राधिका की इमोशंस को समझा और फिर जल्दी ही राधिका रौनक के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाने लगी। दूसरी ओर अविनाश कितनी ही देर तक एंजेल को प्यार करता रहा और जब उसे लगा कि एंजेल अब सही से सांस नहीं ले पा रही है, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। एंजेल जल्दी से उठती है और अपने चेहरे को अच्छे से अपने हाथों से साफ करने लगी थी। एंजेल के खूबसूरत नेचुरल रेड होंठ अविनाश के किस करने के बाद और भी ज्यादा लाल हो गए थे और इतना ही नहीं, अविनाश के पहले किस की लाली उसके गालों पर साफ दिखाई दे रही थी। अविनाश आया तो एंजेल को डांटने के लिए था, लेकिन अब वह एंजेल को किस कर बैठा था तो वह थोड़ा सा बौखला गया था और बिना एंजेल को कुछ कहे उस कमरे से बाहर निकल गया था। अविनाश के जाने के बाद एंजेल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन साथ ही साथ आस्था ने जो कुछ भी बोला था और डिम्पल ने क्या हरकत की थी उसके बारे में सोचकर एंजेल का खून खौलने लगा था। उसने डिसीजन लिया था कि वह जाकर अब अच्छी तरह से डिम्पल की क्लास लेगी। हालांकि उसे नहीं पता था कि डिम्पल इस वक्त ऑलरेडी अरमान सिंघानिया के कब्जे में है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका और उसकी माँ दोनों ही मुंह फुलाए बैठी हुई थी, क्योंकि नानी माँ ने उन दोनों को फोन करके बता दिया था कि वह पूरे परिवार को लेकर गाँव जा रही है, लेकिन तुम लोगों को गाँव में कोई एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि जब भी नानी माँ का दिल उदास होता था वह अपने बेटे को फोन किया करती थी और गाँव आने के लिए बोला करती थी, तो सीमा का मन जाया करता था। उसे गाँव का जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, प्रियंका को भी उन्होंने कभी भी गाँव जाने नहीं दिया, लेकिन जब आज नानी माँ ने उन्हें जाने के लिए ये बोला कि तुम लोग मुझ बूढ़ी के पास गाँव में आने से मना किया करते थे, लेकिन आज देखो मेरे पास कितना बड़ा परिवार है जो मेरे साथ गाँव चल रहा है। नानी माँ ने जैसे ही उन लोगों को बताया, अब तो प्रियंका की शक्ल पर 12 बज गए थे। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इस तरह से उसकी जिंदगी एकदम वीरान हो जाएगी। इसीलिए प्रियंका ने अब डिसीजन लिया कि वह भी अब गाँव जाएगी, लेकिन उसे गाँव जाकर इस तरह का बर्ताव करना होगा। माँ की उसे पता ही नहीं है कि वो लोग गाँव जा रहे हैं।
वही प्रियंका जब फोन पर ये सारी बातें सीमा और उसकी बेटी प्रियंका को चिढ़ाने के लिए कह रही थी, ठीक उसी वक्त ध्रुव और आहा नानी माँ के कमरे में आ गए और एक्साइटमेंट में बोले, नानी माँ, हम सबसे पहले सुबह के वक्त शॉपिंग मॉल जाएंगे, तो ये हमारे बैग रेडी हैं, तब तक आप हमारे बैग अपने कमरे में रख लीजिए। ऐसा बोलकर ध्रुव आहा वहाँ से चले गए थे क्योंकि स्पीकर ऑन था, इसलिए ये वाली बात प्रियंका ने भी सुनी थी और इसीलिए उसने डिसीजन ले लिया था कि वो अब अपना आगे का प्लान कंटिन्यू करेगी और बड़बड़ाने लगी। मैं भी देखती हूँ कि ये लोग गाँव कैसे जाते हैं, मैं इन लोगों की खुशियाँ पूरी तरह से बर्बाद करूंगी। कहीं ना कहीं जिस दिन प्रियंका की बेइज्जती हुई थी वो वाली बात वो आज तक भूल नहीं पाई थी, तो इसीलिए वह अब अपना बदला सीधे सीधे उन सबसे लेना चाहती थी। जल्दी उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर लिया था और सही समय पर शॉपिंग मॉल पहुंचने के लिए कह दिया था। उसे उन्हें सिर्फ और सिर्फ अब शॉपिंग मॉल में उन सबके आने का इंतजार था और उसका बॉयफ्रेंड राघव ने डिसीजन ले लिया था कि वो कल आस्था का किडनैप कर लेगा। अगर आस्था किडनैप हो जाती है उसके बाद कोई कहीं नहीं जा पाएंगे और नानी माँ जो खुशी से उन्हें उस ट्रिप की जानकारी दे रही थी, उनकी खुशी धरी की धरी रह जाएगी। कहीं ना कहीं प्रियंका ये सब सोचते हुए गहरी नींद सो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी ही इस रात के बाद एक हंसी खूबसूरत सुबह हुई थी। सुबह होते ही पूरे के पूरे सिंघानिया मैंशन में एक अलग तरह की चहल पहल थी। अरमान की आंखें बहुत सुबह ही खुल गई थी, लेकिन आस्था अभी तक सो रही थी क्योंकि अरमान की बाहों में उसे एक सुकून की नींद आया करती थी। आस्था कितनी ही देर तक अरमान के साथ गहरी नींद में सोती रही। अरमान आस्था को बड़े ही प्यार से देख रहा था। अगर आस्था को इतने सुकून से उसके बाहों में सोते हुए देखना अरमान को एक अलग लेवल का सुकून दिया करता था। कितनी देर तक आस्था के खूबसूरत से चेहरे को निहारता रहा। वहीं आस्था बिल्कुल घोड़े बेचकर सोई हुई थी। हालांकि नानी माँ ने सबको सुबह जल्दी उठने के लिए कह दिया था कि उन सबको शॉपिंग करने के लिए जाना था और फिर आज शाम को ही गांव के लिए निकलना था, तो इसीलिए आस्था को जाने के लिए उन्होंने सीधा सीधा राजेश को कमरे में भेज दिया क्योंकि वो जानती थी कि अगर कोई भी लेट हो गया तो उनका जो बना बनाया बैलेंस है वह खराब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ तैयार किया था। अब जल्दी ही राजेश अरमान सिंघानिया के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खटखटाए कैसे, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने बहुत पहले ही उसे बड़े ही कम शब्दों में समझा दिया था कि जब भी वो अपनी बीवी अरमान के साथ हो तो कोई भी उसे किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करे। अब राजेश कशमकश का शिकार हो गया था। ऊपर से नानी माँ ने आस्था को लेने के लिए भेजा था, लेकिन अरमान सिंघानिया के कमरे का दरवाजा बंद था, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। तभी जैसे ही कांपते हुए हाथों से राजेश ने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तुरंत अरमान ने दरवाजा खोल लिया। अरमान ने अपने सी टीवी कैमरे ऑन किए थे। इस वक्त अरमान ने तो सिर्फ चेक करने के लिए सी टीवी ऑन किए थे कि इस वक्त कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सभी लोग हॉल में थे। तो अब जल्दी ही जैसे ही अरमान ने राजेश को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ दिखाई दिया, आस्था की नींद खराब ना हो इसलिए अरमान ने तुरंत दरवाजा खोल दिया था। अरमान के दरवाजा खोलने पर राजेश की टांगें कांपने लगी थी। वह हकलाते हुए बोला, मेरी कोई गलती नहीं है मालिक, वह नानी माँ ने मुझे आस्था मैडम को जगाने के लिए भेजा था। तब अरमान ने राजेश को सपाट लुट दिया था और अगले ही पल बिना किसी के इमोशन के उसकी ओर देखकर सख्त आवाज में बोला, जाओ यहाँ से। अरमान का इतना कहना था और राजेश बहुत तेजी से वहां से निकल पड़ा। उसके जाने के बाद अरमान ने देखा कि आस्था अभी बड़ी ही प्यारी नींद सोई हुई थी। अरमान ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, दरवाजा बंद करके नीचे आ गया था। नीचे आकर उसने देखा कि बाकी सभी लोग तैयार हुए हैं। जो आहा नानी माँ को भी अपने साथ शॉपिंग मॉल लेकर जाना चाहते थे, लेकिन नानी माँ मना कर रही थी क्योंकि कल रात डिसाइड हो गया था कि दादाजी और नानी माँ घर पर ही रहेंगे और बच्चों के आने का इंतजार करेंगे। लेकिन ध्रुव आहा जिद पर अड़ गए थे और दादाजी से भी बोले कि आप दोनों ही यहाँ क्या करेंगे, प्लीज 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 एक फैमिली शॉपिंग हो जाएगी, आप सभी साथ चले। ऐसा बोलकर ध्रुव और आहा दोनों ही अब दादाजी और नानी माँ दोनों से ही चलने की रिक्वेस्ट करने लगे थे। अब बच्चों की जिद के आगे उन दोनों ने घुटने टेक लिए थे और दोनों ने ही अब चलने का डिसीजन ले लिया था। वहीं अरमान ने एक नजर सबकी ओर देखी और बिना एक्सप्रेशन के बोला कि आप सब चलिए, अभी आस्था सो रही है, जब वो उठ जाएगी मैं इसे लेकर आ जाऊंगा। अरमान की बात सुनकर सबने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। किसी ने ये नहीं बोला था कि आप लोग साथ चलिए और सभी अब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर शॉपिंग मॉल की ओर रवाना हो चुके थे। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर शॉपिंग मॉल की ओर रवाना हो चुके थे। सबको मॉल की तरफ रवाना करने के बाद अरमान सिंघानिया एक बार फिर अपने कमरे में आ गया था। कमरे में आकर उसने देखा कि आस्था अभी भी सोई हुई थी, लेकिन वह कुछ बड़बड़ा रही थी। शायद वह नींद में बड़बड़ा रही थी। अरमान ने यह देखकर सोचने लगा कि आखिरकार यह लड़की नींद में क्या बड़बड़ा रही है। यह जानने के लिए अरमान आस्था के थोड़ा सा करीब आ गया था। आस्था के करीब जाकर उसने अपना कान आस्था के होठों के पास कर लिया था। आस्था नींद में सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, हमसे नहीं छोड़ेंगे, हमसे नहीं छोड़ेंगे। अरमान ये बात साफ सुन पा रहा था, लेकिन उससे आगे आस्था क्या कह रही थी वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब अरमान आस्था के और करीब चला गया था। अब आस्था के हल्के से हिलते हुए होंठ अरमान के कान से टच हो गए। अचानक अरमान को ऐसा लगा मानो उसके पूरे शरीर में जूझी सी दौड़ रही हो। वो तुरंत थोड़ा सा पीछे हटा, तुरंत आस्था खड़ा उठकर बैठ गई थी। आस्था के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था क्योंकि जो ख्वाब देख रही थी उस ख्वाब में राजीव जिंदगी अपने हाथों से जान ले रही थी और साथ ही साथ बोल रही थी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन यह वाली नाई अरमान सुन नहीं पाया था। आस्था ने अरमान को इस तरह से खुद से दूर देखा और बोली, आपको क्या हो गया है, आप इस तरह से वहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि आस्था के होठों ने अरमान के शरीर में काफी ज्यादा कम की सी निकाली थी, इसलिए उसका हार्मोनल सिस्टम पूरा बिगड़ गया था। आस्था तुरंत खड़ी हुई और अरमान के पास जाकर उसके गालों को छूते हुए बोली, क्या हुआ अरमान जी, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं और हमें तो आज शॉपिंग पर जाना था ना, क्या टाइम हुआ है, टाइम तो बताइए। ऐसा बोलकर आस्था को याद आया कि आज सुबह सुबह ही उन्हें शॉपिंग मॉल की ओर रवाना होना था, क्योंकि दादाजी ने उसे परमिशन दी थी कि वह अपने गांव के सभी लोगों के लिए गिफ्ट खरीद सकती थी। इसलिए आस्था फटाफट से टाइम पूछने लगी थी। जब अरमान ने उसे टाइम नहीं बताया, आस्था ने तुरंत अरमान के हाथों को पकड़ा और उसकी घड़ी में टाइम देखते हुए हड़बड़ा कर बोली, ओह शिट, ये क्या हो गया, 10 बज गए, अब हम 10 बजे तक सोते रहे। अरमान जी क्या करते हैं आप यहाँ? हाँ ये क्या किया आपने, सब हम पर गुस्सा करेंगे, स्पेशली नानी माँ तो हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। अब जैसे ही आस्था ने यह बोला, अरमान आस्था को देख रहा, क्योंकि आस्था जब पटक पटक बोलना शुरू करती थी तो वह जल्दी से चुप नहीं होती थी। वेल अरमान जो आस्था के अनजाने किस से थोड़ा सा डिस्टर्ब था, अब आस्था के इस तरह से बोलने पर वह उसे चुप कराने का कोई रास्ता नहीं सोचा और आगे बढ़कर उसने अपने होठों को आस्था के होठों पर रख दिया था और आस्था की बोलती अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अरमान उसे किस करने लगा था। आस्था बीच में बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना वह कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती उतना अरमान उसे वाइल्ड किस करता। वेल जब आस्था सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी तो अरमान ने आस्था को छोड़ा और आस्था घूरते हुए अरमान को बोली, ये सब क्या रहा है,
अरमान जी, ये आप क्या कर रहे हो? सुबह सुबह अभी तो हमने टूथब्रश नहीं की है। अब जैसे ही आस्था ने बच्चों वाली शक्ल बनाकर कहा, अरमान बोला, चलो हम आपको टूथब्रश करा देते हैं। ऐसा बोलकर अरमान ने बड़ी ही रोमांटिक लहजे में आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था और सीधा बाथरूम में ले आया था। बाथरूम में लाकर उसने खुद अपने हाथों से आस्था को टीथ ब्रश कराया, साथ ही साथ धीरे धीरे उसे कपड़ों से अलग करने लगा था। अब आस्था थोड़ा थोड़ा शर्माने लगी थी और डरी हुई आवाज में बोली, हालांकि वह कितनी बार अरमान के सामने बिना कपड़ों के आ चुकी थी, लेकिन अब इस तरह से अरमान उसे ट्रीट करता था, उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगा था। उसे एकदम बच्चों वाली फीलिंग आने लगी थी। इसलिए आस्था अरमान से नजरें चुराते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? अरमान जी, हम खुद भी नहा सकते हैं, हम बच्चे थोड़ी ना हैं। तब अरमान ने अपने सीधे हाथ की उंगली को आस्था के होठों पर रखते हुए कहा, शशर, आपको कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नहला रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। अगर आप इसी तरह से मुझे रोकती रही तो हो सकता है कि मैं फिर कुछ करने पर मजबूर हो जाऊँ। अब जैसे ही अरमान ने कहा, आस्था सीधे सीधे अरमान का मतलब समझ रही थी, क्योंकि इस वक्त अरमान की कंडीशन उसकी आंखों के सामने थी। अरमान खुद भी शर्टलेस था, साथ साथ उसने एक लोअर पहन रखा था, लेकिन आस्था अरमान को देखकर इस बात का अंदाज अच्छी तरह से लगा सकती थी कि इस वक्त अरमान क्या चाहता है। इसलिए आस्था चुप हो गई थी, क्योंकि अगर वह अरमान को प्यार करने की इजाजत भी दे देती तो वह उसे बच्चे के लिए ठीक नहीं रहता, क्योंकि अरमान का प्यार नॉर्मल नहीं हुआ करता था। बिस्तर पर वह काफी ज्यादा वाइड हो जाया करता था, इसलिए आस्था ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। तब जल्दी ही आस्था को अच्छे से नहलाने के बाद अरमान खुद भी नहा लिया था। उसने खुद आगे बढ़कर आस्था के लिए बड़ा ही खूबसूरत पर्पल कलर का गाउन निकाला। आस्था के लिए अरमान बिल्कुल उसकी पसंद के कपड़े चुना करता था। वह उसे पूरी बाजू के कपड़े पहनाया करता था, जहाँ से आस्था के शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दिया करता था। आस्था वो कपड़े देखकर खुश हो गई थी और उसने अरमान को गले से लगाते हुए कहा, सच में आप बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे पता चला कि हमें आज यही कलर पहनने का मन था, और हम चाहते हैं कि आप भी सेम टू सेम इसी कलर का कोई कोट वगैरह पहने। अब जैसे ही आस्था ने बड़े ही प्यार से कहा, अरमान ने बदले में एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और फटाफट से उसने आस्था को कपड़े पहना दिए थे और उसके बालों को अच्छे से कॉम्ब करने के बाद उसने आस्था की आंखों में काजल अप्लाई कर दिया था। आस्था की खूबसूरत रेड होठों को किसी तरह की लिपस्टिक की जरूरत नहीं थी। अरमान ने बड़े ही प्यार से आस्था की ओर देखा और फिर फटाफट से खुद भी उसने आस्था के साथ मैचिंग का पर्पल कलर सूट पहना और जल्दी ही दोनों एकदम बेस्ट मेड फॉर ईच अदर बनकर वहां से शॉपिंग मॉल की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर सभी लोग तो शॉपिंग मॉल पहुंच चुके थे, लेकिन उनके साथ साथ राघव भी शॉपिंग मॉल पहुंच चुका था। प्रियंका का बॉयफ्रेंड राघव का इरादा वहां जाकर सबकी खुशियों में ग्रहण लगाने का था। सीधे सीधे तरीके से वह अरमान के साथ किसी तरह की कोई दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था, लेकिन छुप कर तो वह बात कर ही सकता था। इसलिए वह सीधे सीधे आस्था को अगवा करना चाहता था और उसके बाद अरमान सिंघानिया को घुटनों पर देखना चाहता था। वहीं इस वक्त मॉल में कोई और भी था जो मॉल जाने वाला था। वह कोई और नहीं, वह था राजवीर जिंदल, जिसको अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करनी थी। जी हाँ, राजवीर जिंदल अपनी मरी हुई बीवी के लिए पिछले 20 सालों से हर रोज नए नए सूट खरीदा करता था, नए नए कपड़े उसे पहनाया करता था, उसकी लाश को अच्छी तरह से महंगी महंगी ज्वेलरी पहनाया करता था। तो इसलिए वह आज फिर अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में पहुंच चुका था। लेकिन उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उस शॉपिंग मॉल में अरमान सिंघानिया के साथ साथ अविनाश और साथ ही साथ आस्था भी आज उससे मिलने वाली थी। प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर कनेक्ट थी, क्योंकि वह इस तरह से सबके सामने शॉपिंग मॉल में जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। हालांकि वह गांव जाना चाहती थी, ऑलमोस्ट वह गांव जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से अरमान सिंघानिया के आदमी बात बात पर उन लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया करते थे, तो उन्हें डर था प्रियंका कोई गड़बड़ी ना करे जिससे उसकी जान को कोई खतरा हो। और प्रियंका ने जो आस्था की जगह लेने की कोशिश की थी, उसके बाद उन्होंने प्रियंका को जिंदा छोड़ दिया। यही उनके लिए बड़ी बात थी, इसलिए मनोज काफी ज्यादा डर गए थे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी प्रियंका और बीवी को साफ साफ मना कर दिया था कि अगर उन्होंने गांव जाने के बारे में सोचा भी तो वह उन दोनों को घर से निकाल देंगे और उनसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तो इसलिए दोनों माँ बेटी घबरा गई थी। लेकिन साथ ही साथ प्रियंका को इस बात की तसल्ली थी कि अगर आज आस्था अगवा हो जाती है, उसके बाद तो वह लोग बिल्कुल भी गांव नहीं जा पाएंगे। अपनी माँ सीमा को भी उसने अपने साथ शामिल कर लिया था और उसकी माँ तो यही सोच रही थी कि जिस तरह से उस बुढ़िया ने हमें फोन करके चलाया है ना, अगर सब लोग नहीं जा पाएंगे तो अच्छा ही होगा। उसकी लाडली आस्था अगवा हो जाएगी और साथ ही साथ उसकी बेटी पर कोई आंच भी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी बेटी उसके सामने मौजूद थी। तो इसी भ्रम के बीच वह दोनों माँ बेटी बस उसकी छुट्टी का इंतजार करने लगी थी फोन करके उसे आस्था के अगवा होने की खबर दे। वहीं दूसरी ओर क्योंकि नानी माँ और बाकी सब आस्था और अरमान से पहले मॉल पहुंच चुके थे, तो सभी ने वहां जाकर शॉपिंग करना शुरू कर दिया था। आज रौनक का किसी भी तरह की कोई शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं था। रश्मि बार बार अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद रही थी और रौनक से उसकी पसंद पूछ रही थी, लेकिन रौनक ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। वह अपना बुझा बुझा सा चेहरा ले चारों तरफ देख रही थी। रश्मि बार बार अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद रही थी और रौनक से उसकी पसंद पूछ रही थी, लेकिन रौनक ने शॉपिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। वह अपना बुझा बुझा सा चेहरा लिए चारों तरफ देख रही थी। वहीं आहान अब रौनक को इस तरह से देखकर इरिटेट होने लगा था, क्योंकि उसे तो वो बिंदासी लंबी लड़की पसंद थी जो हमेशा मारधाड़ की बातें किया करती थी, उससे झगड़ा किया करती थी। उसे इसी तरह की रौनक पसंद थी, लेकिन रौनक का एकदम से शांत होना आहान को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए वो अब 2 टी-शर्ट लेकर सीधा रौनक के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी ओर देखकर चहकता हुआ बोला, हे मिस हवा हवाई, बताओ जरा इनसे कौन सी शर्ट तुम्हारे लिए ठीक रहेगी? आखिरकार गांव की ट्रिप से लौटने के बाद हम दोनों की शादी होने वाली है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत शादी शॉपिंग अभी से स्टार्ट कर दूं और शादी के बाद डोंट वरी, मैं तुम्हें शर्ट और जीन्स ट्राउजर और तुम चाहे तो मेरे भी कपड़े पहन सकती हो, मैं तुम्हें यही कपड़े पहनाऊंगा, डोंट वरी। अरे मैं वो टिपिकल हस्बैंड नहीं हूँ जो अपनी बीवी को सलवार कमीज में देखना चाहता है। अरे मैं तो अपनी बीवी को अपने जैसे कपड़ों में ही देखना चाहूंगा। अब जैसे ही आहान ने बिल्कुल टिपिकल आदमी वाली बात की, रौनक का दिल किया जो साइड में रखा हुआ गुलदस्ता उठाए और आहान के सर पर दे मारे, लेकिन फिर उसने जैसे जैसे खुद के इमोशंस पर कंट्रोल किया और आहान को देखकर बोली, छछूंदर जाओ जाकर अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। इतना बोलकर रौनक वहां से हट गई थी, लेकिन तुरंत आहान एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और दोनों शर्ट को उसकी तरफ दिखाते हुए बोला, देखो इनमें से दोनों शर्ट पसंद कर लो और मैंने डिसीजन लिया है कि जैसे कपड़े तुम पहना करोगी ऐसे ही कपड़े मैं भी पहना करूंगा। दोनों सेम कलर की जीन्स, सेम कलर की शर्ट, सेम कलर के जूते, सेम कलर के गॉगल्स, चश्मा, परफ्यूम, बेल्ट। इतना ही नहीं, खुद हर
हर चीज हम दोनों सेम सेम बिल्कुल एक जैसी खरीदा करेंगे। आहन को लग रहा था कि उसकी कन्वर्सेशन इस वक्त कोई नहीं सुन रहा है, जबकि मुंह खोले दादाजी, नानी माँ, रश्मि, आकाश, साथ साथ ध्रुव, जो कि बड़े ही ध्यान से उन लोगों की कन्वर्सेशन सुन रहे थे। सुमित अभी वहां नहीं पहुंचा था। उसने आकाश को बता दिया था कि उसे थोड़ी देर होगी। वहीं नानी माँ तो खुद को रोक नहीं पाई और कंफ्यूजन से पूछने लगी, लेकिन आहान बेटा, अगर आप दोनों इसी तरह से सेम सेम कपड़े पहनोगे तो आप में से लड़का कौन होगा और लड़की कौन होगी, ये कैसे पता चलेगा? अब जैसे ही नानी माँ ने बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाकर ये बोला, सब लोग जो कि थोड़ी देर पहले आहान की इरिटेटिंग बातें सुन रहे थे, अब नानी माँ की बातें सुनने के बाद सब जोरों से ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं, क्योंकि वो एकदम से ही काफी ज्यादा फनी सिचुएशन से बन गई थी। वही रौनक भी खुद को रोक नहीं पाती और छोटी सी स्माइल उसके चेहरे पर भी आ गई थी और वह वहां से हटकर सीधा कहीं और जाकर बैठ गई थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट कोई भी देखे। वहीं दूसरी ओर राधिका जल्दी ही अपने ऑफिस में पहुंच गई थी। ऑफिस में पहुंचने के बाद जैसे ही उसने आज ऑफिस में एंट्री ली, सब लोग हैरानी से राधिका को देखने लगे थे। अब राधिका हैरान थी कि उसका तो आज दूसरा ही दिन है, तो इस तरह से सब लोग उसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब से राधिका की जॉब लगी थी तो आज उसका दूसरा दिन ही था। उसका ज्यादा दिन नहीं हुए जॉब ज्वाइन किए हुए। अब राधिका को सब लोग हैरानी से क्यों देख रहे हैं। अब राधिका थोड़ा हैरान हो गई कि उसने क्या किया है, सब लोग उसे इस तरह से क्यों घूर कर देख रहे हैं। अभी उसे अपनी डेस्क पर बैठे हुए केवल 5 मिनट हुए थे कि तभी एक प्यून वहां आया और अदब से बोला, राधिका मैडम, आपको बॉस अपने केबिन में बुला रहे हैं। अब राधिका सोचने लगी कि उसके बॉस मिस्टर भारद्वाज साहब को हुआ क्या है, आखिर मुझे क्यों बुला रहे हैं। उसकी कंपनी का बॉस मिस्टर भारद्वाज एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसने राधिका की सारी बातें सुनने के बाद उसकी काबिलियत को देखकर उसे नौकरी दे दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई फ्रेशर अगर इस तरह से जॉब ज्वाइन करते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस काम करते हुए तो होगा ही, इस तरह से थोड़ा ही ना होगा। तो ये सोचते हुए उन्होंने राधिका को अपनी कंपनी में जॉब दे दी थी। अब राधिका उस प्यून की बात सुनकर जल्दी अपने बॉस से मिलने के लिए उसके केबिन में चली गई थी। उसने देखा कि उसका बॉस कुर्सी पर दूसरी तरफ फाइल लेकर बैठा हुआ था। राधिका ने जल्दी बोलना शुरू कर दिया, जी सर, आपने मुझे बुलाया। तब उसके बॉस की आवाज आती है, राधिका, कल हमने आपको एक इंपॉर्टेंट फाइल दी थी, क्या आपने उस फाइल को पूरा पढ़ लिया? तब राधिका जल्दी से बोली, जी सर, मैंने बस सारी फाइल पढ़ लिया है। तब उसका बॉस बोला, अच्छा ठीक है, तो उस फाइल में आपने कितनी कोटेशन रखी है और आपको क्या लगता है वह जो प्रोजेक्ट वह हमारी कंपनी को मिल जाएगा, हमने जो कोटेशन रखी है क्या वह बिल्कुल ठीक रखी है? और राधिका को समझ में नहीं आया कि वह अपने बॉस को जवाब दे तो क्या दे। तब राधिका हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन बॉस, मुझे तो नहीं पता कि कोटेशन क्या कितनी रखनी चाहिए, कितनी नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ और मैं आपको पहले दिन के बाद बता चुकी थी। अभी मुझे धीरे धीरे सब चीजों के बारे में नॉलेज मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब उसका बॉस गुस्से से भर उठा और सख्त आवाज में बोला, एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर समेटो, जाओ यहाँ से, अब आपको यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी उसके बॉस ने अपनी शक्ल राधिका को नहीं दिखाई दी। अब राधिका पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि उसे तो नौकरी लगे हुए अभी तो मुश्किल से 2 दिन ही हुए थे। इतनी जल्दी से उसके बॉस ने उसे फायर कर दिया बिना गलती के, और उसकी गलती भी नहीं बताई गई थी कि आखिरकार उसकी गलती क्या थी, उसका कसूर क्या था। अब तो राधिका की आंखें नम हो उठी थी और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने क्या किया है? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरे लिए ये जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं जॉब लगने के बाद राधिका को एक उम्मीद नजर आई थी कि वह अपना ख्याल रख सकती है और उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। लेकिन अब अपने बॉस की बात सुनकर राधिका थोड़ा सा डर गई थी कि वह किस तरह से अपना पेट पालेगी, किस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजारेंगी। अब राधिका की आंखों में नमी देखकर साथ ही साथ उसका गिड़गिड़ाना देखकर उसके बॉस के चेहरे पर एक शातिराना स्माइल आ गई थी और वो कड़क आवाज में बोला, ठीक है मिस राधिका जी, हम उसके लिए आपको एक चांस दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगनी होगी। अब जैसे ही उसके बॉस ने कहा, राधिका तो पूरी तरह से चौंक गई थी और ना समझ में बोली, लेकिन मैंने गलती क्या की है और मैं किस बात की आपसे माफी मांगू? पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि आखिरकार मेरी गलती क्या है। अब उसके बॉस ने तुरंत अपनी कुर्सी राधिका की तरफ घुमा लिया और खड़े होकर बोला, मिस राधिका, आपकी गलती ये है कि आपने मुझे चैलेंज किया है। अब जैसे ही अपने बॉस की कुर्सी पर सीधे सीधे सुमित को देखकर राधिका की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी और उसके होंठ कंपवाने लगे थे। वो हैरत से बोली, आप सुमित, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और मिस्टर भारद्वाज कहाँ गए? क्या किया आपने उनके साथ? बोलो, जवाब दो। ऐसे बोलकर राधिका सुमित की ओर देखने लगती है। फ्लैशबैक, कल रात जब राधिका ने सबको मना कर दिया कि 15 दिनों के लिए काम नहीं जा पाएगी क्योंकि उसकी नई नई जॉब लगी है, तो इसीलिए सुमित गुस्से से भर उठा था और अपने कमरे में आकर उसने सबसे पहले अपने सेक्रेटरी को फोन किया। और राधिका जिस कंपनी के लिए काम किया करती थी, पूरी की पूरी भारद्वाज इंडस्ट्रीज को सुमित ने खरीद लिया था और ऑफिशियली अब वो राधिका का बॉस बन बैठा था। और साथ ही साथ उसे ये भी पता चल चुका है कि राधिका ने मिस्टर भारद्वाज के साथ पूरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके अकॉर्डिंग वह नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ पाएगी। अगर उसने नौकरी छोड़ने की कोशिश की तो कंपनी उस पर भारी भरकम चार्ज लगा सकती है। अब तो सुमित की बातें सुनकर राधिका ने तुरंत अपना सर पकड़ लिया और बेजार होकर सीधा कुर्सी पर बैठ गई। तब सुमित राधिका को हैरान परेशान देखकर उसके पास आया और उसकी ओर देखकर सख्त आवाज में बोला, अब तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा परिवार चाहता है कि तुम हमारे साथ काम चलो तो मतलब चलो, आज से 15 दिनों के लिए तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी समझी लो और डोंट वरी, तुम्हारे पैसे भी नहीं काटेंगे। ये बोलकर सुमित अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाता हुआ जल्दी ही लंबे लंबे कदम बढ़ाकर सीधा मॉल की ओर रवाना हो चुका था। वहीं राधिका सुमित के इस तरह के बिहेवियर से पूरी तरह से चौंक गई थी और फटाफट से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और उसने ऑफिस में ही नाचना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर प्रियंका का बॉयफ्रेंड मॉल में तो पहुंच चुका था। साथ ही साथ वो चारों तरफ अपनी आंखें घुमाकर देख रहा था, लेकिन उसे अभी तक अरमान सिंघानिया की बीवी दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से वह थोड़ा सा इरिटेट हो गया था। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम दोस्तों। प्रियंका का बॉयफ्रेंड मॉल में पहुंच चुका था। वह चारों ओर अपनी आंखें घुमा घुमा कर देख रहा था, लेकिन उसे अभी तक अरमान सिंघानिया की पत्नी दिखाई नहीं दी थी। इस वजह से वह थोड़ा सा इरिटेट हो गया था। वहीं दूसरी ओर अरमान का पूरा परिवार वहां मौजूद था, लेकिन आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। आस्था की फोटो उसके पास थी। प्रियंका की शादी में प्रियंका ने अपने फोन से आस्था के साथ सेल्फी ली थी, इसीलिए वह आस्था को अच्छे से पहचानता था। वह इंतजार करते हुए 1 घंटे से ज्यादा समय बिता चुका था। जब वह इरिटेट होकर वहां से जाने के बारे में सोचने लगा, तभी उसे आस्था और अरमान दिखाई दिए। आस्था को देखकर वह एक पल में उसकी खूबसूरती में पूरी तरह खो गया और सोचने लगा कि अरमान सिंघानिया के तो हाथों में लड्डू ही लड्डू हैं। कितनी खूबसूरत पत्नी इसको मिली है, काश एक रात इस लड़की के साथ मिल जाए। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था को देखते ही उसकी नीयत खराब होने लगी और मन ही मन में उसने निर्णय ले लिया था कि आस्था का अपहरण करने के बाद वह सबसे पहले सारी हदें पार करेगा।
इसी उम्मीद के साथ वह आस्था को किडनैप करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वहीं दूसरी ओर आस्था को वहां देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। सुमित ने भी सबको ज्वाइन कर लिया था और साथ ही उसने आकाश के द्वारा रश्मि को राधिका से फोन करवा दिया था कि वह राधिका को भी मॉल में बुला ले, उसे जो कुछ खरीदना होगा वह भी खरीद लेगी। आखिरकार वे लोग पूरे 15 दिनों के लिए गांव जा रहे थे, तो उसी के अनुसार उन्हें वहां पर जो भी सामान अपनी जरूरत के हिसाब से चाहिए था वह सब सामान वहां से खरीद सकते थे। यह सोचते हुए रश्मि ने भी राधिका को फोन कर दिया था और राधिका तो खुद ही अब मॉल आना चाहती थी। रश्मि के फोन आने के बाद वह फटाफट से मॉल के लिए रवाना हो गई थी। वहीं दूसरी ओर सुमित आस्था के आने पर सभी लोग अब एक बार फिर से जोर शोर से अपनी शॉपिंग करने लगे थे। आस्था ने अपने सभी गांव के दोस्तों के लिए बहुत सारे सामान खरीदने शुरू कर दिए। वहीं अरमान बीच बीच में आस्था को घूर कर देख रहा था, क्योंकि आस्था जिस खुशी से अपने दोस्तों के लिए सामान खरीद रही थी वह बात उसे काफी ज्यादा बुरी लग रही थी और वह जलन महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि आज तक उसकी पत्नी ने उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदा है और अपने दोस्तों के लिए देखो किस तरह से उत्साह में सामान खरीद रही है। कहीं न कहीं अरमान ये सब देखकर थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहा था और ज्यादा देर वह आस्था को इस तरह से किसी और के लिए सामान खरीदते हुए नहीं देख पाया। अचानक उसकी नजर लड़कियों के खूबसूरत कपड़ों के सेक्शन पर गई, जहां पर उसे राजवीर जिंदल दिखाई दिया। राजवीर को वहां देखकर अरमान की आंखों में चमक आ गई। फिर उसने दादाजी की ओर देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके दादाजी कभी नहीं चाहते थे कि अरमान राजवीर से मिले, लेकिन अरमान को राजवीर से एक अलग ही तरह का लगाव था। बचपन से ही वह राजवीर का बहुत आदर करता था, उसे बेहद मान सम्मान देता था। इसलिए वह एक नजर सबकी ओर देखता हुआ चुपके चुपके सबको शॉपिंग में मग्न देखकर जल्दी ही राजवीर जिंदल से मिलने के लिए जा पहुंचा। वहीं अविनाश उस वक्त एंजल के साथ शॉपिंग मॉल में था, क्योंकि एंजल के साथ उसका कमिटमेंट था कि वह अविनाश के हर वक्त साथ रहेगी, क्योंकि वह उसकी सेक्रेटरी थी। हालांकि आस्था को एंजल पसंद नहीं थी, लेकिन अविनाश इतनी जल्दी एंजल को फायर नहीं कर सकता था, क्योंकि एंजल उसके सारे शेड्यूल सारी चीजें अच्छी तरह से जानती थी और पिछले 5 सालों से वह अविनाश के लिए काम कर रही थी। अब उसकी मजबूरी थी कि वह एंजल को अपने साथ रखने वाला था, वरना जब से आस्था ने एंजल को नापसंद किया था उसका इरादा हो गया था कि वह एंजल को अपने साथ नहीं रखेगा। अविनाश की बेरुखी देखकर एंजल ने भी जल्दी निर्णय लिया था कि वह अपने रिश्ते आस्था से और साथ साथ अविनाश से सुधारेगी। जिस बात की जो गलती उसने नहीं की उसकी उसे सजा मिल रही है, उसके बारे में वह मुझे बताएगी। अविनाश एंजल से बात नहीं कर रहा था, उसकी तरफ से उसका व्यवहार उखड़ा उखड़ा सा था, क्योंकि एंजल अविनाश के साथ थी तो अविनाश एंजल को साथ देखकर इरिटेट हो गया। इसीलिए वह भी अब सबको शॉपिंग करते हुए छोड़कर वहां से आगे चला गया। वहीं दूसरी ओर जैसे ही राजवीर जिंदल ने अपने सामने अरमान को देखा तो बड़ी खुशी से उसने उसे गले से लगा लिया, क्योंकि अपनी पत्नी के बाद अगर वह किसी को पसंद करता था तो वह वाकई अरमान को पसंद करता था, क्योंकि अरमान बिल्कुल उसके जैसा था। अरमान उसके नक्शे कदम पर चलता था। बचपन में जब उसने अरमान को बड़ी ही बेरहमी से एक छोटे से 15 साल के बच्चे का खून करते हुए देखा था तो राजवीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि जिस वक्त अरमान को खून कर रहा था राजवीर वहीं मौजूद था। अरमान ने उसे खुद का स्वरूप दिखाई दिया था। तब राजवीर ने अरमान की ओर देखकर कहा, चेले तुम मुझे यहाँ मिलोगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन फिलहाल तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज है और मैं उसके लिए शॉपिंग करने आया हूँ। मैं फटाफट से ऑलरेडी शॉपिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं तुमसे फिर कभी किसी दिन फुर्सत से मिलूंगा। अरमान राजवीर की बात सुनकर मुस्कुरा गया और इत्मीनान से मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी सर, आप जा सकते हैं, वैसे भी पत्नी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अरमान ने बड़ी ही गहरे अंदाज में यह बात कही थी और राजवीर को यह बात अंदर तक लुभा गई और फटाफट से वह मुस्कुराता हुआ वहां से जाने लगा। लेकिन जैसे ही राजवीर कपड़ों वाले क्षेत्र से बाहर की तरफ जा रहा था वह किसी से पूरी तरह से टकरा गया और उसके सारे थैले नीचे गिर गए। अब तो राजवीर के माथे पर गुस्से की लकीरें पड़ चुकी थी। वह जिस इंसान से टकराया था वह कोई और नहीं बल्कि अविनाश रघुवंशी था। अविनाश ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, उसका ध्यान उस वक्त राजवीर के हाथ में पड़े हुए बैग पर था, इसलिए वह फटाफट से सबसे पहले बैग उठाते हुए बोला, आई एम सो। अभी वह सॉरी पूरा भी नहीं बोल पाया था कि तभी उसकी नजर राजवीर के चेहरे पर पड़ती है। अब उसके चेहरे को देखने के बाद अविनाश के खून जम गया था, उसकी आंखें एकदम से ब्लड शॉट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने सीधे सीधे राजवीर यानी अपनी मौत को देख लिया हो, क्योंकि जिस वक्त राजवीर ने उसकी मां की जान ली थी अविनाश ने उसे बहुत अच्छे से देखा था। राजवीर बड़ी बुरी तरह से खून करता था। जब उसकी मां का गला काट रहा था उसकी मां के निकले हुए गले से खून को उसने अपने पूरे चेहरे पर मल लिया था, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। अब अविनाश एक तरफ तो गुस्से की आग में दहक रहा था, साथ ही साथ बचपन का वह डर जो राजवीर की शक्ल देखकर उसके दिलो दिमाग में बैठ गया था वह भी आज तक नहीं निकला था। वहीं राजवीर जो कि जल्दी में था उसने अविनाश पर एक सर्जरी सी नजर डाली और अपने थैले लेकर वह आगे बढ़ने लगा। अविनाश तो एक जगह बर्फ के जैसे जम चुका था। दूसरी ओर आस्था ने देखा कि अरमान काफी देर से उसे नहीं मिला है, साथ ही साथ अविनाश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्हें देखने के चक्कर में आस्था भी अब शॉपिंग करने की बजाय थोड़ा सा जैसे ही बाहर आने लगी उसकी नजर अविनाश पर पड़ती है। अविनाश एक जगह खड़ा हुआ था और आस्था मुस्कुराकर अविनाश की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी आस्था की नजर मॉल से ठीक नीचे एस्केलेटर से जाते हुए राजवीर जिंदल पर पड़ गई। अब तो आस्था के पैर एक जगह जम गए थे और वह घूरकर राजवीर को देखने लगी। अब ना जाने उस वक्त आस्था के अंदर हिम्मत कहां से आ गई, उसका खून पूरी तरह से उबलने लगा था, इसलिए जल्दी ही आस्था बिना कुछ सोचे समझे राजवीर के पीछे पीछे जाने लगी। वहीं अविनाश भी अब खुद को रोक नहीं पाया, उसने अपने डर को साइड में रखकर उसने भी अब राजवीर की जान लेने का फैसला कर लिया था। आस्था के दिमाग में यही बात चल रही थी कि वह आज गांव निकल जाएगी, क्यों ना गांव जाने से पहले वह राजवीर की जान ले, तो इसी सोच के साथ वह जल्दी ही उसके पीछे पीछे निकल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर राघव जो बहुत देर से आस्था पर नजर रख रहा था, लास्ट टाइम उसने आस्था को चेंजिंग रूम में जाते हुए देखा था, लेकिन आस्था चेंजिंग रूम में जाने के बजाय पहले अपनी ड्रेस से अरमान को दिखाना चाहती थी, तो वह उसे ढूंढने के लिए निकली थी, लेकिन अब तो वह राजवीर के पीछे चली गई थी। वहीं चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद देखकर राघव को लगा कि जरूर अब आस्था चेंजिंग रूम में होगी, तो मौका देखकर वहां पहुंच चुका था। उसने वैसे भी मॉल में काम करने वाले लड़के का गेटअप लिया हुआ था, साथ ही साथ उसने कुछ लोगों को पैसे खिलाकर यह कहा था कि जब तक वह किडनैपिंग नहीं कर लेगा तब तक के लिए उसने सीसीटीवी को भी बंद करने का ऑर्डर दिया था, तो उसकी तरफ से उसका हिसाब से उसका पूरा प्लान तैयार था। साथ ही साथ वह क्लोरोफॉर्म की काफी ज्यादा मात्रा में एक रुमाल लेकर खड़ा हुआ था। अब उसे बस जल्द से जल्द आस्था के बाहर निकलने का इंतजार था, उसे अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। राघव की नजर चारों ओर अच्छी तरह से थी और जैसे ही आस्था चेंजिंग रूम से बाहर निकली अचानक से उसने अपने साथ मिलाया हुआ क्लोरोफॉर्म आस्था के मुंह पर दिया। हालांकि वह आस्था को बेहोश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी निगाह आस्था के बजाय सिर्फ और सिर्फ चारों ओर थी। और जब उसे लगा कि आस्था बेहोश हो गई है उसने फटाफट से एक बड़े से काले रंग के पानी बैग निकाला जो आस्था के साइज का ही था। उसने फटाफट से उसे पैक कर लिया और उसे अच्छे से कवर करके गोद में ले लिया। इस तरह उसने कुछ इस तरह का सीन क्रिएट किया था कि ऐसा लग रहा था मानो राघव कुछ ज्यादा ही बड़ी शॉपिंग करके वहां से निकल रहा हो। तो
को उसी पर कोई खास शक नहीं हो रहा था। ऊपर से वह मॉल में काम करने वाली लड़की के वेश में था, तो वह आस्था को गोद में उठाकर जाने लगा और मन मन में सोच रहा था, दिखने में इतनी ज्यादा तुमली पतली सी लग रही थी, लेकिन वजन तो देखो कितना ज्यादा है। चलो फिलहाल कुछ भी कहो, आज तो मजा ही आ जाएगा। और जल्दी ही सबकी नजरों से बचते बचते बड़े ही आसान तरीके से वह मॉल से बाहर निकल चुका था और उसके कुछ दोस्त ऑलरेडी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे। और फटाफट से उसने अपने दोस्त को हाई फाइव दिया और साथ ही मुस्कान लाते हुए बोला कि आज तो तुम लोगों को मजा ही आ जाएगा, चलो मेरे साथ। ऐसा बोलकर जल्दी ही वह आस्था को लेकर अपने फार्म हाउस के लिए रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर आस्था ने देखा कि राजवीर जिंदल इस वक्त एक काले रंग की कार में बैठकर कहीं जा रहा था। आस्था को कुछ समझ में नहीं आया कि वह उसका पीछा करे, तो करे कैसे। जल्दी ही उसकी नजर एक ऑटो रिक्शा पर पड़ी, वह जाकर तुरंत उसमें बैठ गई। इस वक्त आस्था के सिर पर सिर्फ और सिर्फ राजवीर जिंदल को मारने का भूत सवार था, इसलिए जल्द से जल्द उसे पकड़कर उसका पीछा करना चाहती थी और उसकी जान लेना चाहती थी। वहीं अविनाश भी अब राजवीर जिंदल को मारने के लिए अपनी कार में बैठकर रवाना हो चुका था। इस वक्त आस्था के सर पर सिर्फ राजवीर जिंदल को मारने का भूत सवार था, इसलिए वह उसे जल्द से जल्द पकड़कर उसका पीछा करना चाहती थी और उसकी जान लेना चाहती थी। वहीं अविनाश भी अब राजवीर जिंदल को मारने के लिए अपनी कार में बैठकर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर आहान बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। आहान के शरीर में बेचैनी देखकर ध्रुव उससे पूछता है,